लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम पेपर 4 है। ये 40 मार्क्स का एग्जाम है आपका, तो इसमें से मैं सारा इंपॉर्टेंट आपको करवाऊंगी। ये मेरी प्लेलिस्ट आप देख सकते हैं। सबसे फर्स्ट चैप्टर आ गया है इंट्रोडक्शन टू लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम अप्रोच। सबसे पहले इजी लैंग्वेज में आपको बताती हूँ लैग का मतलब क्या होता है। लैग का मतलब है कि टू फैसिलिटेट द यूज ऑफ लैंग्वेज इन अ वैरायटी ऑफ मीनिंगफुल कॉन्टेक्स्ट, मतलब कि बच्चा जो पढ़ता है या जो वो सुन रहा है या जो वो बोल रहा है, मतलब सारी स्किल्स उसकी उसी पर्टिकुलर लैंग्वेज में डेवलप होनी चाहिए जो वो सीखना चाहता है। एग्जाम्पल के तौर पर अब जैसे हिंदी है, हिंदी हम स्कूल जाए बिना ही, हमने कहीं पे एजुकेशन नहीं ली है, हमने बुक्स भी नहीं पढ़नी स्टार्ट करी, अभी छोटे से बच्चे को 3 साल के बच्चे को बोलना आ जाता है, वो अपनी बातें दूसरे को कन्वे कर पाता है, वो चीजें बोल पाता है, बता पाता है, समझा पाता है। किस लिए समझा पाता है? क्योंकि उसने वही उसके घर का माहौल है कि सब हिंदी में बात कर रहे हैं, कम्युनिकेट हिंदी में कर रहे हैं, खाना खाते हुए हिंदी में कर रहे हैं, टीवी प्रोग्राम हिंदी में देख रहे हैं। तो इस तरह की बातों से बच्चा अपने आप सीख जाता है। तो लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम का मतलब वही है, जो भी फॉरेन लैंग्वेज या सेकंड लैंग्वेज आपको बच्चे को सिखानी है, तो उसके लिए आपको सारा करिकुलम जो है, आपको सारा एनवायरमेंट अपने स्कूल का, इवन आउटसाइड द स्कूल, ऐसा एनवायरमेंट बनाना है कि बच्चा सिर्फ उसी लैंग्वेज को सुने, उसी लैंग्वेज को देखे, हर चीज उसी लैंग्वेज में हो। फॉर एग्जांपल इंग्लिश मीडियम स्कूल होता है, पहले के इंग्लिश मीडियम स्कूल कैसे होते थे कि सिर्फ बुक्स इंग्लिश में कर दी है, क्वेश्चन आंसर टीचर इंग्लिश में लिखवा रही है, लेकिन बच्चों को कोई कम्युनिकेशन इंग्लिश में नहीं हो रही है। क्लास में बच्चे हिंदी में बात कर रहे हैं, टीचर अपना जो समझा रही है वो हिंदी में कर रही है, टीचर को कुछ वैसे वर्बली पूछना है बच्चे से, तो वो इंग्लिश में क्वेश्चन पूछ रही है, लेकिन उसका आंसर बच्चा किसी भी तरह दे रहा है, टीचर हिंदी में समझा रही है। तो ये एक माध्यम नहीं है कि आप प्रॉपर बच्चे को जो है इंग्लिश उसको कम्युनिकेट करने के लिए सिखा रहे हैं। आजकल क्या है, जैसे आप देखेंगे इंटरनेशनल स्कूल्स जो होते हैं, जैसे आईबी बोर्ड के स्कूल्स हैं जो आप किसी भी सिटी में देख सकते हैं इंडिया में भी, तो उसमें क्या है, उसमें कंपलसरी है बच्चे कम्युनिकेट इंग्लिश में करेंगे, टीचर कम्युनिकेट इंग्लिश में करेंगी, मतलब हिंदी वहां पर बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, सिर्फ इंग्लिश में ही बात होगी। ये उन बच्चों के लिए जो इंग्लिश मीडियम स्कूल में जा रहे हैं। अगर मान लीजिए पेरेंट्स इंग्लिश सिखाना चाह रहे हैं, बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूल में भेज रहे हैं, तो ऑफकोर्स है कि वो इंग्लिश में ही कम्युनिकेशन चाहेंगे उनकी। तो यही है कि लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम का मतलब यही है कि बच्चे को इस तरह का करिकुलम दिया जाए, इस तरह का एनवायरमेंट बनाया जाए स्कूल में, ताकि बच्चा जो है वो फॉरेन लैंग्वेज सीख सके। तो इससे जो है बच्चे की स्किल्स भी इंप्रूव होंगी, बच्चा जो है कॉन्फिडेंट भी बनेगा, इसके काफी सारे बेनिफिट्स होते हैं। तो अभी हमने मीनिंग सीख लिया है कि मीनिंग क्या है। इसका मीनिंग है यूज ऑफ लैंग्वेज इन वेराइटी ऑफ मीनिंगफुल कॉन्टेक्स्ट, वो है इसका मीनिंग। टू मोटिवेट द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स को रिवॉर्ड दीजिए, स्टूडेंट्स को कम्युनिकेट उस लैंग्वेज में कीजिए ताकि वो अपनी मल्टी लैंग्वेज स्किल्स जो है वो डेवलप कर सके। मतलब एक उन्हें हिंदी तो आती है जो उनके घर पे बोली जाती है, अब अगर स्कूल में पूरा एनवायरमेंट मान लीजिए फ्रेंच सिखाने का है, इंग्लिश सिखाने का है, तो बच्चे को वो सेकंड लैंग्वेज भी बहुत परफेक्टली आएगी। बच्चों की स्किल्स डेवलप होती हैं, बच्चे जो है ग्लोबली अपने आप को प्रूव कर सकते हैं, अपॉर्चुनिटीज ज्यादा मिलती हैं, तो इससे ये बेनिफिट्स होते हैं। अब क्या है, लैग में ही दो तरह के अप्रोच को बात की गई। सबसे पहली है नैरो अप्रोच। नैरो में क्या था कि जो सब्जेक्ट होते हैं जिनमें की लैंग्वेज की इतनी नीड नहीं होती, फॉर एग्जांपल सोशल साइंस है, मैथमेटिक्स है और साइंस है आपका, तो उसमें भी जो है जो नॉन लिंग्विस्टिक सब्जेक्ट बोले जाते हैं उनमें भी यूज आपका किसका हो, उसी पर्टिकुलर लैंग्वेज का हो। और दूसरी इन्होंने दी थी जो वाइडर थी, तो जो कॉम्प्रिहेंसिव थी कि हर जगह पे उस लैंग्वेज का यूज होना चाहिए। जगह पे आपका जो है पूरी तरह से उसी लैंग्वेज की पॉलिसी बना दी जाए पूरे स्कूल के लिए कि आप इनसाइड द स्कूल कोई करिकुलर एक्टिविटीज में, कोई क्विज में आप सिर्फ वही एक सिंगल लैंग्वेज यूज करेंगे। तो उससे बच्चा जो है वो, अब देखिए बच्चा जो है उसको हमें इंग्लिश सिखानी पड़ती है कि टेंसेस होते हैं, ग्रामर ये होती है, यहाँ पे आपको फुल स्टॉप लगाना है, यहाँ पे ए लगाना है, यहाँ पे द लगाना है। क्यों सिखानी पड़ती है? क्योंकि जनरली वो स्कूल्स में बोली नहीं जाती है लैंग्वेज। अब वही स्कूल्स में बोली जाए, वही घर पे बोली जाए, वही बात प्लेग्राउंड में बोली जा रही है, वो आपके सारे टीचर्स उसी में बात कर रहे हैं, आपके सारे टीचर्स जो है वही चीज आपको दिखा रहे हैं ब्लैक बोर्ड पे। धीरे धीरे आपकी भी उसमें मास्टरी हो जाएगी और आप उस लैंग्वेज में जो है बहुत अच्छी तरह से कम्युनिकेट कर सकते हैं। कि पर्टिकुलरली लैंग्वेज फोकस नहीं होती है, बल्कि कॉन्सेप्ट्स और मैथमेटिक्स के फॉर्मूले फोकस होते हैं। लेकिन वाइडर फॉर्म में क्या कहा गया कि भाई पूरे स्कूल में जो कॉम्प्रिहेंसिव लर्निंग है, ऐसी पॉलिसीज बना दी जाए, करिकुलम में इंक्लूड कर दिया जाए कि आप कम्युनिकेट उसी में कर सकते हैं, टीचर्स उसी में कम्युनिकेट कर सकते हैं, टीचर समझाएगी उसी लैंग्वेज में, सब कुछ जो है उसी लैंग्वेज में होगा। बच्चों को अगर कोई भी स्पीकिंग स्किल्स सिखाई जा रही है तो उसी लैंग्वेज में होंगी, प्रेजेंटेशन उसी लैंग्वेज में होंगी, बच्चों को कोई विजुअल एड दिखाए जा रहे हैं तो विजुअल्स भी उसी लैंग्वेज में होंगे, बच्चों की जो है लिसनिंग पावर भी इंप्रूव होगी। तो ये सब चीजें उस लैंग्वेज में होंगी, तो बच्चा अपने आप स्कूल में भी वही लैंग्वेज बोलेगा, आउटसाइड द स्कूल भी वही लैंग्वेज बोलेगा और वो उसकी मास्टरी हो जाएगी उस पर्टिकुलर लैंग्वेज पे। देन इसकी नीड क्या थी? अब नीड क्या है, देखिए नीड ऑफ दी लैग अप्रोच में क्या है कि कॉन्टेक्स्ट आपका जो होता है बुक में, जो है मान लीजिए वो इंग्लिश मीडियम में है और आप लैंग्वेज हिंदी में समझा रहे हैं, तो वो बच्चे जो है उसे कोरिलेट तो कर लेंगे क्योंकि वो इंग्लिश में लिखा हुआ है, आप समझा हिंदी में रहे हैं, लेकिन कॉन्टेक्स्ट और लैंग्वेज दोनों आपस में बहुत ज्यादा रिलेटेड है। चाहे आप मैथ पढ़ा रहे हैं, चाहे आप साइंस पढ़ा रहे हैं, आपको कम्युनिकेशन भी अपनी क्लास में जो है वो पर्टिकुलर उसी लैंग्वेज में रखनी है जिसमें वो बुक जो है कॉन्टेक्स्ट आपका छपा हुआ है। अब जैसे मान लीजिए टीचर स्टोरी के वे में बताती हैं, तो आप उसी पर्टिकुलर लैंग्वेज में बताइए जिस तरह से। अब साइंस में कोई स्टोरी नहीं चल सकती है या मैथ्स में कोई स्टोरी की वजह से नहीं बता सकते हैं आप, मैथ्स में आपको फॉर्मूले समझाने पड़ेंगे, बेसिक समझाना पड़ेगा, तो पर्टिकुलरली आप उसी लैंग्वेज में समझाइए जिस लैंग्वेज में आपका जो मीडियम चल रहा है या बच्चे को वो लैंग्वेज आपको सिखानी है। क्योंकि जिस तरह का माहौल आप बना देंगे ना, बच्चा वही सुनेगा, वही देखेगा और वही बोलेगा, तो उस लैंग्वेज में उसकी मास्टरी होनी पक्की है। बेनिफिट्स क्या थे इसके? बेनिफिट्स इसके यही है कि इसमें बच्चों को अपॉर्चुनिटीज ज्यादा मिलती हैं, उनकी स्किल्स डेवलप होती हैं, बच्चा कॉन्फिडेंट होता है, बच्चा जो है इसमें उसको ज्यादा कैरियर अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं और बच्चों को कोई बर्डन नहीं होता है, बच्चा नेचुरली सीखता है इससे। क्योंकि ये पूरे करिकुलम में, मतलब आपकी पूरी पॉलिसी बना दी गई है, स्कूल में यही लैंग्वेज यूज होगी, तो बच्चे पे ऐसा कोई बर्डन नहीं है कि तुमने ग्रामर ठीक नहीं बोली है, तुमने इसमें यहाँ फुल स्टॉप नहीं लगाया, तुमने पॉज नहीं किया है, ऐसा कुछ नहीं होता है। जब सब ये लैंग्वेज बोलेंगे तो बच्चे को इवन ग्रामर पे भी फोकस करने की जरूरत नहीं है, बच्चा अपने आप से जो है फ्लुएंट होता जाएगा दिन प्रतिदिन। तो इसलिए ये इसके बेनिफिट थे। अब इसके एम क्या थे इस अप्रोच के?
एम इसका यही है कि आपकी लैक अप्रोच जो है वो सक्सेसफुल जब ही हो सकती है जब आप उसी लैंग्वेज में बोलेंगे, उसी लैंग्वेज में लिखेंगे और उसी लैंग्वेज में रीड करेंगे। ये बेनिफिट है कि टू सपोर्ट लैंग्वेज डेवलपमेंट इन ईच एंड एवरी चाइल्ड। कोई भी बच्चा क्लास में ऐसा नहीं रहना चाहिए। देखिए इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं, कई बार वो कम्युनिकेशन सीख जाते हैं, वो जो है कोई भी सेकंड लैंग्वेज इजीली ग्रैस्प कर सकते हैं, उनका आईक्यू लेवल ज्यादा होता है। लेकिन जो एवरेज बच्चे होते हैं, बिलो एवरेज बच्चे होते हैं, वो नहीं कर पाते हैं। लेकिन अगर ये पॉलिसी बना दी जाए स्कूल में तो उसको पता है, उसको पहले ही पता है एडमिशन के टाइम पे कि मुझे सिर्फ यहाँ पे कम्युनिकेट इंग्लिश में करना है, हर चीज यहाँ पर इंग्लिश में होगी, तो मुझे समझ आएगी नहीं आएगी वो सब डिपेंड करता है एट द टाइम ऑफ एडमिशन कि भी उनके पेरेंट्स दिलवा रहे हैं या नहीं दिलवा रहे हैं। तो वो बच्चा भी जो है धीरे धीरे फ्लुएंट होने लग जाता है। तो इसका मेन एम यही है कि बच्चा जो है उसकी लैंग्वेज डेवलपमेंट हो, हर बच्चे की लैंग्वेज डेवलपमेंट हो, कुछ स्पेसिफिक बच्चों की नहीं। और वो कैसे हो सकती है? जब आपकी लिसनिंग जो है वो पर्टिकुलरली उसी लैंग्वेज में सुने आप, स्पीकिंग आप उसी लैंग्वेज में हो, रीडिंग बुक्स भी उसी लैंग्वेज में हो, राइटिंग जो है कॉन्टेक्स्ट लिख रहे हैं आप वो भी उसी लैंग्वेज का हो, कुछ चीज देख रहे हैं, विजुअल साइंस लगे हुए हैं आपके इसमें तो वो भी उसी लैंग्वेज में हो, शेपिंग है, वॉचिंग है, मूविंग है, हर चीज जो है पर्टिकुलरली उसी लैंग्वेज से रिलेट हो। तो चाहे फिजिकल एक्टिविटीज कर रहे हैं पर्सन, जैसे लिख रहे हैं या कोई साइन देख रहे हैं या बोल रहे हैं या ओरल प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, तो हर चीज जो है वो पर्टिकुलरली उसी लैंग्वेज में होगी। तो बच्चा सिर्फ उसी को सुनेगा, उसी को देखेगा, तो धीरे धीरे वो उस चीज में फ्लुएंट हो जाएगा। क्योंकि फॉर एग्जांपल आप कोई भी इंग्लिश मूवी देख रहे हैं, आप नीचे सबटाइटल्स के साथ देख रहे हैं, तो सबसे पहले आप कौन सी लैंग्वेज में सोचते हैं? उसे आप सोचते हैं हिंदी में है और फिर वो आपको समझ आती है क्योंकि आपकी मदर टंग हिंदी है। लेकिन जब आपके पूरे स्कूल में वही एक लैंग्वेज चलेगी तो आप क्या है, आप सोचने भी उसी लैंग्वेज में लग जाएंगे, तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा उस लैंग्वेज में कम्युनिकेट करना। अब इसमें डिफिकल्टीज क्या आई थी इंप्लीमेंट करने के लिए लैक अप्रोच को, या फिर इसकी जो है नेगेटिव इफेक्ट्स क्या हैं? फर्स्ट है इसमें कि भाई टीचर्स जो हैं, जैसे कि इसमें पीछे दे रखा है जो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में देखेंगे आप कि नेगेटिव एटीट्यूड ऑफ टीचर्स। अब कई टीचर्स जो हैं वो नहीं इसको जो है फॉलो कर पाती हैं, वो कहेंगे भाई हमारा सब्जेक्ट ही ऐसा नहीं है, हम कैसे फॉलो करेंगे इस चीज को? भाई आप पर्टिकुलरली इंग्लिश की टीचर है तो आप फोकस कीजिए उस सब्जेक्ट पे। तो इस कारण से ये जो है इसका थोड़ा सा नेगेटिव इंपैक्ट पड़ सकता है कि भाई अगर सारे मिलकर नहीं करेंगे, क्योंकि इसी एक टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम को फॉलो करना, ये सारे टीचर्स की होनी चाहिए, पॉलिसी के अंदर होना चाहिए, और हर टीचर जब इसे फॉलो करेगी तभी ये सक्सेसफुल हो सकता है। जाता है इसमें कि आपके कोई भी एडमिनिस्ट्रेटर है या हेडमास्टर है, प्रिंसिपल है, वो सारे कोई भी ये चीज पर्टिकुलरली देख नहीं सकते हैं कि ये रियली वर्क कर रही है स्कूल में या नहीं कर रही है। हर जगह जाकर आप ये चेक करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि भाई ये रियली ऐसा वर्क हो रहा है नहीं हो रहा है, बच्चे से कंफर्टेबल हो रहे हैं, सीख पा रहे हैं या नहीं सीख पा रहे हैं। तो ऐसा कंप्लीटली जो है वो नहीं हो पाता है, क्योंकि होल स्कूल अप्रोच जब तक नहीं मिलेगी, भाई नॉन टीचिंग स्टाफ भी इसमें चेक करे, मतलब किसी पर्टिकुलर एक टीम के मेंबर की ड्यूटी ना हो कि भाई वो चेक करे कि भाई लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम फॉलो किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है। थर्ड इसमें आ जाता है कि टीचर्स कई बार जो है ओवर बर्डन हो जाती है कि भाई हमें सिलेबस कंप्लीट कराना है, हम सिर्फ लैंग्वेज पे फोकस करेंगे तो हमारा सिलेबस कैसे कंप्लीट होगा? तो उस कारण से भी जो है ये अच्छी तरह से एप्लीकेबल नहीं हो पाता है। देन है कंसीडरिंग लैंग्वेज मियरली अ मीडियम। अब क्या है, करिकुलम में टीचर देख रही है कि भी मेरा सिलेबस ये है, ये चीजें हैं, तो उसमें लैंग्वेज को सिर्फ एक मीडियम देखा जा रहा है कि भी हमें समझाना उस वे में है, बच्चों को लिखवाना उस वे में है, मतलब पर्टिकुलरली इस पे फोकस नहीं है। फोकस अपने उसी चीज पे है कि भी आपको एकेडमिक में क्या क्या चीजें करवानी है, क्या क्या चीज प्रैक्टिकल्स करवाने हैं, क्या थ्योरी करवानी है, तो फोकस मेन उसी पे ही है। इसको सिर्फ मीडियम समझा जा रहा है, इसके ऊपर कंप्लीट फोकस नहीं है कि एज अ इसको करिकुलम का पार्ट लेके ही चले लैंग्वेज को, ये इसके ऊपर फोकस नहीं किया जाता है। तो ये कुछ इसकी प्रॉब्लम थी या फिर इश्यूज थे जो कि इसको इंप्लीमेंट करने में आ रहे थे। आगे है लैंग्वेज, जिसमें हम इसके प्रिंसिपल फंक्शन सब कुछ करेंगे डिटेल में, बिकॉज बुक का नेम ही देखिए लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम है, तो ये टॉपिक आपका इंपॉर्टेंट है जो कि आपके लगभग हर चैप्टर में आएगा इसमें। तो लैंग्वेज का पता होना सबसे पहले आपको बहुत जरूरी है। लैंग्वेज होता क्या है? सिंपल वर्ड्स में क्या होता है? इट्स अ वे ऑफ कम्युनिकेशन, मतलब दूसरे के साथ कम्युनिकेट करने का माध्यम है लैंग्वेज। इसमें से आप कोई भी डेफिनेशन लिख सकते हैं, जैसे लैंग्वेज इज द एक्सप्रेशन ऑफ आइडिया, मतलब आपके क्या आइडियाज हैं। जैसे आप मान लीजिए आप कोई बिजनेस की बात कर रहे हैं, आप अपने आइडियाज देते हैं उसमें, या आप कोई स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं तब भी आप उनको समझाते हैं, तो हर माध्यम क्या है? एक दूसरे से बात करने का, एक दूसरे को समझाने का क्या है? लैंग्वेज है। अपनी थिंकिंग कैसे स्टार्ट करते हैं? आपको पहले लैंग्वेज पता होगी, चाहे आपको हिंदी पता है, इंग्लिश पता है, आप उसमें ही जो है अपनी थिंकिंग, अपने थॉट्स बनाने स्टार्ट करते हैं, दूसरे से बात करने के लिए उसी लैंग्वेज में सोचते हैं। आप जो है कोई प्ले कर रहे हैं, अगर मान लीजिए बच्चा खेल रहा है, गाड़ियां चला रहा है, डोल से खेल रहा है, तो वो भी मन ही मन में कुछ सोच रहा है, कुछ लैंग्वेज है उसके अंदर जिससे कि वो उस चीज को सोच पाता है, या जैसे पोएम है उसको रेसिटेट कर पाता है, तो वो एक लैंग्वेज है जो कि माध्यम है अपने आप को एक्सप्रेस करने का, अपनी रीजनिंग पावर को इंक्रीज करने का, अपनी हर चीज जो है वो लैंग्वेज के माध्यम से की जाती है। अब आपको टीचर से कुछ पूछना है तो आज आप एक पर्टिकुलर लैंग्वेज में पूछेंगे, कोई रीजनिंग करनी है, कोई उन्हें अगर टीचर को बच्चों को कोई कमांड देनी है, कोई इंक्वायरी करनी है, हर चीज किस माध्यम से होती है? लैंग्वेज के माध्यम से होती है। अब इसका आगे है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल में सबसे पहला है लैंग्वेज इज लर्न। देखिए लैंग्वेज किसी को भी ऐसे ही नहीं मिल जाती है कि भाई अब हम कहें कि बच्चा स्कूल भी नहीं गया और उसको पहले से ही हिंदी लैंग्वेज आती है, नहीं, उसने लर्न करी है वो चीज, मतलब हर चीज, हर लैंग्वेज जो है वो सीखनी पड़ती है। अब बच्चा घर में है, वो सुन रहा है अपने पेरेंट्स की बातों को, देख रहा है वो कैसे बोल रहे हैं, किस चीज को क्या बोल रहे हैं, वो हर चीज नोटिस करता है, और उसके बाद धीरे धीरे करके उसको लर्न करता है, और फिर खुद मीनिंगफुल सेंटेंस बनाने स्टार्ट करता है, धीरे धीरे वर्ड सीखेगा, फिर उसके बाद सेंटेंस बनाएगा, और फिर मीनिंगफुल साउंड्स वो निकालता है लैंग्वेज सीखने के बाद। तो लैंग्वेज जो होती है वो लर्न करनी पड़ती है। लैंग्वेज इज अ स्किल सब्जेक्ट। लैंग्वेज देखिए ऐसा ही नहीं है कि भाई आपको इंग्लिश मीडियम बोल दिया या बोल दिया कि मेरी तो हिंदी लैंग्वेज है, इंग्लिश लैंग्वेज है। सिर्फ एक लैंग्वेज ये नहीं होती है, आपका जो सब्जेक्ट है, आप उसे रीड कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, आप जब तक लैंग्वेज को नहीं समझेंगे, आपको लैंग्वेज नहीं समझ में आएगी, पता नहीं लगेगा, आप सोचेंगे नहीं उसके बारे में, तो वो आप सीख नहीं सकते। जैसे आप स्विमिंग सीखने जाते हैं या पर्टिकुलर कोई भी आप फील्ड सीखने जाते हैं, स्केटिंग है या टाइक्वांडो है, इसी तरह से लैंग्वेज होती है, आपने देखा होगा ना, लैंग्वेज ट्यूटर भी होते हैं आजकल। तो लैंग्वेज भी जो है पर्टिकुलर एक स्किल है आपका, जो कि आपको सीखना पड़ता नहीं है कि आप साइंस पढ़ रहे हैं, मैथ पढ़ रहे हैं, इंग्लिश पढ़ रहे हैं, हिंदी पढ़ रहे हैं, तो फिर वो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं आप, नहीं, लैंग्वेज जो है वो भी एक स्किल है अपने आप में, लैंग्वेज सीखना
भी एक स्किल है कि हिंदी लैंग्वेज सीख रहे हैं, आप कौन सी लैंग्वेज सीख रहे हैं, साइन लैंग्वेज सीख रहे हैं, आप किसी को कैसे एक्सप्रेशन से बता सकते हैं, आप जो है उसके सिंबल से कैसे किसी को समझा सकते हैं, तो वो सारी चीजें जो है वो लैंग्वेज के अंदर ही आती है, चीजें जो है लैंग्वेज के अंदर ही आती है। नेक्स्ट आ गया है लैंग्वेज इज अ सिस्टम ऑफ सिंबल। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि आप पर्टिकुलर अगर कोई भी चीज आप जैसे कोई भी चीज आप सोच रहे हैं, कोई वर्ड सोच रहे हैं, किसी जगह के बारे में सोच रहे हैं, तो सबसे पहले आपको क्या है वो सिंबलिटिकली आपको दिखने लग जाती है कि भी हाँ उस जगह ऐसा होता है या ऐसा होता है, आप सिंबल्स बनाने लग जाते हैं उसके। तो लैंग्वेज जो है इज अ सिस्टम ऑफ सिंबल। नेक्स्ट आपका आ गया है मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। ये बिल्कुल कॉमन चीज है कि लैंग्वेज से ही हम जो है कम्युनिकेट कर पाते हैं, अपने इमोशंस को, अपने एक्सप्रेशन को, अपनी फीलिंग्स को जो है दूसरे बंदे को एक्सप्रेस कर पाते हैं लैंग्वेज के माध्यम से। मेक्स यूज ऑफ नॉन वर्बल लैंग्वेज, जो कि आपकी बॉडी लैंग्वेज होती है कि भाई आप किसी को देख रहे हैं तभी कोई आपके एक्सप्रेशन समझ गया, आपका स्टूडेंट है या आप टीचर हैं, तो वो होती है नॉन वर्बल। इट्स रूट इन स्पोकन फॉर्म। बिल्कुल लैंग्वेज जो है वो आप किसी को भी देखिए, सोशली आप कैसे इंटरेक्ट करते हैं, अपने टीचर से कैसे इंटरेक्ट करते हैं, अपने पीयर ग्रुप से कैसे करते हैं, तो वो आप बोल के करेंगे। तो लैंग्वेज कहां से शुरुआत होती है? बोलने से शुरुआत होती है कि लैंग्वेज जो है आप इस तरह से उस चीज में कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। लैंग्वेज जो है एक पावरफुल टूल है, बिल्कुल है। आपका जैसे कल्चर है, आपके पर्टिकुलर कल्चर में कौन सी भाषा बोली जाती है, जैसे पंजाब में पंजाबी बोली जाती है, अपने पूरे इंडिया की जैसे मदर टंग हिंदी है, लेकिन पर्टिकुलर स्टेट में उनकी एक स्पेसिफिक लैंग्वेज होती है। तो वो लैंग्वेज जो है उन पर्सन को बहुत ही अच्छी लगती है कि उनका कल्चर है ये, वो इस लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, तो वो भी क्या है हमारा एक पावरफुल टूल है हमारे सिविलाइजेशन का, हमारे कल्चर का, कि भी हम उसे जिंदा रख पा रहे हैं अपने लैंग्वेज के थ्रू। देन है स्ट्रक्चर्ड सिस्टम। लैंग्वेज जो है वो एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है और एक स्ट्रक्चर सिस्टम है। ऐसा नहीं है कि भाई बच्चे ने आज ही जो है कुछ चीज सुनी है और आज ही कुछ चीज सीखी है, वो वर्ड्स होते हैं, लेकिन लैंग्वेज जो है धीरे धीरे बच्चा सीखता ही चला जाता है और ऐसा कोई उसका अंत नहीं है, एंड प्रोसेस नहीं है ये कि भी हाँ अब मैंने पूरी लैंग्वेज सीख ली है, ऐसा नहीं है। धीरे 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 बच्चा जो है वो लगातार सीखता ही चला जाता है और एक सिस्टमिक वे है, आप सिस्टमेटिकली इसको सीखते हैं। देन आ गए हैं फंक्शन ऑफ लैंग्वेज इन क्लासरूम लर्निंग। अब फंक्शन क्या है क्लासरूम लर्निंग में लैंग्वेज के? सबसे पहला है एक्सप्रेसिव फंक्शन। फर्स्ट वे जो होता है अपने आप को एक्सप्रेस करने का, वो होता है हमारा लैंग्वेज। हम किस तरह से अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं, हमारी फीलिंग्स बता रहे हैं, अपनी चीजें जो है कम्युनिकेट कर रहे हैं, वो लैंग्वेज से ही कर पाता है बंदा, कि भाई दूसरे को क्या बताना है, किस लैंग्वेज में बताना है, वो सारी चीजें लैंग्वेज से ही होती है। आ गया है इन्फॉर्मेटिव फंक्शन। देखिए विदाउट लैंग्वेज क्या होता है, बहुत ही टफ हो जाता है कि मान लीजिए अब जैसे कोई टीचर है या पर्टिकुलरली किसी ऐसे स्टेट में बच्चा चला गया जो लैंग्वेज उसे नहीं आती है। मान लीजिए कोई टीचर जो है किसी लैंग्वेज में पढ़ा रही है, वो बच्चे को समझ नहीं आ रही है, जब तक वो लैंग्वेज उसे समझ नहीं आएगी वो कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा टीचर से, और वो जो है वो उसके लिए बहुत ही डिफिकल्ट टास्क हो जाएगा कि उस चीज को समझ पाना या अपने क्वेश्चंस टीचर से पूछ पाना। तो इसलिए जब तक हमें इन्फॉर्मेशन हम जब ही दे सकते हैं दूसरे को जब हमें पर्टिकुलर लैंग्वेज की नॉलेज होती है, तभी हम उसे जो है इन्फॉर्मेशन दे पाते हैं। और अगर हमें वो लैंग्वेज नहीं आती है तो टीचर को भी जो है वो समझ नहीं आता कि बच्चा क्या पूछना चाह रहा है या क्या बोलना चाह रहा है, वो टीचर को भी समझ नहीं आता है। देन है डायरेक्टिव फंक्शन। डायरेक्टिव फंक्शन का मतलब है कि डायरेक्टली आप लैंग्वेज से जो है दूसरे बंदे को समझा सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई कमांड दे रहा है किसी को, या फिर कोई जो है रिक्वेस्ट कर रहा है किसी से, या फिर कोई किसी टाइप की नॉलेज दे रहा है, जैसे टीचर कोई नॉलेज दे रही है, या फिर टीचर जो है आपको कुछ कमांड दे रही है, आप शरारत कर रहे हैं तो आपको कुछ कमांड दे रही है, नहीं तो वैसे कुछ कमांड दे रही है, और या फिर कोई बच्चा जो है वो टीचर से रिक्वेस्ट कर रहा है, तो ये सब होती है डायरेक्टिव फंक्शन। देन आ गई है कम्युनिकेटिव फंक्शन, कि भाई एक पर्सन दूसरे पर्सन से, मतलब जैसे ये सोशल फंक्शन टाइप बात है कि भाई एक पर्सन दूसरे पर्सन को अपने इमोशंस कैसे एक्सप्रेस कर पाता है, अपनी फीलिंग्स कैसे एक्सप्रेस कर पाता है, कैसे कम्युनिकेट कर पाता है, वो है इसका कम्युनिकेटिव फंक्शन, कि दूसरे बंदे को उसकी फीलिंग समझ आती है, उसका बॉन्ड समझ आता है। देखा है ना आपने कि क्लासरूम में किसी बच्चे का बॉन्ड जो है किसी बच्चे से बहुत ही अच्छा होगा, उनकी फ्रेंडशिप बहुत अच्छी होगी, किसी का जो है किससे कॉन्फ्लिक्ट होगा, तो वो क्या होती है कम्युनिकेशन में कितनी कम्युनिकेट वो कर पा रहे हैं अपने आप को, कितनी लैंग्वेज में वो समझा पा रहे हैं अच्छी तरह से, तो वो होता है कम्युनिकेटिव बॉन्ड। देन है प्रिजर्वेटिव बॉन्ड। प्रिजर्वेटिव बॉन्ड का मतलब है कि मान लीजिए हमारे पूर्वजों को क्या नॉलेज थी, क्या चीजें उन्हें आती थी, क्या चीज उनके पूर्वजों ने दी, तो वो कैसे पास ऑन करते हैं हमें लैंग्वेज के माध्यम से, कि भाई उन्हें जो चीज आती है, जो नॉलेज उन्होंने स्टोर करके रखी हुई है, या तो वो कुछ रिटर्न में लिख गए हैं या फिर वो वर्बली बता रहे हैं, तो मतलब वो होती है प्रिजर्वेटिव नॉलेज, कि भी कुछ ऐसा जो आप जो है स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन से सीखे, प्योर नॉलेज से सीखे, मतलब कि अपने पेरेंट्स से या अपने कोई भी जनरेशन वाइज आप उस चीज को सीख रहे हैं। क्या है एस्थेटिक फंक्शन में? इसमें ये बताया गया है कि कई बार कुछ फीलिंग्स ऐसी होती हैं जो दूसरे बंदे को हम एक्सप्रेस नहीं कर पाते, हम समझा नहीं पाते हैं, तो पोएट्री की भाषा से या फिर उसको जो है किसी स्टोरी की भाषा से या इस तरह से किसी भी आर्टिस्टिक वे में जो है उसको कन्वे किया जाता है, और फिर उसके बाद उसका मीनिंग देख के दूसरा पर्सन समझ सकता है कि भाई हाँ ये बोलना चाह रहा था, तो उसे कहा जाता है एस्थेटिक फंक्शन। तो अब आपको इसके फंक्शन समझ आ गए। क्लासरूम में इसलिए नीडेड है क्योंकि बच्चे जो हैं वो एक्सप्रेस कैसे कर पाते हैं, लैंग्वेज में कर पाते हैं, टीचर समझ लैंग्वेज में पाती है, टीचर खुद समझा लैंग्वेज में पाती है, अपनी जो है फीलिंग इमोशंस ये सब हम लैंग्वेज में दे पाते हैं, हम किसी को इंस्ट्रक्शंस देनी है, किसी को समझाना है, किसी को कुछ नॉलेज देनी है, वो सब लैंग्वेज में कर पाते हैं। अपनी जो है कोई भी स्टोर्ड नॉलेज है, कोई भी रिटर्न हमें डॉक्यूमेंट्स पढ़ने हैं या कोई भी ग्रंथ पढ़ना है, तो वो किस चीज में है, एक लैंग्वेज में है, तो वो पर्टिकुलर हमें उस चीज की नॉलेज देता है। फर्स्ट चैप्टर में से आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये मेरे 5 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर में से मैंने पूरा सेटअप ले रखा है। ये फर्स्ट चैप्टर में से आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से हैं? फंक्शन ऑफ लैंग्वेज इन क्लासरूम जो हम कर चुके हैं, ये आपका 4 मार्क्स में भी आ चुका है, एंड ये आपका जो है 8 मार्क्स के लिए भी आ चुका है। देन है मीनिंग, नीड्स एंड बेनिफिट्स ऑफ लैक अप्रोच, दैट इज लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम अप्रोच। ये आपका 16 मार्क्स में 3 बार के पेपर में आ चुका है, मतलब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये 2 बार आ चुका है, जो 2 स्टार लगे हुए हैं मतलब वो 5 साल के पेपर में से 2 बार आ चुका है। देन नेचर ऑफ लैंग्वेज, ये हम सारा कंक्लूड कर चुके हैं। क्वेश्चन ये है इस चैप्टर में से आपका लैंग्वेज लर्निंग एंड लर्निंग थ्रू लैंग्वेज। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका जो लैक है उसके बारे में इन्फॉर्मेशन
क्वेश्चन कंप्लीट जो 16 मार्क्स के हिसाब से है कि उसके बेनिफिट्स क्या है, एम्स क्या है एंड उसकी नीड क्या है। एंड तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका फंक्शंस ऑफ लैंग्वेज इन क्लासरूम लर्निंग। फर्स्ट चैप्टर में से ये 3 क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है। अभी हम कर रहे हैं लैंग्वेज लर्निंग। देखिए सबसे पहले हम लैंग्वेज को लर्न कैसे करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक छोटा बच्चा है, वो घर में जैसे देखेगा उसके पेरेंट्स बोल रहे हैं, वो धीरे धीरे उनको देखेगा, पेरेंट्स उससे बात करेंगे, पहले उसे बोलना नहीं आता है लेकिन पेरेंट्स लगातार उससे बात करते रहेंगे, वो अपनी एक्ट करता रहेगा और धीरे धीरे वो उस चीज को बोलना सीख जाएगा। अगर पेरेंट्स उससे कम इन्वॉल्व होंगे, कम बातें करेंगे, स्पीच डिले हो सकती है, तो वो बच्चा जो है हो सकता है लेट बोलने लगे अपने एज मेट के कंपैरिजन में। तो जितना हम उससे ज्यादा कम्युनिकेट करेंगे वो बच्चा उतना ही सीखता है। मतलब क्या है, इसमें लैंग्वेज हमें लर्न करनी पड़ती है। लैंग्वेज क्या है, एक सीखने की चीज है, एक स्किल है कि भाई ऐसे नहीं है कि लैंग्वेज अपने आप से ही आ जाती है, उसके लिए हमने सीखना पड़ता है लैंग्वेज को। लैंग्वेज जो है प्रॉपर हम छोटे छोटे जैसे पहले लेटर सीखेंगे एबीसीडी, फिर उसके बाद वर्ड्स बनाने सीखेंगे और इस तरह से जो है हम लैंग्वेज अपनी डेवलप कर सकते हैं, लैंग्वेज हम सीख सकते हैं। ये जो प्रोसेस है ये आपका एक्टिव प्रोसेस है, ये आपका कंटिन्यूअस प्रोसेस है, आप इसे सीखते ही रहते हैं। और ग्रामर इसमें जरूरी होती है, जैसे कि उसके क्या टेंसेस लग रहे हैं, क्या ग्रामेटिकल लग रहा है, इसमें आप प्रॉपर लैंग्वेज को सीख रहे हैं, चाहे वह हिंदी है, चाहे वह इंग्लिश है, कोई भी लैंग्वेज हो सकती है आपकी। आपका बच्चा क्या करता है, छोटा बच्चा उस चीज को सुनता है और फिर उसके बाद उस चीज को बोलता है कि हाँ ये पेरेंट्स ने ऐसे बोला था, तो वो उस चीज को बोलता है। तो इसमें 4 स्टेप होते हैं, लिसनिंग, थिंकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। ये प्रॉपर कम्युनिकेशन का वे है कि प्रॉपर अपनी लैंग्वेज सीखने का वे है कि आपने सबसे पहले लैंग्वेज जो हिंदी सीख रहे हैं, इंग्लिश सीख रहे हैं, उसको सुनना, भाई किसी से भी सुना, अपने टीचर से सुन रहे हैं, अपने घर में सुन रहे हैं, फिर उसको थिंक करना स्टार्ट किया। क्योंकि जैसे आपको अगर हिंदी आती है तो आप इंग्लिश में कोई मूवी भी देख रहे हैं तो आप सबटाइटल्स को सबसे पहले उसे हिंदी में सोचते हैं, फिर उसका हिंदी में जवाब सोचते हैं और फिर आप इंग्लिश में कम्युनिकेट करके बोलते हैं। देन उसके बाद रीडिंग, आपने कोई भी रीड करनी है, बुक्स रीड करनी है, कुछ भी है वो आप रीडिंग करेंगे। फिर उसके बाद राइटिंग पार्ट पे आएंगे, क्योंकि राइटिंग इन सब में से सबसे टफ मानी गई है। राइटिंग आप जब भी कर सकते हैं जब आप उस चीज में परफेक्ट हो। तो ये एक एक्टिव प्रोसेस है और ये प्रोसेस में आप जो है ग्रामर रूल्स देखे जाते हैं, सब कुछ देखा जाता है। देन आ गया है लर्निंग थ्रू लैंग्वेज। लर्निंग थ्रू लैंग्वेज का क्या मतलब है, जैसे कि अब आप कोई भी चीज है, अपना कल्चर देख लीजिए, अपने कोई ग्रंथ पढ़ना चाहते हैं, कोई वेद पढ़ना चाहते हैं, तो वो किस लैंग्वेज में होंगे, संस्कृत में होंगे। हो सकता है वो अब जो है हिंदी में ट्रांसलेट कर दिए गए हो, लेकिन ओरिजिनल जो है वो संस्कृत में। तो आपको संस्कृत की नॉलेज होनी जरूरी है उस चीज को पढ़ने के लिए। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ आप किसी भी चीज को लर्न कर रहे हैं, किसी भी चीज को सीख रहे हैं अपनी लैंग्वेज के थ्रू, ठीक है। जो बुक जिस लैंग्वेज में लिखी होती है वो उस लैंग्वेज में आप पढ़ सकते हैं, तभी आप उस चीज को सीख सकते हैं। तो ये आपके सब्जेक्ट्स पे भी लागू होता है, इसी संस्कृति पे, कल्चर्स पे भी लागू होता है। तो ये इस तरह से लागू होता है। और जो ये लर्निंग थ्रू लैंग्वेज है, ये क्या होती है, ये आपका पैसिव रोल प्ले करती है, वो एक्टिव है, क्योंकि उसमें लैंग्वेज सीखनी है। लैंग्वेज एक सीखना एक अलग ही स्किल होता है। इसमें क्या है, हमें वो लैंग्वेज आती है, फिर उसके बाद हमें उसे सिंपली तौर पे जो है पढ़ना है, लिखना है और सुनना है। देन और ये क्या है, ये जो है एक नेचुरल कम्युनिकेशन का माध्यम है कि भाई आपको अगर वो लैंग्वेज आती है आप इजीली कम्युनिकेट कर सकते हैं। लेकिन आपको लैंग्वेज ही नहीं आती है जो ऊपर वाले में था, तो आपको पहले वो सीखनी पड़ेगी, अपने स्किल डेवलप करने पड़ेंगे। तो ये एक्टिव प्रोसेस है, ये पैसिव प्रोसेस है आपका। तो ये 3 दोनों के डिफरेंस है। अब आ गया है कम्युनिकेशन क्या होता है। कम्युनिकेशन क्या होता है, कोई भी इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज करना बिटवीन 2 इंडिविजुअल्स। कोई भी 2 पर्सन जब आपस में बात करके समझाते हैं, किसी सिंबल्स के वे में समझाते हैं, किसी साइन लैंग्वेज से समझाते हैं या किसी भी बिहेवियर से समझाते हैं एक दूसरे को, कोई भी इन्फॉर्मेशन वो एक्सचेंज करते हैं, तो उसे कहा जाता है कम्युनिकेशन, कि भाई वो आपस में जो है बात कर रहे हैं, उसे कहा जाता है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में क्या क्या आता है, मैसेज सेंडर एंड रिसीवर और पार्टिसिपेंट्स, इन्फॉर्मेशन बीइंग कम्युनिकेटेड, इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इन कम्युनिकेशन। 3 कंपोनेंट्स आगे हैं इसके। और इसमें जो है जो आपका इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इन कम्युनिकेशन है वो आगे 2 टाइप के होते हैं, जैसे कि वर्बल एंड नॉन वर्बल। वर्बल कौन से होते हैं, जिसमें कि आप बोल के बताते हैं, लैंग्वेज के माध्यम से बताते हैं। नॉन वर्बल वो होते हैं जिसमें लैंग्वेज यूज नहीं होती है एज ए मींस ऑफ कम्युनिकेशन, जैसे कि आपके ट्रैफिक सिग्नल्स हो गए हैं, साइन हो गई है, पिक्चर हो गए हैं, गेस्चर्स हो गए हैं, ये सब। द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन यूजिंग लैंग्वेज। तो इसमें जो है टू काइंड्स के होते हैं ये, एक होता है वन वे और एक होता है टू वे। वन वे में कौन सा होता है, जब कम्युनिकेशन प्रोसेस में एक स्पीकर होता है, सेंडर होता है, मतलब कि जैसे कोई ट्रेनिंग कैंप चल रहा है, कोई पर्टिकुलर किसी चीज के ऊपर, किसी सॉफ्टवेयर के ऊपर या किसी गैजेट के ऊपर आपको ट्रेनिंग दी जा रही है, तो स्पीकर जो है वो आपको बता रहा है, सेंड कर रहा है इन्फॉर्मेशन, उसके बारे में दे रहा है, और आप क्या है, आप रिसीवर हैं, लिसनर है। मतलब लिसनर होते हैं उसमें कई सारे, और स्पीकर जो होता है वो एक पर्सन बोल रहा होता है। तो वो ये होता है वन वे, कि भी एक ही तरफ से आपकी कम्युनिकेशन चल रही है, एक ही बंदा आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है। एक होती है टू वेज। टू वेज का मतलब होता है एक सेंडर हो और एक रिसीवर हो, लेकिन दोनों जो है इंटरचेंज कर रहे हैं अपनी इन्फॉर्मेशन को। फॉर एग्जांपल इन क्लासरूम, जो इंटरेक्टिव क्लासरूम्स होती हैं, जैसे कि टीचर आपको कुछ बता रही है, कुछ समझा रही है, स्टूडेंट्स भी उसके बारे में आपको कुछ इन्फॉर्मेशन बता रहे हैं, या फिर कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं, टीचर भी आपसे क्वेश्चन पूछ रही है, तो ये कहलाया जाता है आपका कि टू वे है, जो कन्वर्सेशन चल रही है दोनों तरफ से। देन है इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंग्वेज। तो कैरेक्टरिस्टिक हम लैंग्वेज के पहले ही कर चुके हैं, अब हम कर रहे हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज एसेंशियल इन द क्लासरूम। बिल्कुल, कम्युनिकेशन इफेक्टिव हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये बहुत जरूरी है आपकी क्लासरूम में। फर्स्ट क्या है, कम्युनिकेट रिस्पेक्टफुली। अब देखिए, आप टीचर से बात कर रहे हैं या टीचर आपसे बात कर रही है, तो एक रिस्पेक्ट जब क्रिएट होगी, एक ऑनेस्टी जब क्रिएट होगी, तो क्या होगा, एक ट्रूथफुल नेचर दिखेगा। फिर आप आई कॉन्टैक्ट के साथ बात कर सकते हैं अपने टीचर से, उनसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, फिर डर का माहौल नहीं रहेगा, पॉजिटिव एटीट्यूड बनेगा, आपकी क्लास का पॉजिटिव एनवायरमेंट बनेगा। तो उसे कहा जाता है कि रिस्पेक्टफुली कम्युनिकेट करना चाहिए एक दूसरे से। रिपीट योर मैसेज इन डिफरेंट वेज। अगर मान लीजिए टीचर ने कुछ समझाया है और वो इंग्लिश में समझाया है या हिंदी में समझाया है, किसी बच्चे को अच्छी तरह से समझ नहीं आया है, तो वो कम्युनिकेशन की तरफ से, मतलब इफेक्टिव कम्युनिकेशन की तरफ से वो आपको पता चलेगा कि भी आपने समझाया नहीं, तो आप डिफरेंट वे से उनको कम्युनिकेट करके समझा सकते हैं, मतलब अपने मैसेज को जो है वो और भी तरीकों से उनको समझा सकते हैं। नेक्स्ट है चेक दी अंडरस्टैंडिंग। अब अंडरस्टैंडिंग में मतलब कि बच्चों से पूछिए कि जो टीचर ने समझाया है या मैंने क्वेश्चन आंसर दिखवाए हैं या कोई एक्टिविटी करी है हमने, तो वो पर्टिकुलरली आपको समझ आई है या नहीं आई है, तो उनसे आपको क्वेश्चन करना चाहिए। एक सिंपल क्वेश्चन का आंसर है डू यू अंडरस्टैंड, कि आपको समझ आया है कि नहीं आया है, या टीचर को दोबारा से उसको समझाना है, कम्युनिकेशन करनी है। देन है चेक दी अंडरस्टैंडिंग, ये हो गया है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। अब कई जो होती है, ये हम वर्बल
वर्बल कम्युनिकेशन से पूछते हैं कि मैम हमें ये नहीं समझाया, या मैडम जो है अलग अलग मेथड से समझाती है, लेकिन कई नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होती है। मान लीजिए टीचर गुस्से में आपकी क्लास में, तो आपको सिर्फ एक नजर वो देखेंगे गुस्से से ना, तभी आप जो है वो डर जाएंगे, या फिर आपका जो है आप समझ जाएंगे कि भी टीचर इसका आंसर नहीं देना चाह रही है, या टीचर को अच्छा नहीं लग रहा है कि हम बात करें, कुछ भी चीज है। तो वो एक जेस्चर होता है, एक पोस्चर होता है टीचर का कि भाई आप उससे समझ जाते हैं, तो वो होती है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। के एक्सप्रेशन से जो है बच्चा समझ जाता है कि भाई टीचर किस वे में है, हंस रही है तो फिर भाई हाँ खुश है, मैं उनसे इजीली क्वेश्चन पूछ सकता हूँ इस टॉपिक के बारे में। अगर टीचर गुस्सा में है तो इसका मतलब हमें अपना वर्क जल्दी कंप्लीट करना चाहिए, डिसिप्लिन नहीं है क्लास में, तो वो सब चीजें बच्चे समझ जाते हैं उनका जेस्चर देख के, उनका पोस्चर देख के। तो ये आपका चैप्टर फिनिश हो गया। फर्स्ट चैप्टर में हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या है, मल्टीलिंग्विज्म एज अ रिसोर्स एंड स्ट्रेटेजी, 16 मार्क्स में, ये 3 बार के पेपर में आ चुका है, और ये 4 नंबर में भी इसकी डेफिनेशन और इसके बारे में आ चुका है। देन उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मल्टीलिंग्विज्म इन इंडियन सोसाइटी, ये 4 मार्क्स में आ चुका है। फिर आपका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया है मल्टीलिंग्विज्म एज अ रिसोर्स एंड स्ट्रेटेजी, ये सेकंड चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपका 16 मार्क्स में पूछा जाता है। मल्टी का मतलब होता है 2 या 2 से ज्यादा, एंड लिंग्विज्म का मतलब होता है लैंग्वेज। जहां पर 2 या 2 से ज्यादा लैंग्वेज बोली जाती है उसे कहा जाता है मल्टीलिंग्विज्म। देखिए इंडिया जो है उसमें काफी सारी लैंग्वेजेस बोली जाती है, काफी सारे रिलीजन है, तो इसलिए क्या है यहाँ पे हर स्टेट की, जैसे कि मान लीजिए पंजाब में पंजाबी बोली जाती है, कहीं पे तमिल बोली जाती है, कहीं पे मराठी बोली जाती है, कहीं पे हरियाणवी बोली जाती है, और हिंदी जो है वो हमारी मदर टंग है। तो यहाँ पर क्या है मल्टीलिंग्विज्म है, जहां पर जिस स्टेट, जैसे मान लीजिए कोई भी पार्ट है आपकी कंट्री का, वहां पर एक से ज्यादा भाषा बोली जा रही है। मान लीजिए किसी की ट्रांसफर हो जाती है ऐसी जगह पे, वो बच्चा वहां की भी लैंग्वेज सीख रहा है और अपने कल्चर से वो दूसरी लैंग्वेज भी सीख रहा है, और एक नॉर्मल जो मदर टंग है वो भी सीख रहा है, तो उससे क्या होता है वो 2 या 2 से ज्यादा भाषा जानने लग जाता है, तो उसे कहा जाता है मल्टीलिंग्विज्म। अब मल्टीलिंग्विज्म एज अ रिसोर्स एंड स्ट्रेटेजी कैसे है, देखिए बच्चा जब स्टार्टिंग में सीखता है, कुछ भी बोलना सीखता है, वो अपने घर से सीखता है, पेरेंट्स से सीखता है, फिर वो जैसे जैसे स्कूल जाने लगता है तो वहां से सीखता है, फिर वो अपने पीयर ग्रुप से सीखता है, तो इस तरह से उसे जो है अलग अलग लैंग्वेज आ जाती है। कई बार बच्चे का इंटरेस्ट होता है, कई बार उसके पेरेंट्स का इंटरेस्ट होता है कि इसको ये लैंग्वेज भी सिखानी है, कोई और लैंग्वेज भी इंट्रोड्यूस करनी है। आजकल आप स्कूल में देखेंगे कि फ्रेंच है, स्पेनिश है, ये लैंग्वेजेस एज अ ऑप्शन दी जा रही है बच्चों को सीखने के लिए। अब संस्कृत है वो अलग लैंग्वेज है, हिंदी अलग लैंग्वेज है, इंग्लिश अलग लैंग्वेज है, तो यहाँ पर बहुत सारी भाषा है जो कि आप सीख सकते हैं। तो इनके फायदे क्या होते हैं, ये एज अ रिसोर्स और स्ट्रेटेजी कैसे काम करते हैं बच्चा। और एक बात है कि बच्चा जो है 10 ईयर से पहले, मतलब अर्ली ईयर्स में बोला जाता है कि 10 या 8 ईयर से पहले जितनी भाषा सीखना चाहता है वो सीख सकता है, क्योंकि उसका ब्रेन जो होता है उस टाइम में डेवलप हो रहा होता है, और सबसे ज्यादा वो लैंग्वेज सीखने का वही सबसे अच्छा टाइम उस बच्चे का होता है। तो वैसे रिसोर्स और सोर्स कैसे बात करते हैं इसकी, कि ये जो होता है मल्टीलिंग्विज्म ये किस चीज में बेनिफिशियल होता है, पॉइंट वाइज में बना रखे हैं। फर्स्ट इसमें आ जाता है कॉग्निटिव फंक्शन। देखिए बच्चों को जितनी ज्यादा लैंग्वेज की नॉलेज होगी उतनी ही बच्चों की थिंकिंग पावर बढ़ेगी, उतनी ही बच्चे जो है क्रिएटिव ज्यादा बनेंगे, उतनी ही जो है उनकी मेंटल स्किल्स इंक्रीज होंगी। कम्युनिकेट इजीली, बच्चे जो है कम्युनिकेशन इजीली कर पाएंगे। सिर्फ बच्चों के लिए ही बात नहीं है, जितनी ज्यादा लैंग्वेज आपको आती होंगी आप जो है जॉब इजीली कर सकते हैं, बिजनेस इजीली कर सकते हैं। तो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन हो, कोलैबोरेशन में कम्युनिकेशन हो, या कल्चरल एक्सचेंज हो। कल्चरल एक्सचेंज जो हम अगले पॉइंट में पढ़ने वाले हैं कि कल्चर अंडरस्टैंडिंग, मतलब कि हमारी जो है एक थिंकिंग पावर इंक्रीज होगी। क्यों, हम सबके कल्चर जो है उनकी अकॉर्डिंग जो है होली बुक्स बनाई जाती है, उनकी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग। तो आप जितनी लैंग्वेज ज्यादा जानते होंगे तो आप उनकी जो है कल्चर को पहचान सकते हैं, कल्चर को जान सकते हैं, और इससे आपकी थिंकिंग पावर जो है इंक्रीज होती है, डेवलप होता है आपका थिंकिंग लेवल। नेक्स्ट आपका आता है एकेडमिक एंड प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज। आपको जो है बच्चे को किसी को पढ़ने के लिए फॉरेन में जाना है, वहां पे चाइनीज बोली जा रही है, इंग्लिश बोली जा रही है, वटेवर कोई जो भी लैंग्वेज बोली जा रही है, और बच्चे को उसकी नॉलेज है, तो वहां पे एकेडमिक को इजीली कर सकता है, वो टीचर्स को कम्युनिकेट इजीली कर सकता है, वो वहां के स्टाफ से इजीली कम्युनिकेट कर सकता है, लोगों से इजीली कम्युनिकेट कर सकता है। अगर वहां पे प्रोफेशनली आपको कोई जॉब करनी है या कोई बिजनेस कर रहे हैं, अगर आपको उनकी भाषा ही नहीं समझ आएगी तो आप एक ट्रांसलेटर रखेंगे, फिर आप जो है जो बिजनेस करेंगे तो वो कितना टफ हो जाता है। अगर वो लैंग्वेज आप जानते होंगे तो आप प्रोफेशनली जो है एक्टिव होकर उनसे बात कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है प्रिजर्व कल्चरल हेरिटेज। अब कल्चरल हेरिटेज से क्या मतलब है, जैसे मान लीजिए हम किसी कल्चर में रहते हैं और हमारे जो है पूर्वज कोई भाषा बोलते थे जो हमारे पर्टिकुलर कल्चर की है, लेकिन अब क्या है, अब वो भाषा जो है उस कल्चर में जहां पे अब हम रह रहे हैं, जैसे पेरेंट्स की ट्रांसफर हो जाती है या बच्चा बाहर चला जाता है पढ़ने के लिए, तो वहां पर वो लैंग्वेज नहीं बोली जाती है। तो क्या है, इससे हम ज्यादा से ज्यादा लैंग्वेज सीखेंगे तो हो सकता है हमें अपने पूर्वजों की जो हेरिटेज है हमारी उसको भी हम प्रिजर्व करके रख सकते हैं। देन है प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड क्रिएटिविटी। अब मान लीजिए किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है और उसको वो चीज समझ नहीं आ रही है, जब तक वो लैंग्वेज नहीं सीखेगा तो वो ना तो टीचर से क्वेश्चन पूछ सकता है, ना उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, क्योंकि टीचर को भी उसकी कम्युनिकेशन समझ नहीं आ रही है। तो जितनी हमें लैंग्वेज की नॉलेज ज्यादा होती है, जितनी ज्यादा लैंग्वेज हम सीखते हैं, तो उतनी हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स जो है वो इंक्रीज हो जाती है। हमें फिर दिक्कत इतनी नहीं आती है, क्योंकि हम इजीली कम्युनिकेट कर सकते हैं, इजीली क्वेश्चनिंग कर सकते हैं उस पर्सन से। देन है इंप्रूव लैंग्वेज स्किल। लैंग्वेज स्किल तो ऑफकोर्स इंक्रीज हो रही है जब हमें ज्यादा लैंग्वेज आ रही है तो। और ग्लोबल सिटीजनशिप। अब जैसे मान लीजिए किसी को जो है फॉरेन में जाना है, किसी को वहां पे जाकर जॉब करनी है, बिजनेस करनी है, कुछ भी करना है, या वहां जाके सेट होना है, तो वो जब ही हो सकता है जब पर्टिकुलरली उसको वहां की लैंग्वेज की नॉलेज होगी, और जो ये चीज ग्लोबली आपको फायदा देती है जो मल्टीलिंगुअल होती है। देन है इसके बाद इसके बेनिफिट्स हमने सारे पढ़ लिए हैं। अब आते हैं इसके डिसएडवांटेजेस। देखिए हर किसी की दो पहलू होते हैं, कि अगर किसी की एडवांटेज है तो डिसएडवांटेज उसकी जरूर होगी। तो डिसएडवांटेज इसमें है कि लैंग्वेज यूजेस प्रॉब्लम। लैंग्वेज यूजेस प्रॉब्लम क्या करती है कि जितनी ज्यादा आप लैंग्वेज बोलेंगे हो सकता है वो आपको कंफ्यूजन भी क्रिएट करे, भाई आप मिक्सअप कर दे उन लैंग्वेज को, तो इसलिए वो कंफ्यूजन भी क्रिएट कर सकती है, लैंग्वेज यूजेस प्रॉब्लम। देन है सपरेशन ऑफ माइनॉरिटीज। अब मान लीजिए किसी एरिया में आप रहते हैं, वहां पर जो है जो ज्यादा क्वांटिटी में लैंग्वेज बोली जाती है वही हमेशा सुपीरियर रहेगी, वो मेजोरिटी में रहेगी। तो फिर हो सकता है कई बार आपकी लैंग्वेज को जो है इसका शिकार होना पड़े कि सप्रेशन ऑफ माइनॉरिटीज, की भाई आपकी लैंग्वेज वहां पर इतनी अच्छी तरह से नहीं बोली जा रही है या कम्युनिकेट लोग उसमें नहीं कर रहे हैं जनरली, तो आपको भी धीरे धीरे वही लैंग्वेज दूसरी लैंग्वेज पे जाना पड़ेगा। तो अगर आपको ज्यादा लैंग्वेज आती है और वहां मेजोरिटी में सिर्फ मोनोलिंगुअल लैंग्वेज है या बाइलिंगुअल लैंग्वेज है वही बोली जा रही है, आपकी ज्यादा लैंग्वेजों का कोई फायदा नहीं हो रहा है, तो ये हो सकता है कि सप्रेशन ऑफ माइनॉरिटीज। देन है लैंग्वेज क्वालिटी आपकी डिक्रीज हो सकती है। क्यों, आप जितनी ज्यादा भाषाएं सीखेंगे तो उतनी ही हो सकता है कि आपको जो है उस क्वालिटी की लैंग्वेज ना है। अब कोई पर्सन जो है वो एक लैंग्वेज पे फोकस करता है, कोई जो है एक साथ दो लैंग्वेज सीख रहा है, तो हो सकता है उसे बीच में कंफ्यूजन हो सके, या फिर वो क्वालिटी ना सीख पाए जितनी अप्रोप्रिएट क्वालिटी उसकी होनी चाहिए, जितना फ्लुएंट उसे बोलना चाहिए वो नहीं बोल पाए। अगर पेरेंट्स या एल्डर जो है वो अच्छी तरह से बात नहीं कर पा रहे हैं, अच्छी तरह से नहीं बोल रहे हैं, कुछ ना कुछ मिस्टेक कर रहे हैं, तो बच्चा उन्हें देख के इमिटेट करता है। ज्यादा लैंग्वेज अगर पेरेंट्स बोलते हैं और वो
अपने बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए उनके सामने बोलते हैं, एनकरेज करने के लिए, तो बच्चा भी वो सेम मिस्टेक करेगा जो पेरेंट्स करते हैं। तो ये थी कुछ इसके डिसएडवांटेजेस। देन है आपका प्रोसेस ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन इन चिल्ड्रन। लैंग्वेज एक्विजिशन हम कर चुके हैं, लेकिन मैं आपको फर्स्ट लैंग्वेज एंड सेकंड लैंग्वेज का एक बार थोड़ा सा ओवरव्यू दे देती हूँ, सो दैट कि अगर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है तो आप ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाए। तो इसमें देखिए लैंग्वेज एक्विजिशन क्या होती है, मैं आपको डिफरेंस करवा चुकी हूँ लैंग्वेज एक्विजिशन का और लैंग्वेज लर्निंग का। लैंग्वेज एक्विजिशन का मतलब होता है अर्जन करना, मतलब आप सीखते हैं कहीं से और वो आ जाती है आपको, तो वो ईजी होती है। ये नेचुरल प्रोसेस होता है, जैसे कि इस पे फर्स्ट एंड सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन दे रखा है, ये क्वेश्चन भी आपके आ सकता है, तो मैं इसे थोड़ा सा ओवरव्यू दे रही हूँ, पूरा स्टेप वाइज नहीं पढ़ा रही हूँ। जैसे कि एक छोटा सा बच्चा होता है, बच्चा पैदा हुआ है, तो वो अपने घर में अपने पेरेंट्स को देख देख के जो है सीखता है कि वो क्या बोल रहे हैं, कैसे एक्शन कर रहे हैं, क्या गुस्सा होता है, क्या चीजें, वो सारा का सारा उनसे देख के सीखता है कि भाई किस तरह से किस चीज को कैसे रिएक्ट करते हैं, वो सारा ऑब्जर्व करता है और फिर सीखता है। फर्स्ट लैंग्वेज जो होती है वो रैपिड प्रोसेस होता है। लैंग्वेज एक्विजिशन का मतलब यही है कि आप उसे नेचुरली सीख रहे हैं, मतलब एनवायरमेंट एक मिल रहा है वो सीखने का और आप उसे नेचुरली सीख रहे हैं, मतलब उसमें आपकी गलतियां एज सच नहीं निकलती हैं कि भाई आप उसमें ग्रामर भी सीख रहे हैं या कुछ भी, वो आपको जैसे दिखाई जा रही है वैसे आप सीखते जा रहे हैं, उसे अर्जित करते जा रहे हैं। तो इसमें क्या है, जैसे कि आपके फादर हैं, वो सुबह उठते हैं आपको गुड मॉर्निंग बोलते हैं, छोटा सा बच्चा वो डेली सुन रहा है उस चीज को, या फिर सुबह जो है प्रेयर करते हैं या ऑफिस जाते टाइम बाय बाय करते हैं, तो वो डेली सुनता है उस चीज को, तो वो रिपीट करेगा धीरे धीरे उस चीज को। ऐसे ही बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है। तो इसमें फर्स्ट लैंग्वेज का दिखा रखा है पूरा। फर्स्ट सबसे पहले होता है डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन वर्ड्स, वो सारे वर्ड्स के बीच में ये देखता है कि भाई क्या डिफरेंस है, कैसे इनके लिप मूव कर रहे हैं, कैसे ये बोलता है, हर चीज वो बच्चा जो है ऑब्जर्व कर रहा है। नेक्स्ट है बिगिनिंग ऑफ स्पीच, फिर वो बच्चा धीरे धीरे जो है कुछ कुछ साउंड्स निकालने लगता है, जैसे इस टाइप की साउंड्स निकालने लगता है। क्राई करता है, वो साउंड्स में कौन कौन सी आती है, साउंड्स में आपको पूरा दिखा दिया है कि कहां से क्राई से स्टार्ट होकर वर्ड तक वो कैसे करता है। सबसे पहले बच्चा रोता है, जब भी वो भूखा होएगा तब वो रोएगा, तो उसकी जो है वो कोई वर्ड नहीं बोलता है कि मुझे खाना चाहिए कुछ भी है, पर मदर समझ जाती है कि भाई अगर अभी वो क्राई कर रहा है तो इसका मतलब उसे भूख लगी है, या मतलब उसके इमोशंस उसकी मदर समझ जाती है। देन है कुकिंग, जब बच्चा 4 से 6 महीने का होता है तो वो कुक कुक करके ऐसे बोलने लग जाता है, मतलब कुछ कुछ साउंड्स निकालने लग जाता है अपने माउथ से, जरूरी नहीं है बट ये कुकिंग बोला जाता है कि भाई ये साउंड बच्चा जो है नेचुरली निकालता है 4 से 6 मंथ में। देन है बेबलिंग, बेबलिंग करने लगता है, मतलब कुछ कुछ वर्ड है दा दा मैं इस टाइप से बच्चा बोलने लग जाता है, बिल्कुल साफ नहीं बोलता है बट कुछ कुछ बेबलिंग करने लग जाता है सुन सुन के कि भाई ये मम्मा है, ये डैडी है, तो इस टाइप से वो थोड़े थोड़े वर्ड्स जो है बबल करने लग जाता है। फिर उसके बाद जब बच्चा जो है 1 साल का हो जाता है तो वो वर्ड्स बोलने लग जाता है, छोटे छोटे वर्ड जैसे माँ है, पापा है, दीदी, भैया, इस टाइप के वर्ड्स बच्चा बोलने लग जाता है। तो ये है फर्स्ट लैंग्वेज एक्विजिशन कि भाई बिल्कुल ईजी थी, नेचुरल थी, पैसिव प्रोसेस है, कोई ऐसा नहीं है कि बच्चे को बैठ के मदर पढ़ा रही है या फादर उसको पढ़ा रहे हैं या कोई ट्यूशन लगा रखी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बच्चा उसे डेली देखता है, ऑब्जर्व करता है, नेचुरली उसको सीखता जा रहा है। देन आ जाती है सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन। सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन जो होती है ये क्या होती है, लर्न करनी पड़ती है। अब जैसे फर्स्ट लैंग्वेज क्या होगी, कोई भी लैंग्वेज जो कि आपके घर पे बोली जाती है वो आपकी होती है फर्स्ट लैंग्वेज। देन सेकंड लैंग्वेज आपकी कौन सी होगी जो उससे अलग होगी। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आप किसी के घर में हिंदी बोली जाती है तो हिंदी उसकी फर्स्ट लैंग्वेज होगी, मदर टंग होगी कि भाई सारी जगह हिंदी बोली जा रही है, तो उस बच्चे को अच्छी तरह समझ आ रही है और वो उसमें रिपीट करके आंसर भी दे रहा है। अब सेकंड लैंग्वेज उसके लिए क्या होगी, इंग्लिश हो जाएगी, तो वो इंग्लिश लैंग्वेज उसे लर्न करनी पड़ेगी, जो कि वो फर्स्ट लैंग्वेज के साथ ही लर्न करेगा। मतलब फर्स्ट लैंग्वेज तो उसे आती है, फर्स्ट लैंग्वेज तो उसको सब कुछ पता है उसके बारे में, तो वो उसके साथ दूसरी लैंग्वेज को लर्न कर रहा है, उसे कहा जाता है सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन। अब फैक्टर कौन कौन से इन्फ्लुएंस करते हैं, सबसे पहले है मोटिवेशन। बच्चे को एक तरह का मोटिवेशन चाहिए होता है कि भाई तभी वो जो है अपनी लर्निंग को फास्ट कर पाता है और अच्छी तरह से दूसरी चीज को सीख पाता है। अब सेकंड लैंग्वेज सीखने के लिए भी उसे एक मोटिवेशन चाहिए कि अगर आप इंग्लिश नहीं सीखेंगे तो आप कम्युनिकेट इजीली नहीं कर सकते, आप आगे इंटरव्यू कैसे देंगे, आप जो है कहीं पे एंकरिंग कैसे कर सकते हैं, मतलब उसे चीजें बताई जाए जिससे बच्चा मोटिवेट हो, एनकरेज हो और फिर वो उसको लर्न करना शुरू करे। देन है रेगुलर प्रैक्टिस। अब कोई भी चीज है आप नहीं सीख रहे हैं तो आप क्या करेंगे, आप जैसे घर में पेरेंट्स क्या कहते हैं, न्यूज़पेपर डेली पढ़ो, इंग्लिश में कार्टून्स देखो, इस बुक्स जो है इंग्लिश में रीड करो, तो इस तरह की चीजें जो है क्या होती है, प्रैक्टिस करवाती है वो आपको। तो स्टार्टिंग से आप ज्यादा प्रैक्टिस करने लगते हैं, जब आप उसमें थोड़े से फ्लुएंट हो जाते हैं तब आप धीरे धीरे उसकी प्रैक्टिस थोड़ी कम कर देते हैं, बिकॉज वो आप डेली लाइफ में अपने रूटीन वर्क में ले आते हैं। देन है इमोशनल इन्वॉल्वमेंट। आप जो है किसी भी चीज को अगर सीख रहे हैं तो अगर जब तक आप इमोशनली उसमें अटैच नहीं होंगे तब तक आप उस चीज को स्ट्रांगली नहीं सीख सकते, क्योंकि इमोशन हमारा एक ऐसा सेंस है कि भाई हम उसी से जो है इमेजिन कर पाते हैं, हमारा बिलीफ उसी से बनता है, तो इसलिए इमोशनल इन्वॉल्वमेंट उसमें बहुत जरूरी है। देन आ जाता है प्लेफुलनेस एंड विलिंगनेस टू मेक मिस्टेक्स। अब देखिए बच्चा ये है कि भाई सीख रहा है, जैसे ट्रायल एंड एरर मेथड जो होता है कि बच्चा बोल रहा है, गलतियां भी कर रहा है, उससे सीख रहा है। अब कोई भी चीज इसमें विलिंगनेस और प्लेफुलनेस का मतलब क्या है, अब कोई भी चीज हम करते हैं अगर हम उसमें बोर हो रहे हैं, जैसे मान लीजिए हमारी मदर ने हमें बोला है कि फोर्सफुली कि आप इस बुक को कंप्लीट कीजिए या आप न्यूज़पेपर पढ़िए और हमारा इसमें इंटरेस्ट नहीं है, तो फिर हम क्या करेंगे, उससे बोर होंगे और हमें वो चीज लर्न नहीं होगी, हम सिर्फ रीड कर लेंगे उसे। लेकिन अगर किसी चीज को पढ़ने में हमें खुद अच्छा लग रहा है, मान लीजिए अगर कोई भी ऐसा ब्लॉग आया हुआ है कि भाई न्यूज़पेपर में कि वो हमारे इंटरेस्ट का है, कोई कॉम्पिटिशन का है, कोई हमारे फेवरेट स्पोर्ट्स का है, तो हम उसे पढ़ रहे हैं तो हमें अच्छी तरह से वो लर्न भी हो जाएगा और समझ में भी आ जाएगा। तो इसीलिए अपनी चीज को जो भी आप लर्न कर रहे हैं उसको इंटरेस्टिंग बनाइए, उसको ऐसे बोर मत रहने दीजिए कि भाई दूसरे जो है मेरी गलतियां निकालेंगे, कुछ भी अपनी गलतियों से खुद ही अपना फीडबैक लेके खुद सीखिए। तो मतलब इस तरह से जो है आप उसको बहुत ही अच्छी तरीके से सीख सकते हैं किसी भी चीज को। देन है हम्बल अप्रोच। हम्बल अप्रोच में क्या है कि आप जो है एकदम से किसी भी टफ वर्ड्स पे, टफ लैंग्वेज में मत चले जाइए, आप जो है धीरे धीरे उसको लर्न करना सीखिए, जो उसके बेसिक्स हैं पहले उनको सीखिए। जैसे कि किसी भी फ्रेंच लैंग्वेज में हम सीखते हैं, स्पेनिश को सीखते हैं, सेकंड लैंग्वेज वाली कोई भी है, तो उसमें क्या करते हैं हम सबसे पहले गुड मॉर्निंग कैसे बोलते हैं, गुड इवनिंग कैसे बोलते हैं, ग्रीट कैसे करते हैं, किसी को थैंक यू कैसे बोलते हैं, ये स्मॉल स्मॉल वर्ड सीखते हैं। तो इसी तरह से आपको जो है स्मॉल हम्बल अप्रोच वही है कि पहले जो है उसके बिगिनिंग में क्या कीजिए, उसको धीरे धीरे उसके बेसिक से जाइए, धीरे धीरे जाकर फिर उसके एडवांस जाइए। आप तो स्टार्टिंग में एडवांस जाएंगे तो आप जल्दी से बोर भी हो सकते हैं या आपको ये भी लग सकता है कि मुझे ये लैंग्वेज नहीं आएगी। देन है ग्रामर इज सेकेंडरी टू प्रैक्टिस। ग्रामर
जो है वो आपका इनिशियल पार्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप कैसे सीखते हैं, एक्विजिशन का मतलब क्या है, आप किसी भी चीज को इमिटेट करके सीखते हैं कि टीचर कैसे बोल रही है, आप जो है टीवी टेलीविजन में कैसे देख रहे हैं उस चीज को, आपके पेरेंट्स कैसे बोल रहे हैं। तो इस तरह से कि भाई ग्रामर जो है आपका फर्स्ट रूल नहीं होता है, इसमें भी वही चीज बता रखी है, ट्रायल एंड एरर प्रोसेस से ही आप सीखते हैं किसी भी चीज। आप ऐसा नहीं है कि कोई आपको जो है आपकी मदर ने कहा कि आपको ये लैंग्वेज सीखनी है और सीधा उसकी लिटरेचर लाके दे दी, तो आप कैसे पढ़ेंगे, आपको जब आती ही नहीं है वो लैंग्वेज, आपके अभी तक एनवायरमेंट में नहीं है वो लैंग्वेज, तो धीरे धीरे आप पहले बोलना सीखेंगे, एरर्स भी करेंगे उसमें, फिर धीरे धीरे उसके बाद आप उसकी लिटरेचर में आएंगे, जब लास्ट में आप उसमें एडवांस हो जाएंगे। तो ये चीजें थी इसकी बेसिक। सेकंड लैंग्वेज सीखने पे आप कुछ चीजें आपके डिपेंड करती है, जैसे कि आप कौन सी एज में जो है सेकंड लैंग्वेज सीखना शुरू कर रहे हैं, क्योंकि आप जितने छोटे होंगे आपको लैंग्वेजेस उतनी ईजिली आ सकती है। वैसे बोला यह जाता है कि 8 ईयर्स तक बच्चा बहुत ही जल्दी लैंग्वेजेस सीख सकता है, कितनी भी लैंग्वेज वो सीख सकता है। लेंथ ऑफ टाइम दैट स्टूडेंट हैज लिव्ड अवे फ्रॉम द होम, कितने दिनों से स्टूडेंट जो है अपने घर से दूर रह रहा है, या घर से दूर रहने का मतलब ये नहीं है कि भी वो लैंग्वेज सीखने के लिए कहीं गया है, नहीं, उसको जहां पे जो लैंग्वेज सीखनी है, मान लीजिए फॉरेन कंट्री में बच्चा चला गया है, उनको वहां की जापानीज सीखनी है, स्पेनिश सीखनी है, फ्रेंच सीखनी है, तो कितने टाइम हो गया है उसे वहां से आए हुए, स्टूडेंट का प्रीवियस एक्सपीरियंस कैसा है एजुकेशन का, स्टूडेंट किस कल्चर से आ रहा है, स्टूडेंट की फर्स्ट लैंग्वेज लिटरेसी कैसी है। अगर मान लीजिए उसे फर्स्ट लैंग्वेज ही अच्छी तरह से नहीं आई है तो वो सेकंड लैंग्वेज को भी धीरे धीरे ही सीख पाएगा, मतलब फर्स्ट लैंग्वेज लिटरेसी कैसी है इस लेवल पे भी डिपेंड करता है। स्टूडेंट का कितना एक्सपोजर है इंग्लिश पे, कि भाई पहले जो है उसके स्कूल में बोली जाती थी, उसके फ्रेंड्स बोलते थे कि कोई बोलता भी था, या उसके लिए बिल्कुल ही स्टार्टिंग हो गई है सेकंड लैंग्वेज सीखने की, उसमें कितनी कैपेबिलिटी है, कितना डिटरमाइन है वो अपने वर्क को अचीव करने के लिए, कितने उसको जो है मोटिवेशन फोर्स मिल रही है, उसके टीचर्स उसके पेरेंट्स कितना बोल रहे हैं कि भाई आप जो है इसको लर्न कीजिए, आपके लिए जो है बेनिफिशियल रहेगी, और कितनी उसके घर पे लैंग्वेज बोली जाती है या उसके फ्रेंड सर्कल में बोली जाती है, इन सब चीजों पे डिपेंड करता है कि वो सेकंड लैंग्वेज को कितनी जल्दी सीख पाएगा। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। देन उसके बाद आ गया है जो प्रोसेस ऑफ एक्विजिशन था, इसमें आपका फर्स्ट लैंग्वेज भी पूछ सकते हैं, सेकंड लैंग्वेज भी पूछ सकते हैं, और लैंग्वेज एक्विजिशन भी पूछ सकते हैं, पूरा प्रोसेस। तो इसमें आप फर्स्ट लैंग्वेज सेकंड लैंग्वेज पूरा लिख के आएंगे तो आपका 16 मार्क्स का ये अच्छा स्कोरिंग हो जाएगा। लेकिन फिर भी अगर ये और ये ऑप्शन में आता है तो आप मल्टीलिंग्विज्म वाला जो है वो क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिएगा, क्योंकि वो ज्यादा स्कोरिंग होगा आपके पेपर के हिसाब से। और वैसे दोनों ही आपके स्कोरिंग हो सकते हैं, लेकिन पॉइंट वाइज से लिखने में हमें ज्यादा मार्क्स मिलते हैं एज कंपेयर टू हम जब पैराग्राफ फॉर्म में लिखते हैं। नेक्स्ट इसमें जो है वो आ गया है लैंग्वेज डाइवर्सिटी, वो 2 बार के क्वेश्चन पेपर में आए हुए 4 मार्क्स के हिसाब से। मैं आपको इसमें बता देती हूँ, थोड़ा सा ब्रीफ में इसलिए दे रही हूँ ताकि कोई भी क्वेश्चन अगर आपके आ जाता है तो दिमाग में रहे एटलीस्ट कि आप सुन के गए थे तो आप अपने आप बना के लिख सकते हैं। डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है, मतलब विभिन्नता, कि भाई हमारी कितनी चीजों में डाइवर्सिटी है। फॉर एग्जाम्पल हमारे बैकग्राउंड अलग होते हैं, हम फूड अलग टाइप का खाते हैं, हमारे कल्चर्स अलग होते हैं, हमारे बिलीफ अलग है, हमारा लाइफ स्टाइल अलग है, हमारी लैंग्वेजेस अलग है। तो लैंग्वेज जो अलग है, लैंग्वेज जो विभिन्न प्रकार की लैंग्वेज बोली जाती है इंडिया में, उसे ही कहा जाता है डाइवर्सिटी, और उसे कहा जाता है लिंग्विज्म, जो कि अलग अलग टाइप की भाषाएं बोली जाती है। ऐसा तो नहीं है फिट फॉर ऑल कि पूरे देश में जो है एक ही भाषा बोली जाती है, नहीं, हर स्टेट की जो है अपनी एक अलग भाषा है और वो उसी भाषा में कंफर्टेबल होते हैं। आपने देखा होगा कि भाई जो उस भाषा को बोलते हैं वो लोग ज्यादा फैमिलियर अपने आप को महसूस करते हैं, और किसी बाहर से किसी बंदे की अगर ट्रांसफर होकर कोई वहां आया है तो वो बड़ा ओड वन आउट हो जाता है उसमें, उसको वो इतनी अच्छी तरह से फैमिलियर नहीं बन पाते, उससे उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाते अपनी सोसाइटी में। तो इसलिए वो ही कही जाती है लिंग्विज्म की भी कितनी डाइवर्सिटी है भाषा में। लैंग्वेज क्या होता है, इज अ रिच पावरफुल व्हीकल ऑफ एक्सप्रेशन क्रिएटिंग अ सेंस ऑफ यूनिटी अमंग द पीपल स्पीकिंग इट। देखिए आप जैसे मैं कोई भाषा बोल रही हूँ, आप अगर सुन रहे हैं तो इट मींस कि आपको समझ आ रही है। आप अपने पेरेंट्स से बात करते हैं तो आपको समझ आती है, आप अपने फ्रेंड्स उनको बनाते हैं जिनकी भाषा आपको अच्छी तरह से समझ आती है, जिनकी बातें आप अच्छी तरह से मतलब रिसीव कर पाते हैं। तो इसलिए हम जो है जिसकी भाषा को अच्छी तरह से फैमिलियर होंगे, सुनेंगे और हमें अच्छा लगेगा कि भाई हाँ हमें ये समझ आ रही है, तो वो जो है वही कहलाई जाती है लैंग्वेज। लैंग्वेज जो है वो एक पावरफुल व्हीकल है एक्सप्रेशंस का, कि आप किस तरह से दूसरे बंदे को अपनी बात समझा रहे हैं। अगर उसको आपकी लैंग्वेज ही समझ नहीं आएगी तो फिर उसका आपका कम्युनिकेशन वहीं पे कट हो जाएगा, क्योंकि आप कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। अब हिंदी जो है वो इंडिया की ऑफिशियल लैंग्वेज है। ये क्वेश्चन कई बार जो है एग्जाम्स में भी आ जाता है कॉम्पिटेटिव में कि नेशनल लैंग्वेज क्या है इंडिया की। नेशनल लैंग्वेज इंडिया की कोई नहीं है, क्योंकि हमारा नेशन जो है वो लैंग्वेज डाइवर्सिटी में है, लैंग्वेज वहां पे अलग अलग बोली जाती है। हिंदी एक ऑफिशियल लैंग्वेज है इंडिया की। देन है लिंग्विज्म। क्या होता है लिंग्विज्म का मतलब वही होता है कि डाइवर्सिटी की, मतलब कितनी जो भाषा आपको समझ आती है आप उस तरह की भाषा बोलते हैं, मतलब एक स्टेट में एक लैंग्वेज होती है तो इसे कहा जाता है लिंग्विज्म, की हर जगह की भाषा अलग अलग होती है। लिंग्विज्म के कॉजेज क्या है, साइकोलॉजिकल कॉज है, जैसे कि अब मान ली वही मैंने जो एग्जाम्पल दिया कि फॉर एग्जाम्पल किसी के यहाँ पर जो है पंजाबी बोली जाती है, किसी के मराठी बोली जाती है, तो दूसरी भाषा वाला बंदा कोई वहां पे आता है तो वो इतनी अच्छी तरह से उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं अपनी सोसाइटी में, क्योंकि वो बहुत फैमिलियर होते हैं अपनी मदर टंग में बोलने के। तो इसलिए साइकोलॉजिकल कॉज वही है कि भाई आप अपनी मदर टंग में ज्यादा वो फिजिबल होंगे बोलने के लिए, इतना दूसरी भाषाओं में नहीं होंगे। इकोनॉमिकल कॉज भी यही होता है कि हमारी जो इंडिया की डाइवर्सिटी है, इतनी इकोनॉमी की वजह से भी जो है डाइवर्सिटी आती है, तो इस वजह से जैसे जॉब लगते हैं पर्सन उस हिसाब से, तो उसमें से भी जो है डाइवर्सिटी आती है लैंग्वेजेस में। देन है पॉलिटिकल कॉज। पॉलिटिकल कॉज में जैसे कि अब पॉलिटिशियन है, वो जब वोट मांगने के लिए कहीं पे भी रैली वगैरह होती है, तो वो जिस स्टेट में उनकी रैली हो रही होती है, जिस शहर में उनकी रैली हो रही होती है, पहले तो वहां की मदर टंग देखते हैं वो कि वहां पर जो है लोग किस भाषा में बात करते हैं, फिर जो उनका प्रत्याशी होता है उसी भाषा में जो बात करने वाला है उसको ही प्रस्तुत किया जाता है, ताकि लोग उसकी बात को अच्छी तरह समझे और वो जो है उससे कनेक्ट कर पाए। देन है सोशल कॉज। सोशल कॉज क्या होता है कि भाई आपको जैसे ये बोल दिया जाए, मान लीजिए कि हिंदी जो है वो इंडिया की नेशनल लैंग्वेज है, तो हिंदी जो है हर जगह अप्लाई होगी, लेकिन हर स्टेट में हिंदी नहीं बोली जाती है। कुछ स्टेट जो है वो इसको नहीं एक्सेप्ट कर पाएंगे कि भाई हिंदी हमारी नेशनल लैंग्वेज होगी, क्योंकि वहां की जो है लोकल लैंग्वेज कुछ और होगी, किसी दूसरे स्टेट की कुछ और होगी। तो ये भी एक डाइवर्सिटी का कारण है कि भाई सोशल कॉज भी, कि भाई हर जगह पे एक भाषा फिट फॉर ऑल वाला नहीं हो सकता सिद्धांत। ज्योग्राफिकल कॉज है कि जैसे कोई बंदा है पहाड़ में रहता है, पहाड़ी भाषा बोलते हैं, कोई प्लेन में रहता है, कोई जो है समुद्र के तट पर रहता है, मतलब अलग अलग जगह पर जो लोग रहते हैं उनकी अलग अलग भाषा होगी, तो ये भी एक लैंग्वेजिज्म का कॉज हो गया है। हिस्टोरिकल कॉज हमारे जैसे
जैसे जो हमारे इतिहास में आपने पढ़ा होगा हिस्ट्री में कि भाई इतने लोगों ने हमारे इंडिया पे शासन किया है, वो अलग अलग भाषा लेके आए थे, तो इस कारण से भी वहां के पर्टिकुलर जिस जगह पे उन्होंने राज किया था उस जगह की भाषाएं जो है, इसलिए डाइवर्सिटी है उसमें। अब ये क्वेश्चन है इसमें, हाउ डाइवर्सिटी अफेक्ट दी क्लासरूम। अगर ये 8 मार्क्स में आते हैं, 16 मार्क्स में आता है, मैंने आपको उस हिसाब का क्वेश्चन बता दिया है कि आप पहले जो है लैंग्वेज की डेफिनेशन लिखेंगे, फिर लिंग्विज्म क्या होता है, जो कि लैंग्वेज डाइवर्सिटी होती है उसकी लिखेंगे, फिर आप बताएंगे कि हिंदी क्या होती है, लिंग्विज्म क्या होता है, फिर लिंग्विज्म की कोज क्या है, फिर उसके बाद बताएंगे कि क्लासरूम को कैसे अफेक्ट करती है डाइवर्सिटी। देखिए क्लासरूम में क्या है, हेल्पिंग चिल्ड्रन डेवलप एज सेंस ऑफ आइडेंटिटी, कि भाई हर पर्सन की, हर बंदे की जो है एक आइडेंटिटी होती है कि भाई हमारा कल्चर ये है, हमारी लैंग्वेज ये है, तो एक तरह की आइडेंटिटी हर पर्सन की होती है कि भाई हम, मैं एक इंडिविजुअल हूं। देन है स्पीकिंग देयर लैंग्वेज, हर बच्चा अपनी मदर टंग में बोलने में बहुत ही कंफर्टेबल होता है, और अगर उसको सुनाई भी वही दे क्लासरूम में, उसके फ्रेंड्स भी उसी एनवायरमेंट के बने, तो फिर वो बड़ा ही हैप्पी होता है, उसको सिंपल स्टेप्स में वो चीज समझ आ जाती है। लेकिन क्लासरूम ही एक वो जगह है जहां पे लिंग्विज्म अफेक्ट होता है, मतलब जहां पे लैंग्वेज जो है डाइवर्सिटी है, क्योंकि हर बच्चा अलग बैकग्राउंड से आया है, हर बच्चा जो है अलग स्टेट से होगा, तो इस तरह से जो है, मान लीजिए एक ही स्टेट में आप स्कूल में पढ़ रहे हैं, लेकिन हो सकता है किसी के फादर की कहीं पे ट्रांसफर होकर आई हो, या कोई जो है अपने मतलब कहीं से भी आए हो, तो मतलब वहां पे डाइवर्सिटी मिलती है आपको क्लासरूम में, अलग अलग जगह के बच्चे आपको वहां पे देखने को मिलते हैं। देन है मैनी लैंग्वेज मैनी कल्चर, अब जो है जितनी लैंग्वेज होगी उतने ही आपको कल्चर देखने को मिलेंगे, तो इससे क्या होता है, बच्चों की लर्निंग भी बढ़ती है। जैसे आपके क्लासमेट्स में मतलब कोई बच्चा है जो कि तमिल बोल लेता है, कोई बच्चा है जो मराठी बोल लेता है, कोई बच्चा है जो पंजाबी बोलता है, कोई बच्चा है जो इंग्लिश फ्लुएंटली बोलता है, तो इस तरह से क्या है, डाइवर्सिटी बढ़ती है कि हमारी लैंग्वेज में इसको ये बोला जाता है, तो इस तरह से बच्चे को सीखने को मिलता है और उनका कल्चर सीखने को मिलता है, जैसे उनके फेस्टिवल्स क्या होते हैं, उनके फूड क्या होते हैं, ये चीजें भी सीखने को मिलती हैं। कनेक्ट विद किड्स एंड पेरेंट्स ऑफ डिफरेंट कल्चर, ये वही है कि गुड रिलेशनशिप बनता है, फिर आप दूसरे के कल्चर को समझ पाते हैं, कि आप जब दूसरे कल्चर के पर्सन से मिलते हैं, उनके पेरेंट्स से मिलते हैं, तो फिर आपको उनका कल्चर भी समझ आता है, उनकी डाइवर्सिटी भी दिखती है कि भी हाँ, उनके खाने में कितनी अलग अलग तरह की चीजें, कुछ अच्छी भी लग सकती हैं आपको और कुछ उनके बारे में समझ आता है, तो एक गुड रिलेशनशिप बनाता है। आस्क ओपन एंडेड क्वेश्चंस, आप किसी भी तरह के जो है क्वेश्चंस अपने टीचर से प्लान पूछ सकते हैं। एडिक्वेट टाइम चाहिए इस तरह के प्रोसेस को करने के लिए, क्योंकि क्लासरूम में आप जब ये एक्टिविटी करेंगे, जैसे आप मान लीजिए कि हर तरह के फेस्टिवल, असम में कौन सा फेस्टिवल मनाया जाता है, हरियाणा में कौन सा मनाया जाता है, पंजाब में कौन सा मनाया जाता है, ये टीचर बताती हैं, उनमें खाना क्या बनाया जाता है, तो इस चीज में टाइम लगता है कि अगर हर किसी की जो चीजों को समझने में, तो ये है इसके आपके कि क्लासरूम में कौन डाइवर्सिटी कैसे अफेक्ट करती है। हम आ गए हैं थर्ड चैप्टर पे, लैंग्वेज डिस्कोर्स इन द क्लासरूम। इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपका क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ क्वेश्चनिंग इन क्लासरूम, टाइप ऑफ क्वेश्चंस। ये आपका क्वेश्चन जो है 16 मार्क्स में 3 बार आया हुआ है लास्ट 5 ईयर के क्वेश्चन में, और एक बार 4 मार्क्स में भी आया हुआ है। क्वेश्चनिंग क्या होती है, डिस्कसिंग मेथड इन क्लासरूम। देन है लर्निंग लैंग्वेज और क्लास चाइल्ड लर्न सेकेंडरी लैंग्वेज। अब हमें पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा है चाइल्ड एक्विजिशन, लर्निंग मतलब लैंग्वेज एक्विजिशन पढ़ा है लास्ट चैप्टर में हमने, और यहाँ पर हम पढ़ेंगे लर्निंग। एक्विजिशन और लर्निंग में क्या फर्क होता है, एक्विजिशन का मतलब होता है जो नेचुरली आपको मिल रही है, जैसे कि एक छोटे बच्चे को नेचुरली अपनी मदर टंग जो है वो सुनता है और सीखता है, उसमें कोई उसका टीचर नहीं है, कोई उसको जो है सिखाया नहीं जा रहा है, कोई भी चीज वो देख देख के सीख रहा है उस चीज को, मतलब अडॉप्ट करता जा रहा है अपने एनवायरमेंट से। और लर्निंग का मतलब क्या होता है, जिसके लिए आप पर्टिकुलर कोई कोर्स करते हैं, जिसमें आप पर्टिकुलरली कोई ट्यूशंस लगा रहे हैं कि भाई उस लैंग्वेज को आपको सीखना है, चाहे ऑनलाइन सीख रहे हैं ऑफलाइन सीख रहे हैं, तो वो होती है लर्निंग, कि आप उसको लर्न कर रहे हैं, आप किसी से सीखकर उसको जो है याद कर रहे हैं, अपने बिहेवियर में लेके आ रहे हैं। और एक्विजिशन का मतलब होता है जो नेचुरली आपके अंदर आती जा रही है, तो इसको आप खुद बना के लिख सकते हैं। लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन, और इसमें है सेकंड लैंग्वेज लर्निंग। इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, यहाँ पे एक्विजिशन और लर्निंग का डिफरेंस दे रखा है। एक्विजिशन होता है जो नेचुरली आपको मिलता है, जिसको आप ग्रेजुअली जो है डेवलप करते जाते हैं अपने अंदर, मतलब नेचुरली कम्युनिकेशन से। और लर्निंग होती है पर्टिकुलरली आप उसको जो है सीख रहे हैं, उस चीज को याद कर रहे हैं। तो इसमें कुछ मेथड्स हैं, इसमें भी क्या है, प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है। आपको ऑडियो से आप सीख सकते हैं, आप किससे ट्यूशन लगा के सीख सकते हैं, आप ग्रामर आपको सीखनी पड़ेगी। पहले आप क्या करेंगे, अपनी मदर टंग जो है उसमें उस चीज को ट्रांसलेट करेंगे। अब जैसे इंग्लिश आपने सीखनी है, लर्न करनी है इंग्लिश को, तो आप क्या करेंगे, पहले उसको हिंदी में आप ट्रांसलेट करते हैं, फिर आप उसको हिंदी में ही इंग्लिश में ट्रांसलेट करके फिर इंग्लिश में बोलते हैं। यही होता है ना हमारा, क्योंकि हम उसको हमारी फर्स्ट लैंग्वेज जो है हिंदी है, तो अगर हम जो है इंग्लिश हमारी फर्स्ट लैंग्वेज हुई, तो हम इंग्लिश में उस चीज को सोचेंगे, फिर ट्रांसलेट करेंगे और फिर उस पर्टिकुलर लैंग्वेज में बोलेंगे जो हम सीख रहे हैं। तो ये होता है कि ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, कि भाई आप उसको ट्रांसलेट करेंगे फिर आप उसको बोलेंगे। तो ये होता है, इसमें आपको प्रॉपर ग्रामेटिकली सीखनी पड़ती है, उसे कहा जाता है लर्निंग, कि आपको जो है बिल्कुल एक्यूरेट आप उस चीज को सीख रहे हैं। ये हो गया आपका, इसमें भी मोटिवेशन आपकी जरूरत पड़ती है, ये आप खुद बना के लिख सकते हैं। इस क्वेश्चन को इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये एक बार के पेपर में आया हुआ है 8 मार्क्स में ये। देन है रोल ऑफ क्वेश्चनिंग एंड डिस्कशन इन द क्लासरूम, ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अब अभी हम स्टार्ट करते हैं रोल ऑफ क्वेश्चनिंग एंड डिस्कशन इन द क्लासरूम। सबसे पहले मीनिंग ऑफ क्वेश्चनिंग क्या होता है, देखिए इट इज अ मेजर फॉर्म ऑफ ह्यूमन थॉट एंड इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। फॉर एग्जांपल, आप किसी के भी घर जाते हैं, किसी फ्रेंड से मिलते हैं, सबसे पहले आप क्या करते हैं, हाउ आर यू, आप कहाँ थे इतने दिन, कुछ भी है वो आप क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं उससे। तो वो क्या होता है, आपकी इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन को जो है स्ट्रॉन्ग बनाता है। आप किसी से दूसरे बंदे से बात तभी कर पाते हैं जब आप उनसे कुछ क्वेश्चन में स्टार्ट करते हैं, आप उनको कुछ चीज पूछते हैं कि भाई आप कैसे हैं, आपकी मदर कैसी हैं, आप कहाँ थे, आप एब्सेंट क्यों थे, कुछ भी चीज है तो वो आप क्वेश्चनिंग से स्टार्ट करते हैं। तो सीरीज ऑफ क्वेश्चंस हमें किस चीज में हेल्प करती है, हमें कोई भी इशू, मतलब मान लीजिए कोई इशू हो गया है तो उसको रिजोल्व करने में होती है, हमें कोई आइडिया चाहिए, हमें कोई जो है कुछ वर्क कंप्लीट करना है, कुछ भी इंटेरोगेट करना है, कुछ भी चीजें हैं वो सारी किस चीज से होती है, क्वेश्चन से होती हैं। क्वेश्चंस आपके डिफरेंट टाइप के होते हैं। इंपॉर्टेंस क्या है क्वेश्चन की, जो लर्नर होते हैं, मींस जो स्टूडेंट है वो क्या होते हैं, बाय नेचर है क्वेश्चनर होते हैं, क्योंकि अगर वो क्वेश्चंस नहीं करेंगे तो वो सीखेंगे नहीं। फॉर एग्जांपल, टीचर कोई टॉपिक करवा रही है, उसमें बच्चे को अगर कुछ समझ नहीं आया या उसका फोकस वीक हो गया या वो लिख नहीं पाया है, तो वो टीचर से क्वेश्चन करेगा कि प्लीज रिपीट मैम, या ये इस तरह से क्यों होता है, या अपनी मदर से जाके उस टॉपिक के बारे में क्वेश्चन करेगा कि मैम ने आज ये पढ़ाया था, मम्मा ऐसे क्यों होता है, आप तो ऐसे बोलते हैं,
कुछ भी चीज है, बच्चा उस चीज को क्वेश्चन कर करके, क्योंकि बच्चे को जितनी उसकी एज धीरे धीरे बढ़ती है ना, उतने ही उसके मन में क्वेश्चन आते रहते हैं कि भाई ये चीज ऐसे क्यों होती है, इसमें ऐसा क्यों है, क्यूरियोसिटी रहती है बच्चों में। तो इसलिए क्वेश्चन जो है, क्वेश्चनरीज जो है बच्चों के लिए बाय नेचर उनके अंदर होती हैं, क्योंकि वो उसमें, और लर्नर्स के लिए वो कैसे हेल्पफुल है, इंपॉर्टेंस क्या है क्वेश्चनिंग की, क्योंकि उससे उनके जो है सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो जाते हैं, उनके फैक्ट्स क्लियर हो जाते हैं, और वो जो है वो उसके डीप कॉन्सेप्ट तक समझ पाते हैं कि भाई हाँ, अगर मैम ने ऐसा कहा था, इन्होंने अब इस तरह का रीजन दिया इसमें, तो ये चीज ऐसे होती होगी। तो वो कहते हैं आप प्रैक्टिकली भी नहीं करते किसी चीज को, लेकिन क्वेश्चंस अगर आप पूछते हैं और वो आंसर देता है अगला पर्सन, तो एक इंटरेक्टिव क्लासरूम में क्या होता है, वो चीज आपको अच्छे से समझ आती है, मतलब आपकी नॉलेज उस चीज में बढ़ती है। देन उसके बाद आप इसकी डेफिनेशन लिख देंगे अकॉर्डिंग टू नेल पोस्टमैन। इसमें आप लिखेंगे ऑल अवर नॉलेज रिजल्ट्स फ्रॉम द क्वेश्चंस। हमारी जो जितनी भी नॉलेज होती है वो क्वेश्चन से ही स्टार्ट होती है, विच इज अनदर वे ऑफ सेइंग दैट क्वेश्चनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंटेलेक्चुअल टूल, एज अ इंटेलेक्चुअल टूल। भाई क्वेश्चनिंग जो है उससे ही आपकी मेंटल थिंकिंग, आप क्रिएटिव बनते हैं, क्वेश्चनिंग के द्वारा ही बनते हैं। मान लीजिए टीचर ने आपको जो है ड्राइंग करने के लिए कह दिया, आपके सामने दिखा दी ये ड्राइंग आपको बनानी है, बच्चे उसमें जो है कितने सारे क्वेश्चन पूछेंगे, मैम ये शेडिंग से करना है, मैम ये कलर कौन से यूज करना है, ऑयल पेस्टल करना है, पेंटिंग कलर से करना है, मैम इसको हम मर्ज कर सकते हैं क्या, मैम इसका साइज कितना लेना है। तो उस एक पर्टिकुलर चीज में ही बच्चे क्वेश्चन पूछेंगे, तभी जो है वो क्लियरली बना पाएंगे, नहीं तो उसे अगर कितना भी सेम बनाने की कोशिश करें वो परफेक्ट नहीं बन सकते। तो क्वेश्चंस जो होते हैं वो हमारे डाउट्स को क्लियर कर देते हैं और हमारी थिंकिंग लेवल को जो है इंक्रीज करते हैं। अब टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस के आगे हैं, सबसे पहले आपका आता है ओपन क्वेश्चंस। ओपन क्वेश्चंस कौन से होते हैं, जिसमें जो है इंटरेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, मतलब टू वे क्वेश्चन होते हैं। ये आप क्वेश्चन पूछ भी रहे हैं, दूसरा बंदा आंसर कर रहा है, फिर आप दोबारा से क्वेश्चन पूछ रहे हैं या आप खुद भी आंसर कर रहे हैं उसमें, तो इस तरह के क्वेश्चन को कहा जाता है आपका ओपन क्वेश्चन। इसमें क्या होता है, बाय क्वेश्चनिंग आस्किंग समवन टू एक्सप्लेन व्हाट हैपेंड एट अ सिचुएशन, की भी उस सिचुएशन में क्या हुआ था, कैसे हुआ था, या किसी की हिस्ट्री पूछ रहे हैं, कोई एक्सप्लेनेशन पूछ रहे हैं। तो ये जो टाइप के क्वेश्चन होते हैं ये टू वे कन्वर्सेशन होती है। जैसे व्हाट हैपेंड एट द कॉन्फ्रेंस टुडे, कि भी आज मैं वहां नहीं था, आप मतलब क्या हुआ वहां पर, या फिर आप प्रेजेंट इंसिडेंट जो ये हुआ है हमारी कॉलोनी में हुआ है, सोसाइटी में हुआ है, नेशन में हुआ है, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं। तो इस तरह की कन्वर्सेशन, ओपन कन्वर्सेशन जो जनरली फैमिलीज में होती है, क्लासरूम में होती है, कि भाई किसी भी टॉपिक के ऊपर। क्लोज क्वेश्चन कौन से होते हैं, ये जैसे कि आपके मतलब टीचर आपसे पूछ सकती है, इस क्लोज क्वेश्चन होते हैं जो कि वन वे क्वेश्चन है, कि आपसे पूछा गया, आपको सिर्फ यस एंड नो में उसका आंसर देना, मतलब शॉर्ट आंसर होता है और ये एंड हो जाता है किसी भी कन्वर्सेशन का। आप कुछ भी एक डिबेट चल रहा है, एक टॉपिक या कुछ भी कन्वर्सेशन आपके बीच में चल रही है, आप अगर क्लोज क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि भाई आपको क्या लगता है इसके बारे में, मतलब या फिर आपको भी ये चीज अच्छी लगती है, वो अगर नो बोल देते हैं तो वही कन्वर्सेशन एंड हो जाती है। तो ये है कि आपकी कन्वर्सेशन वहीं पे एंड हो जाएगी जहां आप क्लोज क्वेश्चन पूछते हैं। तो इसमें जो है जनरली बंदा जो है यस एंड नो में ही आंसर देता है। जैसे डू वी एग्री ऑन दिस डिसीजन, क्या हम एग्री हैं, विल आई गेट द रिस्पांस बाय टुमारो, क्या मुझे आपका रिज्यूम या कोई भी रिस्पांस है वो कल तक मिल सकता है। तो इसमें यस एंड नो के आंसर होते हैं जो क्लोज क्वेश्चन होते हैं। देन है फनल क्वेश्चन। फनल क्वेश्चन क्या होता है, स्टूडेंट्स आपने अपनी लैब में देखी होगी, फनल क्या होती है, कुपी टाइप में होती है, जिसमें ऊपर जो होता है इसका वाइड माउथ होता है, नीचे जाती जाती है नैरो हो जाती है। तो इस तरह के क्वेश्चन क्या होते हैं कि जनरल क्वेश्चनिंग से स्टार्ट होती है, कोई भी सिचुएशन है, फिर धीरे धीरे आती आती वो कंक्लूजन तक पहुंचती है, और धीरे धीरे आते आते उसके क्वेश्चन जो है वो थोड़े ईजी और मतलब थोड़े से ऐसे होने लग जाते हैं। जैसे स्टार्टिंग में कोई बंदा, और ये ज्यादातर कौन यूज करते हैं, जैसे रिसर्चर हैं या डिटेक्टिव्स हैं, इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं किसी चीज को, तो वो जनरली इन क्वेश्चन को यूज करते हैं। जैसे फर्स्ट उन्होंने क्वेश्चन स्टार्ट किए, व्हेन वाज द कॉल मेड, व्हाट वाज द रिस्पांस, इस टाइप के क्वेश्चन स्टार्ट किए, और लास्ट तक आते आते जो है वो जब उन्हें थोड़े से क्लूज मिलने लग जाते हैं और उनको लगता है कि हमारी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने वाली है, तब वो थोड़े से इसमें आ जाते हैं, व्हाट वाज योर कॉल अबाउट, और क्या नेम था उनका, या कुछ भी चीज है, लास्ट तक आते आते जो है वो नैरो हो जाते हैं क्वेश्चन और उनका कंक्लूजन निकल जाता है। तो इन्हें कहा जाता है फनल क्वेश्चन, जो ज्यादातर जो है किसी भी केस को इन्वेस्टिगेट करने के काम आते हैं। प्रोबिंग क्वेश्चन क्या होते हैं, प्रोबिंग क्वेश्चन होते हैं मतलब कि एक तरह के आपके डाउट्स हैं उनको क्लियर कर देते हैं, ये प्रोबिंग क्वेश्चन कहलाते हैं। कि भाई आप कोई इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं, किसी चीज को गहराई से समझ रहे हैं, तो उसे कहा जाता है प्रोबिंग क्वेश्चन। इसमें कौन से क्वेश्चन होते हैं आपके, जैसे कि व्हाट डू यू नीड दीज डेटा बाय, मतलब कोई भी, अगर मान लीजिए किसी फ्रेंड में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है या किसी तरह का कोई डाउट है उन्हें, या किसी तीसरे ने कुछ बोल दिया है, तो वो क्लियर किससे करेंगे, प्रोबिंग क्वेश्चन से या ट्रिगर क्वेश्चन से क्लियर करेंगे। प्रॉबिंग क्वेश्चन में आपको समझ आएगा कि भाई कोई भी डाउट क्लियर करने के लिए, मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करने के लिए, फॉर एग्जांपल बच्चा घर में मदर को कुछ बताता है इस डर से कि भाई डॉक्टर के पास ना ले जाए, मदर उसे डॉक्टर के पास ले जाती है, तो बच्चा वहां पे जाके मैनिपुलेशन करनी स्टार्ट कर देता है कि भाई नहीं मुझे यहाँ दर्द नहीं है, नहीं अब ठीक है, या कुछ भी है, वो डरता है कि डॉक्टर कभी उसके इंजेक्शन ना लगा दे। तो डॉक्टर इस तरह के उसे प्रॉबिंग क्वेश्चन करेगा कि वो तुरंत जो है वो आंसर दे देगा उस टाइप के, कि मतलब इस टाइप के क्वेश्चन डॉक्टर उनसे पूछेगा। तो वो है कि डाउट क्लियर करने के लिए वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भी कोई डाउट ना रहे कि बच्चा जो है मैनिपुलेशन तो नहीं कर रहा है। तो इसी तरह से जैसे कि आप कहीं गए हैं और पर्टिकुलरली आपको कोई प्रोडक्ट लेना है, बार बार वो बंदा प्रोडक्ट दिखा रहा है, जैसे प्रेस लेनी है आपको या कोई मिक्सी लेनी है, लेकिन आपको पसंद नहीं आ रहा है, लास्ट में वो आपसे प्रॉबिंग क्वेश्चन करेगा कि भाई मैम आपको कौन सा प्रोडक्ट चाहिए और आपको किस यूज के लिए चाहिए और कहां पर रखना है, हर चीज वो आपसे पूछ लेगा ताकि आप एग्जैक्ट वैसा चीज बता पाए और वो एग्जैक्ट आपको वो चीज दे पाए। लीडिंग क्वेश्चंस और रिफ्लेक्टिव क्वेश्चंस कौन से होते हैं, लीडिंग क्वेश्चंस वो होते हैं जिसमें कि पर्सन जो है जिससे बात कर रहा है उनको एक तरह की चॉइस दे देता है कि मतलब उन्हें भी पता है ये चीज मैम पूछ रही है येस और नो और हम इसका क्या आंसर दे रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल टीचर को ये पता है कि बच्चे कल छुट्टी पे थे लेकिन वो कल कहीं पे जो है बीमार नहीं थे, वो अपना कोई गेम खेलने गए थे या कोई मैच देखने बाहर गए थे, और बच्चों को भी ये चीज पता है कि टीचर को ये इन्फॉर्मेशन पता लग चुकी है, तो टीचर नेक्स्ट डे उनसे जो क्वेश्चन पूछती है वो कहलाते हैं लीडिंग एंड रिफ्लेक्टिव क्वेश्चंस, कि भी उनसे जो है इन्फॉर्मेशन निकलवा रही है टीचर उन्हें चॉइस देकर कि भाई आप सच बोलेंगे या झूठ बोलेंगे, मतलब इसमें जो है वो कोई मैनिपुलेशन नहीं चलती है, तो ये कहलाते हैं आपके लीडिंग क्वेश्चंस। देन है आपके रिटोरिकल क्वेश्चंस। रिटोरिकल क्वेश्चंस वो होते हैं टू कीप पीपल एंड ऑडियंस एंगेज, जिसमें कि आपको जो है
इसमें क्या है, लोग जैसे कोई मान लीजिए सेमिनार चल रहा है, कोई ट्रेनिंग चल रही है या किसी तरह की कोई एग्जीबिशन लगी हुई है, तो उसमें क्या है लोगों को सोचने का मौका मिलता है, लोग जो है क्रिएटिव होते हैं और अपने आइडियाज लेके आते हैं आगे। फॉर एग्जांपल कोई आपसे पूछ रहा है, जो रिटोरिकल क्वेश्चन होते हैं कि भाई क्या ये चीज वर्क करेगी परफेक्टली, क्या ये वाला प्रोडक्ट आपके लिए ठीक है, क्या ये ऑफर्स फैंटास्टिक है, क्या ये क्रीम का जो इंग्रेडिएंट्स है वो परफेक्ट है, तो इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं वो रिटोरिकल क्वेश्चन होते हैं कि अपनी पीपल्स को, अपनी ऑडियंस को जो है एंगेज रखना, मतलब कि उनको बोर नहीं होने देना, उनको भी क्रिएटिव तरीके से सोचने पे मजबूर करना। इस तरह के क्वेश्चन आप बीच बीच में पूछेंगे तो उसे रिटोरिकल क्वेश्चन कहा जाता है। देन है क्लैरिफाइंग क्वेश्चन। क्लैरिफाइंग क्वेश्चन है कि बिल्कुल सटीक आंसर दे देना यस और नो में। जैसे फॉर एग्जांपल कोई आपसे पूछता है, कोई फॉर्म फिल कर रहा है, ये आपका नेम है, ये ठीक है, क्या आपकी नेशनलिटी इंडियन है, क्या आपका नंबर फोन नंबर ये है, मतलब इस तरह के क्वेश्चन पूछता है जो यस एंड नो वाले हैं कि भाई जस्ट टू कंफर्म, भी कंफर्म करने के लिए वो आपको रिपीट कर रहा है उस क्वेश्चन को, दैट इज क्लैरिफाइंग क्वेश्चन, कि भी क्लियर कर रहा है वो अपने प्रोडक्ट को कि आपका ब्लड ग्रुप ये है, तो ये होते हैं क्लैरिफाइंग क्वेश्चंस। देन उसके बाद आते हैं इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। एडवांटेजेस क्या है इसकी? एडवांटेजेस ये है कि ये जो है एक टीचिंग, हर टीचिंग सिचुएशन में आपका यूज हो सकता है, चाहे आप बच्चों को कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, चाहे आप मतलब सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, स्पोर्ट्स पढ़ा रहे हैं, स्पोर्ट्स करवा रहे हैं, कुछ भी करवा रहे हैं ना, तो हर चीज में आपका यूज हो सकता है। तो मतलब इट इज यूज्ड इन ऑल टीचिंग सिचुएशन। ये जो है आपके एक्सप्रेशंस को, कि भी आप कैसे एक्सप्रेस करना चाहते हैं, उस चीज को डेवलप करता है, क्योंकि बच्चे जितने क्वेश्चन पूछेंगे उनकी हेजिटेशन दूर होगी, उनमें कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा और उनकी जो है क्रिएटिव थिंकिंग बनेगी कि भी हाँ मैंने टीचर से क्वेश्चन पूछा था, उन्होंने मुझे आंसर दिया, तो उनकी थिंकिंग पावर इंक्रीज होगी। पर्सनल डिफिकल्टी जो है वो खत्म हो जाएगी इसमें, कि बच्चे को अगर इस चीज में, इस सब्जेक्ट में पर्टिकुलर में डिफिकल्टी आ रही थी या वो क्वेश्चन पूछने में हेजिटेट कर रहा था, तो जब वो क्वेश्चन आंसर मेथड से टीचर पढ़ाती है और बच्चे जो है वो इंटरेक्टिव क्लासरूम बनता है, तो उनको जो है पॉजिटिव एनवायरमेंट मिलता है और बच्चा यहाँ पे जो है अपनी हेजिटेशन भूलकर क्वेश्चन आंसर में जो है इन्वॉल्व होता है, उनको जो है पार्टिसिपेट करता है, तो इसमें बच्चों का पार्टिसिपेशन भी बढ़ता है। देन है डिसएडवांटेजेस। डिसएडवांटेज में यही है कि जो ये टाइम कंज्यूमिंग है, टीचर पहले क्वेश्चन आंसर राउंड बनाएगी, लेकिन उसके बाद में जो है डेमोस्ट्रेशन मेथड तो देना ही होता है कि भी कुछ भी समझाने के लिए तो आपको समझाना ही है, थ्योरी तो आपको समझानी ही पड़ती है, प्रैक्टिकली आपको दिखाना ही पड़ता है। क्वेश्चन आंसर में ये है कि थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है कि भी आपको अपना सिलेबस भी कंप्लीट करवाना है, फिर आप क्वेश्चन आंसर मेथड भी करवा रहे हैं बच्चों को, तो ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। लॉट्स ऑफ स्किल चाहिए, क्योंकि टीचर को जो है प्रॉपर क्वेश्चन आंसर मेथड्स के लिए क्वेश्चन आंसर बनाने पड़ते हैं, उस टाइप की जो है उनको टाइम भी चाहिए और उस टाइप की उनकी स्किल्स भी होने चाहिए। इससे जो होता है कई बार स्टूडेंट जो है हेजिटेट हो जाता है, कई बार क्वेश्चन टीचर पूछती है उनसे, जब स्टूडेंट क्वेश्चन पूछता है, इसमें यह है कि स्टूडेंट जब क्वेश्चन पूछता है तो उसकी हेजिटेशन दूर होती है और इंटरेक्टिव क्लासरूम बनता है। इसमें यह आया है इसके डिसएडवांटेज में कि बार बार अगर टीचर किसी ऐसे बच्चे से क्वेश्चन पूछ रही है जो थोड़ा सा कॉन्शियस रहता है बहुत ज्यादा और हेजिटेट करता है, तो उस बच्चे की हेजिटेशन बढ़ सकती है, उसका स्ट्रेस लेवल बढ़ सकता है, और वो अगर मान लीजिए बार बार आंसर नहीं दे पाता है या कुछ भी नहीं जवाब दे पाता है, तो खुद में ही जो है वो इंफीरियर फील करता है। तो ये थे इसके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। अभी हम 4th चैप्टर पे आ गए हैं। ये आपका 3 चैप्टर्स जो है इसमें स्टार्टिंग में वो आपका यूनिट 1 है, देन ये यूनिट 2 है। यूनिट 2 और यूनिट 1 से ही आपके क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें आपको ऑप्शंस मिलते हैं, चैप्टर वाइज आपके क्वेश्चंस नहीं आते हैं। हर चैप्टर को यहाँ पे इंक्लूड किया भी जाता है, और कई बार जो है 6 चैप्टर में से थोड़े कम क्वेश्चंस देखने को मिले हैं मुझे, जो 5 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर है, लेकिन बाकी चैप्टर जैसे फर्स्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका, सेकंड इंपॉर्टेंट है आपका, देन 5th एंड 4th आपका बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है, तो ये क्वेश्चन आपको कॉमन देखने को मिल जाते हैं पेपर में से। 6th एंड 3rd थोड़ा कम आता है, लेकिन 3rd में से भी ज्यादातर जो है वो क्वेश्चनिंग के बारे में पूछा जाता है, जो मैं आपको डिटेल में करवा चुकी हूं। तो अभी हम आ गए हैं 4th चैप्टर पे। 4th चैप्टर में से आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ये सारे हैं, मैं आपको साथ के साथ बताती हुई चलूंगी। तो इसका नेम ही है लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल्स। ये आपके एसेंशियल कम्युनिकेटिव स्किल्स हैं, जो आपके 4 कम्युनिकेटिव स्किल्स होते हैं, रीडिंग, स्पीकिंग, राइटिंग एंड लिसनिंग। तो ये आप सबसे पहले हम 2 करेंगे, लिसनिंग एंड स्पीकिंग। तो इसमें ये जो क्वेश्चंस आपके आए हुए हैं 16 मार्क्स में 2 बार आए हुए हैं, स्टेप्स इन्वॉल्वड इन डेवलपमेंट ऑफ लिसनिंग स्किल्स, और 4 मार्क्स में भी एक बार आया हुआ है, एंड लिंकेज बिटवीन, ये तो अगले चैप्टर का हो गया। देन लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल हाउ टू डेवलप, और नीड एंड ऑब्जेक्टिव क्या है इसके, ये क्वेश्चंस आपके 16 मार्क्स में आए हुए हैं। तो अब हम ये देखते हैं। सबसे पहले हम लिसनिंग स्किल सीखते हैं। लिसनिंग स्किल क्या है? लिसनिंग स्किल इज अ लैंग्वेज स्किल, और इसमें जो है आपका एक्टिव इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है। फॉर एग्जांपल आपको जो सेंडर है वो कुछ इन्फॉर्मेशन बता रहे हैं, आप जब भी रिसीव कर पाएंगे वो इन्फॉर्मेशन जब आपकी लिसनिंग स्किल्स अच्छी होंगी, जब आप उन्हें अच्छी तरह से सुनेंगे। देखिए 2 तरह की लिसनिंग स्किल्स होती हैं। एक तो हम जो है कुछ काम करते हुए किसी को सुनते रहते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं कुछ रिटर्न में वर्क कर रही हूँ, अपनी प्रैक्टिकल फाइल बना रही हूँ या नोटबुक चेक कर रही हूँ और अपने जो है बच्चों की बात सुनती जा रही हूँ या अपने जो है घर वालों की बात सुनती जा रही हूँ, वो होती है लिसनिंग, की भी आप उसको डायरेक्ट नहीं लिसन कर रहे हैं। एक होती है जब आप टीवी देख रहे हैं या फिर आप जो है किसी से कन्वर्सेशन कर रहे हैं, तो उसमें आपकी डायरेक्ट लिसनिंग होती है। तो ये 2 टाइप की लिसनिंग होती है। तो लिसनिंग आपकी जितनी अच्छी होगी उतने ही आप मैसेज को अच्छी तरह से रिसीव कर पाएंगे और सुन पाएंगे और मतलब उस चीज को समझ पाएंगे। तभी तो आपको, अगर आपकी लिसनिंग अच्छी होगी तभी तो आपको टीचर जो समझाएगी वो समझ आएगा। जो मैं अब समझा रही हूँ, अगर आप इस वीडियो को अच्छी तरह से देखेंगे, अगर इसके साथ आप कुछ काम करते रहेंगे और ये वीडियो चल रही है तो आपको अच्छे समझ नहीं आएगा, लेकिन अगर आप अपनी बुक लेके बैठे हैं और आप इसको लाइन टू लाइन जैसे मैं समझा रही हूँ तो आप समझेंगे, तो आप इसको बहुत ही अच्छी तरह से लिख सकते हैं पेपर में। तो लिसनिंग आपको समझ आ गई। लिसनिंग होता है कि हम कितनी अच्छी तरह से किसी चीज को सुन रहे हैं, कितनी अच्छी तरह से उस पर रिस्पॉन्ड कर रहे हैं और कितनी अच्छी तरह से वो चीज हमें समझ आ रही है, अंडरस्टैंड हो रही है। इसके प्रोसेस आ जाते हैं। इसका फर्स्ट प्रोसेस है हियरिंग। हियरिंग इसका जस्ट एक फर्स्ट प्रोसेस है। कई लोग कहते हैं लिसनिंग का मतलब है हियरिंग, ऐसा नहीं है। पहले आप हियर करते हैं किसी चीज को, कि मतलब आपके साउंड वेव आ रही है आपके ईयर में, आप उस चीज को सुन रहे हैं। सेकंड है अंडरस्टैंडिंग। अभी आपने सिर्फ सुनी है वो चीजें। अगर मान लीजिए सुनना तो आप किसी और भाषा में भी सुन सकते हैं, किसी चीज को हम तमिल में सुन रहे हैं, मराठी में सुन रहे हैं, किसी भी भाषा में मान लीजिए सुन रहे हैं और आप अवेयर नहीं है मान लीजिए उस भाषा के बारे में, तो आपको कैसे समझ आएगी? फिर क्या लिसनिंग स्किल्स आप डेवलप करेंगे उससे? आप सिर्फ उसे सुन रहे हैं ना, तो इसलिए हियरिंग इज नॉट अ लिसनिंग स्किल, हियरिंग इज अ पार्ट ऑफ लिसनिंग स्किल। ठीक है, तो हियरिंग जो है फर्स्ट होता है कि आपको कोई साउंड वेव्स आ रही है आपके ईयर में, आपकी कोई आवाज पड़
रही है, आपको चीजें मतलब अटेंशन से आप उस चीज को इफेक्टिवली सुन रहे हैं। देन है अंडरस्टैंडिंग, पहला हियरिंग, आपने सुनी वो चीज, देन उसके बाद अंडरस्टैंडिंग, आप उस चीज को अंडरस्टैंड करेंगे कि भाई उन्होंने क्या बोला था, क्या वर्ड्स उन्होंने यूज करे हैं, क्या उन्होंने सिंबॉलिकली दिखाया है, क्या चीज है वो पर्टिकुलरली आपकी कम्युनिकेशन, वो आप जो है अंडरस्टैंड करेंगे। अंडरस्टैंडिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, अदरवाइज वो कम्युनिकेशन कंप्लीट नहीं हो पाती है आपकी। देन है रिमेंबरिंग, अब कोई मान लीजिए आपके टीचर ने या आप ऑनलाइन कोई चीज देख रहे हैं और वो टफ वर्ड्स यूज कर रहे हैं बार बार से, तो आप जो है रिमेंबर करना बहुत जरूरी है, ताकि आप उन चीज पे अटेंशन देनी बहुत जरूरी है, ताकि आपको चीज याद रह पाए। नहीं तो आप जो है बार बार एक्सक्यूज करते रहेंगे कि भाई आप प्लीज रिपीट कीजिए। तो रिमेंबर करनी वो चीज बहुत जरूरी है, मतलब अपने जो माइंड है, अपनी जो मेमोरी है, उस चीज में उसे स्टोर कर लीजिए। देन है इवेल्युएटिंग, इवेल्युएटिंग का मतलब है कि भाई अब कोई मतलब बंदा कुछ समझा रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक चीज समझा रही हूं, तो आप इवैल्यूएट करेंगे कि भाई हाँ इन्होंने इतने इतने स्टेप बताए हैं हमें, अगर हमारा क्वेश्चन 4 मार्क्स के हिसाब से आता है तो मैं कैसे लिखूंगा, उसमें कितनी कितनी लाइन्स लिखूंगा, 8 मार्क्स के हिसाब से कैसा लिखूंगा, 16 मार्क्स के हिसाब से कैसा लिखूंगा। तो ये चीज है इवैल्यूएट कर रहे हैं आपकी, भाई अपने मन में ही सोच रहे हैं उस चीज को कि भाई हाँ मुझे इस चीज को कैसे करना है, ये चीज ट्रूथ है या फॉल्स है, ये चीज बायस तो नहीं है, ये चीज मैडम गलत तो नहीं बता रही है। तो ये चीजें हैं कि मतलब आप उस चीज को इवैल्यूएट कर रहे हैं। देन आ जाता है उसमें लास्ट पॉइंट, जो इसमें डी के अंदर ही वो पॉइंट दे रखा है, जबकि आपको इसका अलग पॉइंट बनाना है, दैट इज रिस्पॉन्डिंग, कि भाई आपने अब सब कुछ कर लिया, समझ लिया उस टॉपिक को, अच्छी तरह से अपनी मेमोरी में बैठा लिया, अच्छी तरह से इवैल्यूएट कर लिया कि हाँ ये चीज ठीक है, ये चीज गलत है। फिर आप जो है फीडबैक का टाइम आता है कि भाई आप रिस्पॉन्ड किस तरह से कर रहे हैं। अब मान लीजिए आपने चीज सुन ली है, फिर आपको जो है उसका आंसर करना है आप, या फिर आप उस चीज को, तो इसमें आप रिस्पॉन्ड करेंगे कि भाई हाँ जो टीचर आपको समझा रही है या फिर मैं आपको समझा रही हूँ, जब तक आप कमेंट्स में नहीं बताएंगे या फिर आपके एग्जाम्स अच्छे नहीं होते, आपके नंबर अच्छे नहीं आते, तो फिर मुझे क्या फीडबैक मिलेगा कि भाई हाँ आपको समझ आता है, मेरे को क्या मोटिवेशन मिलेगी उस चीज से। तो वो होता है फीडबैक, कि भाई आपने उसको फीडबैक दे दिया सेंटर को कि भाई यस वर्बल या नॉन वर्बल, कि भाई यस हम ये चीज हमें समझ आ चुकी है, ये मैसेज हमें रिसीव हो चुका है। तो ये है इसकी प्रोसेस। तो अभी हमने इसके प्रोसेस पढ़ लिया है जिसमें 5 स्टेप थे। अब इसके हम टाइप्स देखते हैं। टाइप्स ऑफ लिसनिंग क्या है। सबसे पहले है डिस्क्रिमिनेटिव लिसनिंग। डिस्क्रिमिनेटिव का मतलब क्या होता है, डिफरेंशिएट, जब आप डिफरेंशिएट कर पाते हैं। अब जैसे आप सुन रहे हैं, आवाजों को सुन रहे हैं, तो आप जैसे मान लीजिए बच्चे हैं, आप आवाजों को सुनते हैं, तो आप इजीली रिकॉग्नाइज कर लेते हैं ये पापा बोल रहे हैं, ये मम्मा बोल रही है, क्योंकि आपको वॉइस जो है लिसनिंग से आप डिफरेंशिएट उन दोनों के बीच में कर पा रहे हैं। जैसे जैसे आप ग्रो करते हैं अपनी लाइफ में, आपको और एक्सपीरियंस होते जाते हैं, आप और बारीकी से जो है किसी भी चीज को समझ पाते हैं। आप फिर सिर्फ उनकी आवाज नहीं, उनके इमोशंस, उनकी फीलिंग्स को भी समझ पाते हैं कि अभी जो है टीचर जो है गुस्से में बात कर रही है, अभी जो है टीचर स्ट्रेस लग रही है, या अभी टीचर हैप्पी है। उनके बोलने के ढंग से आप समझ जाते हैं कि वो किस तरह से अभी बिहेव करें, मतलब उनका जेस्चर भी आप समझ जाते हैं। तो ये होता है डिस्क्रिमिनेटिव लर्निंग, की डिफरेंशिएट आप इजीली कर पाते हैं उनकी बॉडी लैंग्वेज से। देन होता है कॉम्प्रिहेंसिव लर्निंग। तो डिस्क्रिमिनेटिव लर्निंग ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप सुन के ही कर पा रहे हैं, ये कंबाइन होता है विजुअल स्टिमुलाई से, कि भी आप उस चीज को देख भी रहे हैं और आप इस चीज को महसूस भी कर रहे हैं कि इनके फेस एक्सप्रेशन कैसे आ रहे हैं, जेस्चर कैसा है, पोस्चर कैसा है, और फिर उनको सुन भी रहे हैं साथ में। तो उससे आप डिफरेंशिएट इजीली कर पाते हैं कि भाई ये बंदा स्ट्रेस में बोल रहा है, एंग्री होकर बोल रहा है, मजाक में बोल रहा है, जोक बोल रहा है, या फिर एक तरह का टोंट मार रहा है, या फिर सच में ये चीज बता रहा है। तो वो चीज आप डिफरेंशिएट कर पाते हैं। देन है कॉम्प्रिहेंसिव। कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब है जिसमें सब चीजें इंक्लूड हो, उसे कहा जाता है कॉम्प्रिहेंसिव, कि इसमें जो है आप अंडरस्टैंड करेंगे मैसेज को और आप उस चीज को समझेंगे कि भाई वो क्या कहना चाह रहा है। तो वो होता है कॉम्प्रिहेंसिव लिसनिंग। कॉम्प्रिहेंसिव लिसनिंग इसे इसीलिए कहा गया है जिसमें कि आपको पहले वोकैबुलरी पता होनी चाहिए, लैंग्वेज स्किल्स होनी चाहिए, तभी तो आप उस चीज को समझ पाएंगे। अब टीचर आपको किसी और भाषा में समझा रही है, तो आपको जब वो लैंग्वेज ही नहीं आती है या उसकी वोकैबुलरी ही नहीं पता है, तो आप उस चीज को कैसे समझ पाएंगे, जबकि सुन रहे हैं आप उस चीज को, लिसन कर रहे हैं, लेकिन आपको समझ नहीं आएगी। तो इसके लिए आपकी वोकैबुलरी होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे डिस्क्रिमिनेशन अभी फर्स्ट पढ़ा हमने, डिस्क्रिमिनेशन लिसनिंग, तो उसमें अगर मैं आपको डिस्क्रिमिनेशन का मतलब ही नहीं बताऊंगी कि उसका मतलब होता है डिफरेंशिएट करना, भेदभाव करना, कि कौन सी मम्मा की आवाज है, कौन सी पापा की आवाज है, तो अगर मैं वो मतलब ही नहीं बताऊंगी तो आपको कैसे याद पता होगा। तो उसके लिए आपकी वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए और आपकी लैंग्वेज की स्किल्स इंक्रीज मतलब स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। देन उसके बाद कॉम्प्रिहेंसिव जो लिसनिंग होती है कई बार कॉम्प्लिकेट भी हो जाती है। फॉर एग्जांपल कोई 2% सुन रहे हैं, 5% सुन रहे हैं, तो वो एक ही चीज को सुन रहे हैं और उसका मतलब जो है हर किसी के लिए अंडरस्टैंडिंग उसकी अलग अलग है, हर किसी के लिए उसका मतलब अलग अलग है। तो इसलिए कॉम्प्रिहेंसिव लिसनिंग जो है वो कॉम्प्लिकेट ना हो, तो उसके लिए जो है आपके पास कुछ एड होते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जिसमें कि आप टोन ऑफ वॉइस, जो कि आपके नॉन वर्बल स्किल्स हैं, जैसे कि आप मैडम की टोन देख सकते हैं, वो किस वे में बोल रही हैं, उनका जेस्चर देख सकते हैं, बॉडी लैंग्वेज देख सकते हैं कि वो गुस्से में दिख रही है, खुश दिख रही है, किस वे में बोल रहे हैं। अब एक ही लाइन है, तुम आज अच्छे लग रहे हो, तुम आज अच्छे लग रहे हो, ये दो तरह से हो सकता है। टोंट वे में भी हो सकता है कि मैंने तुम्हें कहा था लेकिन फिर भी तुम आज वो नहीं करके आए हो, अपनी ड्रेसअप प्रॉपर नहीं करके आए हो, या फिर टीचर ने तुम्हें कहा था और तुम प्रॉपर ड्रेसअप करके आए हो। तो आपको उनके जेस्चर से पता लग जाएगा कि वो किस वे में आपको बोल रही है और आप उसको इजीली अंडरस्टैंड कर पाएंगे। तो नॉन वर्बल जो सिग्नल्स होते हैं वो एक ग्रेट एड होते हैं आपकी कॉम्प्रिहेंसिव लिसनिंग में। ठीक है, नेक्स्ट आपका आ गया है इन्फॉर्मेशनल लिसनिंग। इन्फॉर्मेशनल लिसनिंग का मतलब है कि आप कोई इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर रहे हैं उससे, जैसे कि कोई न्यू इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है या रिसीविंग फैक्ट्स, किसी भी टाइप की आपको न्यू चीज उससे सीखने को मिल रही है, उसे कहा जाता है इन्फॉर्मेशन, की कोई इन्फॉर्मेशन आप सीख रहे हैं। देन है क्रिटिकल लिसनिंग। क्रिटिकल लिसनिंग का क्या मतलब है कि इसमें आप इवैल्यूएट करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि फीडबैक वाला जो टाइम होता है, इवैल्यूएशन करने वाला जो टाइम होता है, कि भाई मैं आपको सिखा रही हूं, आप इवैल्यूएट कर रहे हैं कि 8 नंबर में आएगा तो मैं इतने इतने पॉइंट्स लिख के आऊंगा, 16 नंबर में आएगा तो मैं ऐसे लिख के आऊंगा, मतलब इस चीज को इवैल्यूएट कर रहे हैं और आप ये आपकी प्रॉब्लम को सोल्व कर रहा है। एक डिसीजन मेकिंग टाइप होता है, तो उसे कहा जाता है क्रिटिकल लिसनिंग, जिसमें आप एक ओपिनियन बना लेते हैं या एक जजमेंट कर लेते हैं कि भाई हाँ ये टीचर अच्छा पढ़ा रही है तो मैं इस टाइप का इसमें ये लिख के आऊंगा, जैसा मैम बता रही है, मैम ने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए हैं ये मैं अच्छी तरह से करके जाऊंगा। तो ये होता है एक तरह का कि भाई क्रिटिकल लिसनिंग, कि भाई आप इसमें इवैल्यूएट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे इसमें एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, आप अपने आप से एक क्वेश्चन कर रहे हैं, व्हाट इज द स्पीकर ट्राइंग टू कहना चाह रहा है, वो सब वो हम अपने आप से क्वेश्चन करते हैं। इसमें क्या होता है, हम एक डिसीजन बना लेते हैं एक चीज को कि भाई ये चीज
हमारे लिए अच्छी है, ये चीज हमें बिल्कुल बढ़िया बोल रहे हैं, इस चीज से मेरी प्रॉब्लम सोल्व हो रही है, तो हम इसमें जो है एक चीज को इवेल्युएट करते हैं, उसका जजमेंट कर लेते हैं हम। तो ये आजकल क्या हो रहा है, जो भी डिसीजन बन रहे हैं वो क्रिटिकल एनालिसिस की वजह से ही बनते हैं पर्सन के, कि भी उनका ओपिनियन क्या बन रहा है, उनका बिलीफ क्या बन रहा है। आप कोई वीडियो देख रहा है तो वो अच्छी तरह से सोच ले कि भी हाँ मुझे 8 मार्क्स में ये लिख के आना है, 16 मार्क्स में ये लिख के आना है, तो वो एक तरह का उनका डिसीजन बन गया है और वो प्रॉब्लम सोल्व हो गई है कि मुझे अब ज्यादा चीजें देखने की जरूरत नहीं है, मैम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो साथ के साथ बताती हुई चल रही है। तो ये चीज पे बिलीफ बन गया आपका कि भी हाँ ये टीचर अगर पढ़ा रही है तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है लिख के लाती है और पढ़ा देती है, उसी अकॉर्डिंग वही करवा रही है हमें सिलेबस में से, ठीक है। तो वो हो जाती है आपकी क्रिटिकल लिसनिंग। अब आपकी एडवांटेजेस क्या है एज अ गुड लिसनर? सबसे पहली बात तो आप गुड लिसनर है तो ये सबसे अच्छी क्वालिटी है आपकी, सब क्वालिटी में से सबसे अच्छी क्वालिटी होती है एज अ गुड लिसनर, क्योंकि ये बनना बहुत ही मुश्किल होता है। हम क्या करते हैं, किसी दो पर्सन के साथ या कोई भी डिबेट हो रही होती है हमारी, कोई भी कन्वर्सेशन चल रही होती है, तो हम उसमें अपनी इन्फॉर्मेशन ज्यादा देना पसंद करते हैं, हम अपनी नॉलेज बांटना ज्यादा पसंद करते हैं कि भाई मुझे भी इस बारे में पता है, या कोई बता रहा होता है ना तो उसमें क्या उसकी ज्यादा सुन नहीं पाते हैं। तो एक लिसनर होना बहुत ही बड़ी अचीवमेंट होती है। तो आप अगर गुड लिसनर हैं तो आप दूसरे की बात को अच्छी तरह से सुनेंगे, तो फिर वो आपकी क्वेश्चन को भी, आपकी बातों को भी अच्छी तरह से सुनेगा, क्योंकि दूसरे बंदे को पता लगता है कि भाई हाँ ये मेरी बातों को अच्छी तरह से सुन रहा है, तो मुझे भी इसकी क्वेश्चंस को अच्छी तरह सुनना है या इसकी बातों को अच्छी तरह से सुनना है। तो उसमें क्या होता है, एक रिस्पेक्ट जनरेट होती है दोनों के बीच में, एक जो है इन्फ्लुएंस क्रिएट होता है कि भाई आप जो है आपके बच्चे भी सीखेंगे कि भाई हाँ पापा या मम्मा जो है वो एक गुड लिसनर है, किसी के भी घर जाते हैं हम तो वो अच्छी तरह से बात को सुनते हैं, पहले बीच में काटते नहीं है, बीच में बोलते नहीं है। तो बच्चे में भी वही आते हैं, आपकी फैमिली एंड फ्रेंड्स हैं वो भी आपको बहुत ही अच्छा सोचेंगे, इससे मतलब ये एक इन्फ्लुएंसर का काम करते हैं कि भाई आप अगर किसी की बात को अच्छी तरह सुनते हैं, यू आर ए गुड लिसनर, तो आप रिस्पेक्ट जनरेट करते हैं और आपके लिए भी रिस्पेक्ट बनती है। ये जो होती है ये एक आपके न्यू फ्रेंड्स बनाने में, आपकी बेटर लाइफ बनाने में, आपके प्रोफेशनल एंड पर्सनल लाइफ में दोनों के लिए आपके हेल्पफुल होती हैं, क्योंकि आप जब कोई चीजें सुनेंगे तो आपकी नॉलेज दिन प्रतिदिन बढ़ती जाएगी, आपकी थिंकिंग जो है, थिंकिंग पावर, थिंकिंग स्किल्स इंक्रीज होंगी, इससे आपको वर्ड स्पोकन इंक्रीज होगा। जैसे कि आपने वर्ड सुने हैं, आप बार बार सुनते हैं, अब जैसे कि हमने बचपन से हम हिंदी कैसे सीखते हैं, हम सुन के ही तो सीखते हैं, तो एक्विजिशन कैसे होती है, आपको इंग्लिश को डेली सुनेगा, आप जो है टीवी में देख रहे हैं या आप कोई वीडियोस देख रहे हैं, आप जितनी सुनेंगे आपको जो है उतनी ही इजीली आप सेंटेंस खुद बना पाएंगे। तो वो क्या होती है, वर्ड स्पोकन ईजी हो जाती है, आप सेंटेंस मेकिंग इजीली कर पाते हैं, आप नई नई चीजें सीखते हैं, लर्न न्यू थिंग्स, नई नई चीजें सीखते हैं। जब आप सुनेंगे तो नई नई चीजें सीखेंगे, इससे आपके कन्वर्सेशन स्किल्स भी इंक्रीज होते हैं, मतलब कम्युनिकेशन स्किल्स भी इंक्रीज होते हैं इससे। तो ये है गुड लिसनर की एडवांटेजेस। तो गुड लिसनर से क्या होता है कि आपको इन्फॉर्मेशन का पूरा पता लगता है। कई बार आप किसी की बात को थोड़ा सा अधूरे में सुन के ही जो है वो काट देते हैं उसकी बात को, या फिर कोई ऐसा झगड़ा चल रहा है जो कि मतलब आपसे कोई जजमेंट लेने आया है, आपको समझदार सोच रहे हैं और आप सुनते नहीं है दोनों पक्षों को, अपना डिसीजन दे देते हैं, तो वो चीजें थोड़ी सी डिस्क्रिपेंसी नहीं कर पाती हैं। तो इससे जो जितना अच्छा गुड लिसनर होगा वो उतने ही जो है जजमेंट ईजी कर पाएगा, वो उतने ही जो है अपने रिलेशनशिप बेटर कर पाएगा। तो वो उसका बहुत बड़ा बेनिफिट होता है और वो कॉन्फ्लिक्ट्स को जो है फिनिश कर सकता है, खत्म कर सकता है, क्योंकि जो बोलेगा कम और सुनेगा ज्यादा उसको नॉलेज बढ़ेगी, उसको जो है कन्वर्सेशन में इंटरेस्ट नहीं रहेगा। नेक्स्ट आ गया है आपका स्पीकिंग स्किल। स्पीकिंग स्किल क्या होती है, जैसे फर्स्ट हमारा प्रोसेस है उसमें लिसनिंग आता है, देन सेकंड स्टेप क्या आता है, सेकंड स्टेप है हमारा स्पीकिंग। पहले अगर हम सुनेंगे नहीं किसी चीज को तो हमें बोलनी वो चीज अच्छी तरह से नहीं आएगी। टीचर हमें जैसे बोलती हैं, उनकी प्रोनाउंसिएशन देखते हैं, हम उनकी ग्रामर देखते हैं, तो वो चीजें हम भी सीखते हैं और फिर हम कॉन्फिडेंस से उन चीजों को बोल पाते हैं। तो सबसे पहला स्टेप आता है लिसनिंग, देन आता है आपका स्पीकिंग। स्पीकिंग क्या होता है, इज एन इंटरेक्टिव प्रोसेस। वो ये एक इंटरेक्टिव प्रोसेस है, मतलब कि इसमें आपको ये नहीं है कि सिर्फ आपको बोलना है, कुछ भी ऐसा नहीं है। आप क्या बोल रहे हैं, क्या क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं आप, क्या उसका मीनिंग है, वो चीज आपको पता होनी चाहिए। मतलब स्पीकिंग होती है वो नॉट ओनली प्रोनाउंसिएशन होती है, सिर्फ आपको प्रोनाउंस नहीं करना है बट उसको अंडरस्टैंड करना है, उसका मीनिंग जानना है, तभी आपकी स्पीकिंग जो है वो बेहतर हो पाएगी। नेक्स्ट आ गई है इसमें कि नीड क्या है डेवलपिंग स्पीकिंग स्किल्स की। स्पीकिंग जो होती है मतलब आप किसी भी लैंग्वेज को बोल रहे हैं तो वो एक माध्यम बन जाती है कि भाई आप अपने आइडियाज कैसे एक्सप्रेस कर रहे हैं, आप दूसरे बंदे को कैसे समझा पा रहे हैं। जब तक आप उस चीज को बोलेंगे नहीं, क्लियर नहीं करेंगे, तब तक वो चीज आपको कैसे समझ आएगी। आप सिर्फ रीडिंग करके या सुनकर उस चीज को कैसे पता लगेगा कि वो चीज आपको आती है। आप जब तक एक्सप्रेस नहीं करेंगे, आप जब तक बोलेंगे नहीं। तो स्पीकिंग लैंग्वेज जो है वो सबसे आसान माध्यम है आप अपने आइडियाज को एक्सप्रेस करने का। लर्निंग ऑफ लैंग्वेज बिगिंस विद स्पीकिंग। आप किसी भी लैंग्वेज को आप सीखना चाह रहे हैं, जैसे मान लीजिए इंग्लिश है, जब तक आप उसको बोलने की प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आपको सुन के सारी समझ आ रही है। कई लोग होते हैं जिनको सुन के सारी समझ आती है, उनको समझ सारी आती है, लेकिन वो बोलते हुए हिचकिचाते हैं। तो उसमें क्या है, जब तक आप बोलेंगे नहीं, स्पीकिंग नहीं लाएंगे, तब तक आपको लैंग्वेज कोई भी सेकंड लैंग्वेज वो लर्न नहीं हो सकती है। तो इसलिए आपको लर्निंग ऑफ लैंग्वेज जो है वो आपकी स्पीकिंग से ही स्टार्ट होती है। कॉन्टिन्यूस अपॉर्चुनिटीज मिलती रहती है आपको। कैसे आप जब अपने ओरल एक्सप्रेशंस दिखाएंगे, आप दूसरों से कैसे बात कर रहे हैं, कैसे कम्युनिकेट कर रहे हैं उनसे, तो वो सारी अपॉर्चुनिटीज आपको कहां से मिलती है, स्पीकिंग से ही मिलती है। आप क्वेश्चंस कर रहे हैं किसी से तो वो आपको स्पीकिंग से ही मिलता है। पर्सन इन ओरल कम्युनिकेशन कैन डू वंडर्स। देखिए अब फेमस लीडर्स जो होते हैं, नेता होते हैं, वो रैलियों में जाते हैं, वो भाषण देते हैं लोगों को, अलग अलग जगह पे जाके उनकी प्रॉब्लम्स को सोल्व करते हैं। तो वो किस लिए होते हैं, उनकी जो है इंप्रेसिव स्पीकिंग स्किल्स है, वो बहुत अच्छा भाषण देते हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत अच्छी इंटरेक्शन करते हैं लोगों से, वो चीज उस चीज में फायदा देती है उनकी प्रोफेशन में। तो ये है कि भाई ओरल कम्युनिकेशन जो है वो वंडर्स भी करती है। न्यू नॉलेज आप गेन करते हैं। अब ओरल एक्सप्रेशन दूसरा कोई बंदा बोल रहा है, आप सुन रहे हैं, तो आप भी उस चीज को बोलेंगे, तो आप क्या करते हैं, इससे नॉलेज एक्सचेंज करते हैं, आप न्यू नॉलेज को गेन करते हैं। पर्सन जो है कैन कम्युनिकेट ओनली थ्रू स्पीकिंग। वो सिर्फ जो है, जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं, अनपढ़ बंदे होते हैं, वो सिर्फ स्पीकिंग के द्वारा बोल के ही अपने आप को दूसरे से कम्युनिकेट कर पाते हैं, अपने आप को एक्सप्रेस कर पाते हैं। स्पीकिंग जो होती है हमारे डे टू डे लाइफ में देखिए बहुत ही जरूरी है। हम बोल के किसी को बता पाते हैं, बोल के हम क्वेश्चन पूछते हैं, कुछ भी चीजें हैं वो बोल
बोल के ही कर रहे हैं। हम स्पीकिंग जो है वो एक सीमेंट का काम करती है सोशल रिलेशनशिप में। हम किस तरह से किससे बात कर रहे हैं, हम किस तरह से उसकी बातों को सुन रहे हैं, हम किस तरह से एक्सप्रेस कर रहे हैं अपने आप को, कितना उसे समझ पा रहे हैं, कितने उसके इमोशन समझ रहे हैं, ये सब कुछ क्या करती है हमारे एक रिलेशनशिप, हमारे एक बॉन्ड को जो है मजबूत करती है। देन आगे है कैरेक्टरिस्टिक। कैरेक्टरिस्टिक क्या है स्पीकिंग स्किल्स के? सबसे पहले है यूज ऑफ वॉइस। देखिए कोई भी टीचर आपको पढ़ा रही है या कोई भी एक्ट कर रहे हैं आप, तो उसमें वहां आपकी वॉइस कैसी होनी चाहिए? इंटोनेशन। इंटोनेशन का मतलब है जहां वॉइस मॉड्यूलेशन हो। भाई जैसे कोई भी एक्ट कर रहे हैं आप, कहीं आप प्रिंसेस बने हैं, कहीं आप कुछ भी अलग से बैगर बने हैं, राजा बने हैं, तो उसमें क्या है वॉइस मॉड्यूलेशन करनी चाहिए। कहीं पे तो आप धीरे बोलेंगे, कहीं पे एकदम से तेज बोलेंगे, तो उस ड्रामा को देखने में हमें अच्छा लगता है। जैसे कि आप टीवी सीरियल्स देखते हैं, मूवी देखते हैं, अगर वो एक ही लय में बोलते रहे तो ऐसा लगता है फिर रीडिंग ही कर रहे हैं वो तो सिर्फ। तो इसलिए वॉइस मॉड्यूलेशन होनी चाहिए आपकी वॉइस में, और प्रॉपर एटीट्यूड आपको पता होना चाहिए कि भी हाँ आपको कहां पोज देना है, कहां आपको बच्चों को यहाँ पे अच्छा समझ आएगा, उन्हें कहां पे आपका नया पैराग्राफ स्टार्ट हो रहा है, तो इस तरह से आपको बोलना चाहिए। देन है वॉल्यूम। वॉल्यूम देखिए डिपेंड करता है कि आप किस सिचुएशन में हैं, कौन आपके ऑडियंस है, कहां पर हैं आप। जैसे कि आप कोई स्पोर्ट्स अकेडमी में आप हैं, या असेंबली के टाइम है, या स्पोर्ट्स ग्राउंड में है, तो वहां पर लाउड वॉइस की नीड होती है। वहां पर तो इवन जो है आपका माइक भी यूज किया जाता है, तो इसलिए वहां पर जो है लाउड वॉइस की नीड होगी। लेकिन आप क्लासरूम में पढ़ा रहे हैं तो वहां पर इतनी हाई पिच की जरूरत नहीं है, लेकिन आपकी वॉइस क्लियर होनी चाहिए और इतनी लाउड होनी चाहिए कि आपके स्टूडेंट्स तक पहुंच जाए, बट इतनी भी लाउड नहीं होनी चाहिए कि वो लगे कि भाई इस क्लास में तो डिसिप्लिन ही नहीं है, इसकी आवाज जो है बाहर तक आ रही है। तो इसलिए एक मेंटेन होनी चाहिए आपकी वॉइस जो है कि अकॉर्डिंग टू योर ऑडियंस की भी आप किस सिचुएशन में कहां पर हैं अभी। देन उसके बाद है इंटोनेशन। इंटोनेशन वही है कि चेंज इन स्पीच पैटर्न्स, मतलब कि आप कहां पर आपको जो है तेज बोलना है, कहां पर आपको धीरे बोलना है। अब आप कोई स्टोरी नरेट कर रहे हैं बच्चों को, तो आप जब तक उसे इंटरेस्टिंग वे में नहीं सुनाएंगे तो बच्चों को उसमें इंटरेस्ट कैसे आएगा? तो इसलिए आपको प्रॉपर जो है पता होना चाहिए कि यहां पर मुझे वॉइस मॉड्यूलेशन करनी है, वॉइस तेज होनी है और नीचे होनी है। पिच जो है, पिच आपकी कैसी होनी चाहिए? देखिए आपकी वॉइस की जो पिच होती है पर्टिकुलरली, वो आपको दिखाती है कि भाई आप कैसे एक्सप्रेस कर पाते हैं अपनी, आपकी फीलिंग्स दिखाती है वो कि भाई आप किस वे में बोल पा रहे हैं। तो इसलिए लो एंड हाई पिच जो होती है आपकी, वो बच्चों को भी एक्साइट करती है कि भाई हाँ किस तरह से बोल रहे हैं। जैसे आपने एकदम से धीरे बोला, फिर एकदम से तेज कर दिया, ये पर्टिकुलरली वॉइस मॉड्यूलेशन ही टाइप है। तो इसमें क्या होता है, बच्चों को इंटरेस्ट आता है कि अभी तो मैम धीरे धीरे बोल रही थी और एकदम से मैम ने तेज करा, तो उनको इंटरेस्ट आता है, उनको बोरिंग नहीं लगता कि सिंपल एक रीडिंग करके दिखा रही है मैम स्टोरी का, तो ऐसे नहीं होता है। देन है पॉजेस। पॉजेस वो मोमेंट होती हैं जैसे कि कहीं पे जो है फुल स्टॉप आया है, यहाँ पे स्टोरी जो है बहुत ही मतलब एक ऐसे मोड पे है कि बच्चों को यहाँ पे समझ आना चाहिए, उन्हें अटेंशन पे करनी चाहिए, क्योंकि अब इसका मोरल आने वाला है या अब इसका आंसर आने वाला है जो आपको चाहिए स्टोरी से। तो उसमें क्या करेंगे आप पोज देंगे, वहां पे प्रॉपर एक साइलेंस हो जाएगी क्लास में, ताकि बच्चों का इंटरेस्ट भी बनेगा। फिर उसके बाद जो है बच्चे उस पर इतनी अटेंशन देंगे, तब आप उस चीज को बताएंगे, बच्चों को अच्छी तरह से समझ आएगी। तो ऐसे सिंपल रीडिंग नहीं करनी है आपको, प्रॉपर पोज के साथ, प्रॉपर वॉइस मॉड्यूलेशन के साथ स्पीकिंग करनी है। देन उसके बाद प्रोनाउंसिएशन है। प्रोनाउंसिएशन आपकी बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई वर्ड जो है उसको आप ही गलत बोल रहे हैं, तो ये चीज बिल्कुल गलत है, फिर आपके बच्चे भी वही इमिटेट करेंगे और वही चीज सीखेंगे। तो इसलिए प्रोनाउंसिएशन बहुत ही परफेक्ट और क्लियर होनी चाहिए कि बच्चे उसे सुने तो बच्चों को अच्छी तरह से समझ में वो आ जाए। आई कांटेक्ट होना चाहिए, जब भी आप किससे बात करते हैं स्पीकिंग स्किल में ये बहुत जरूरी है, आप आई कांटेक्ट करके जो है अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाइए। देन है ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव क्या है कि आपकी जो स्पीकिंग स्किल्स हैं वो किस लिए डेवलप होनी चाहिए, ताकि स्टूडेंट की प्रोनाउंसिएशन करेक्ट हो। स्टूडेंट की प्रोनाउंसिएशन करेक्ट होगी तो उसकी लैंग्वेज भी जो है बेहतरी से वो लर्न कर पाएगा। स्टूडेंट जो है प्रॉपर इंटोनेशन के साथ, प्रोनाउंसिएशन के साथ एंड स्पीड के साथ बोले। किससे सीखता है ये चीज? वो ये स्पीकिंग स्किल से सीखता है कि भाई टीचर उसे पार्टिसिपेट लेने को कहती है कि भाई कल आप ये एनेक्ट करेंगे, आप जो है इसमें ये रोल करेंगे, आप ये रोल करेंगे, तो फिर टीचर उनका देखते हैं कि वो कैसे अपनी ओरल प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, तो ये चीज वो एक्सप्रेस कर पाते हैं इजीली। बच्चे अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर पाते हैं विदाउट एनी फियर। बच्चे जो है वो लैंग्वेज को लर्न कर पाते हैं विद प्रॉपर ग्रामर। स्पीकिंग स्किल से ही तो करेंगे। अब जब तक वो है रिटर्न में सीख रहे हैं या वो सुन रहे हैं सिर्फ, जब तक बोलेंगे नहीं तब तक कैसे पता लगेगा कि उनको कुछ आ भी रहा है या नहीं। तो स्पीकिंग जो है उससे क्या है, आपकी ग्रामर भी परफेक्ट बनती है, आपकी लैंग्वेज लर्निंग जो है वो भी परफेक्ट बनती है। स्टूडेंट यूजिंग लैंग्वेज विद प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन एंड पोजेस, ये पहले ही हम कर चुके हैं कि भी पोजेस पर्टिकुलर होने चाहिए, पंक्चुएशन बच्चों की प्रॉपर होनी चाहिए, अच्छी तरह से बोले उस चीज को। स्किल्स ऑफ कन्वर्सेशन इन दी स्टूडेंट, की अब कन्वर्सेशन कैसे चल रही है स्टूडेंट के बीच में, अपने पेयर ग्रुप के बीच में या टीचर के साथ इंटरेक्टिव क्लासरूम में कैसे चल रही है आपकी प्रोनाउंसिएशन, वो भी आपका स्किल पे डिपेंड करता है। फ्लुएंट होनी चाहिए एंड स्टूडेंट्स की कम्युनिकेशन स्किल इससे इंप्रूव होती है। देन अब आगे हैं कि इसके जो है सोर्स क्या है स्पीकिंग के, हम क्या क्या मतलब टाइप है इसके। जैसे एक है लाउड स्पीकिंग होती है, एक है साइलेंट। लाउड स्पीकिंग में क्या है, मॉडल में क्या है कि जैसे टीचर आपको बोल के बता रही है, टीचर आपको नरेट कर रही है, टीचर आपको सिखा रही है। देन है रिसाइट। रिसाइट मतलब कि आप कोई भी पोम है या फिर कोई भी स्टोरी है वो रिसाइट कर रहे हैं, आपकी टीचर कर रही है। अब इंडिविजुअल का मतलब है यहाँ पे टीचर अकेली कर सकती है या किसी एक स्टूडेंट को बोला कि आप ये पोएम सुनाइए। ये आपके प्री स्कूल से ही स्टार्ट हो जाता है कि वहां पे बच्चे जो है बचपन से ही पोएम के से याद करते हैं और वो बच्चों को अफेक्टिव लर्निंग होती है, बहुत अच्छी तरह से लर्निंग होती है। एंड एक है ग्रुप। अब ये आपके एक अलग से टॉपिक है रेसिटेशन का, जो कि कई बार 4 मार्क्स में पूछ लिया जाता है, ये रेसिटेशन एंड शॉर्ट प्ले। तो इसमें प्रॉपर यही बताया गया है कि पोएट्री और जो राइम्स होती हैं उससे बच्चा बहुत अच्छी तरह से सीखता है, बहुत अच्छी तरह से अवेयर होता है, टीवी में जाके देख सकता है। बच्चों को जो है एक तरह के पोएम में इंटरेस्ट होता है, वो बच्चे जो है उस चीज को इजीली लर्न कर लेते हैं और उनको ज्यादा टाइम तक वो याद रहती है चीज, तो वो उनकी मेमोरी में छप जाती है। तो इसलिए उससे बच्चे जो है एक्सप्रेशन सीखते हैं उससे। जैसे अब हेड शोल्डर नीज एंड टोज वाली पोएम है तो बच्चों को इतनी अच्छी तरह से लर्न हो जाती है। मैम कहती है ना पोएम सुनाने की, तो पोएम भी सुना देते हैं बच्चे, और नहीं तो उससे उन्हें हेड भी पता है कहां है, शोल्डर्स भी पता है, टोज भी पता है, नीज भी पता है, तो बच्चे टच करके अपने बॉडी पार्ट्स भी सीख रहे हैं। तो वो क्या होती है, वो
वो एक तरह की मेमोराइजेशन आपकी शार्प करती है, सेल्फ एक्सप्रेस कर पाता है बच्चा, उसमें फिजिकली अवेयर रहता है। तो ये है आपके रेसिटेशन के पार्ट की भी इंडिविजुअली और ग्रुप दोनों में कर सकते हैं कि भाई टीचर सुना रही है और फिर कह रही है सब क्लास मेरे साथ बोलो, तो वो हो जाएगी ग्रुप में। साइलेंट रीडिंग कौन सी होती है? टीचर कई बार कहती है, जैसे आपने घर में भी सुना होगा, दो सिबलिंग पढ़ रहे हो तो दूसरे को कहता है तू भी चुपचाप से पढ़, मैं भी चुपचाप से पढ़ता हूं, या टीचर आपको बोल रही है कि साइलेंट रीडिंग करो थोड़ी देर। तो साइलेंट रीडिंग दो तरह की होती है, एक होती है रैपिडली कि बच्चे ने फटाफट फटाफट जो है सारा रीडिंग कर लिया कि भाई टीचर कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकती है। एक होती है डीपली रीडिंग कि बच्चा जो है वो हर जो वर्ड को है अच्छी तरह से पढ़ रहा है और उसका मीनिंग देख रहा है कि इसका मीनिंग क्या होता है। जैसे पोएट्री रेसिटेशन इज प्रोडक्टिव कि भाई पोएट्री रेसिटेशन जो है वो प्रोडक्टिव चीज है, भाई अच्छी चीज है, उससे हमें कुछ मिलता है, सीखने को मिलता है, तो इसलिए वो एक प्रोडक्टिव चीज है। तो ये है आपका स्पीकिंग, ये स्पीकिंग आपका फिनिश हो गया है। रेसिटेशन हम कर चुके हैं, इसके 4 मार्क्स में आपका क्वेश्चन आ सकता है कभी। तो रेसिटेशन में आपको बता चुकी हूँ। रेसिटेशन में क्या होता है, प्रॉपर जो है आपकी प्रोनाउंसिएशन क्लियर होनी चाहिए, कहां पे आपको रुकना है, किस तरह से वॉइस मॉड्यूलेशन करनी है, वो सब कुछ आपको टीचर बताती है, उस वे में करवाती है। तो इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं, आप जो है राइम वे में इजीली जो है वर्ड्स, चाहे आप जानते हैं उन्हें चाहे नहीं जानते हैं, इजीली ग्रैस्प करते हैं, इजीली उनको अंडरस्टैंड करते हैं। आप जो है फोनिक साउंड आपकी जो है बेहतर होती है, आप जो है मेमोराइजेशन स्किल्स इंक्रीज होते हैं, मतलब वो आपको इजीली लर्न होती है। कोई स्टोरी आपको बुक में से पढ़ा रही है टीचर, है पोम बुक में से पढ़ा रही है, एक आपको एनेक्ट करके दिखा रही है, वीडियो दिखा रही है किस चीज का, वो आपको इजीली ग्रैस्प होगा, क्योंकि जब आप किसी सिंगिंग वे में या ऐसी तरह से आप कुछ भी एक्ट करते हैं तो वो चीज आपको इजीली आप रिकॉग्नाइज करते हैं और लर्न होती है। आप इसमें जो है सेल्फ एक्सप्रेशन कर सकते हैं, मतलब क्या कि अलग अलग टोन में जैसे टीचर बुलवाती है, बच्चे खुद बोलते हैं, तो उसमें उनको क्या है, उनको समझ आती है कि किस तरह से एक्सप्रेस करना है, किस तरह से मुझे बोलना है, किस तरह से मेरी वॉइस होनी चाहिए, पिच होनी चाहिए, वो सब कुछ समझ आता है। फिजिकली वो अवेयर रहते हैं कि भाई उनका जेस्चर क्या होना चाहिए, बोलते टाइम उनकी फीलिंग्स कैसे आपको एक्सप्रेस करनी है। देन आगे है शॉर्ट प्ले, ये 4 मार्क्स में ही जनरली आ सकते हैं आपके क्वेश्चन। शॉर्ट प्ले क्या होता है, जैसे नेम से ही आपको पता लग रहा है, शॉर्ट प्ले मतलब कि छोटा सा प्ले होता है, थ्योरेटिकल ही होता है ये कि भाई जैसे थिएटर में होते हैं उसी तरह से प्ले होता है, लेकिन ये छोटा होता है। जनरली जो है कोई भी एक एक्ट की जाती है, इसमें शॉर्ट पीस ऑफ ड्रामा होता है, कोई भी एक एक्ट की जाती है जिसमें एक सीन या फिर थोड़े सीन हो सकते हैं, तो मतलब शॉर्ट टाइप का प्ले होता है ये। इसमें जनरली जैसे टीचर ये इंग्लिश स्पीकिंग के लिए करवा सकती है, बच्चों को लर्न करवाने के लिए, इस टाइप से होता है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि बच्चे जो है एक्ट कर रहे हैं तो उनको ज्यादा प्रैक्टिकल लाइफ का पता लग रहा है। इसमें बच्चे जो है एटीट्यूड और फीलिंग्स जो है वो अपनी सीख पाते हैं, हेल्प करता है लर्नर्स को इस चीज में। अब जैसे मान लीजिए कोई भी एक बच्चे जो है उसे नेगेटिव रोल से देखते हैं या नेगेटिविटी है बच्चों में ज्यादा, तो वो क्या है उसी की जो है एक रोल प्ले में उनको एक्ट करने के लिए टीचर दे देंगी, तो बच्चों को जो है अपॉर्चुनिटी मिलती है कि भाई हम जब एक्ट करते हैं क्या हमारी भी वही फीलिंग होती है, हमारी वही इमोशन आते हैं, तो वो चीज बच्चों को एनकरेज करती है कि वो चेंज कर पाए या मॉडिफाई कर पाए अपना नेगेटिव एटीट्यूड या आउटलुक किसी पर्सन के प्रति। तो ये इसका ऑब्जेक्टिव होता है। अब स्टेप्स क्या है इसमें, टीचर जो है स्टेप्स वाइज क्या है, टीचर जो है सबसे पहले कोई एक्टिविटी चूज करेगी, फिर उसे रिहर्स करवाएगी अपने स्टूडेंट्स को। जनरली टीचर इसमें 2 स्टूडेंट्स भी ले सकती है, 4 भी ले सकती है, और अगर कन्वीनियंट हो तो टीचर इसमें पूरी क्लास को पार्टिसिपेट करवा सकती है। तो फिर टीचर जो है धीरे धीरे उनको देखेगी कि हमारे लर्नर को समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, स्टूडेंट्स को उनकी लिसनिंग एंड स्पीकिंग पावर इसमें इंक्रीज होती है, वो कैसे बोल पाते हैं, बिल्कुल क्लियर कैसे बोल पाते हैं, डिफरेंट सिचुएशन में किस तरह के एक्सप्रेशन दे रहे हैं, वो सब कुछ इसमें स्टेप वाइज किया जाता है। फिर जैसे कि एक इसमें एग्जाम्पल दे रखा है, जैसे कि क्लास में ये बच्चे ही कर रहे हैं, कोई एक बच्चा जो है वो स्टूडेंट बन गया है और कोई एक जो है वो टीचर बन गया है, तो बच्चा उनसे गुड मॉर्निंग सर, वो गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन बोलेंगे, तो बच्चे उनको थैंक यू करेंगे। तो मतलब इन सब चीजों से क्या पता लगता है कि बच्चों को शॉर्ट प्ले से क्या चीजें आ सकती हैं कि भी उन्हें ग्रीट कैसे करना है। ग्रीट कैसे करते हैं, सबसे पहले तो गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, ये सब कुछ ग्रीटिंग का साइन है कि भी हम जब भी किसी से मिलते हैं तो सबसे पहले वी शुड रिस्पॉन्ड विद अ सिंपल ग्रीटिंग कि भाई गुड मॉर्निंग, नमस्ते, कुछ भी हम बोलते हैं वो सिंपल ग्रीटिंग के साथ बोलते हैं। देन उसके बाद जो है फिर कोई बंदा जो है जैसे टीचर है या फिर उन्हें कुछ करवाना है, पढ़ाना है, तो वो जो है कमांड दे सकते हैं आपको। जैसे कि कमांड क्या होती है, सिट डाउन होती है, ओपन द विंडो, ओपन योर बुक, ब्रिंग मी ए ग्लास ऑफ वाटर, ये होती है कमांड। इसी तरह से जब आपको मतलब क्लास में से टीचर जा रही हैं, देन उसके बाद कि भी आप ये होमवर्क कंप्लीट करके आना, इस तरह से वो आपको बता के जाते हैं। तो ये होती है कि आपका शॉर्ट प्ले है कि आपको किस तरह से एक्ट करना होता है और किस तरह से जो है एक ड्रामा क्रिएट करना होता है कि बच्चों को वो चीज अच्छी तरह से समझ आए। क्योंकि बुक वे में मान लीजिए बुक में से ही कोई स्टोरी ली है, उसके टीचर ने अलग अलग कैरेक्टर जो है बच्चों को दे दिया और एक शॉर्ट प्ले करवाया, तो उसे कहा जाता है शॉर्ट प्ले। की ड्रामा के वे से बच्चे जो है इस चीज को समझते हैं, क्योंकि उनके इमोशंस इसमें दिखते हैं। जब हम लाइव किसी चीज को देखते हैं या हम खुद परफॉर्म करते हैं, हमारे क्लासमेट्स परफॉर्म करते हैं, तो हमें वो चीज और अच्छी तरह से लर्न होती है और समझ आती है। अभी हम कर रहे हैं चैप्टर 5 रीडिंग टू लर्न एंड अंडरस्टैंड। इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके हैं, लिंक बिटवीन रीडिंग एंड राइटिंग, रीडिंग टूल्स ऑफ लर्निंग, रीडिंग स्किल्स, इंपॉर्टेंस ऑफ डेवलपिंग रीडिंग स्किल्स, नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ स्कीमा थ्योरी, स्कैनिंग, स्कीमिंग एंड एक्सट्रैक्शन रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम टेक्स्ट बुक। ये क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है, जिसमें से आपका इंपॉर्टेंट एक तो स्कैनिंग स्कीमिंग वाला 4 टाइम्स आया हुआ है लास्ट 5 ईयर के पेपर्स में, एंड ये 2 टाइम्स आया हुआ है, नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ स्कीमा थ्योरी एंड रीडिंग टूल्स एंड राइटिंग स्किल्स, ये भी आपका 2 बार आया हुआ है। तो अब हम करते हैं सबसे पहले रीडिंग स्किल्स। देखिए रीडिंग स्किल्स क्या होते हैं। रीडिंग जैसे स्टूडेंट्स आपको भी पता है कि हम किसी चीज को जब रीड करते हैं, न्यूज़पेपर रीड करते हैं, बुक्स रीड करते हैं, तो क्या होता है हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स इंक्रीज होती है, हमें वो लैंग्वेज अच्छी तरह से समझ आती है। अब जैसे आपको कहा जाता है इंग्लिश सीखने के लिए, तो इंग्लिश के लिए सबसे पहले पेरेंट्स या टीचर्स आपको क्या कहते हैं, आप नॉवेल्स पढ़िए, आप बुक पढ़िए, आप न्यूज़पेपर्स पढ़िए, तो वो चीज से आपको अच्छी तरह समझ आएगा। तो वो क्या हुआ, रीडिंग। रीडिंग जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड यूजफुल स्किल है इन लर्निंग अ लैंग्वेज। डॉक्टर वेस्ट कहते हैं कि रीडिंग के बिना आप फॉरेन लैंग्वेज को नहीं सीख सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि आप रीडिंग करें, तभी आप फॉरेन लैंग्वेज को मतलब इंग्लिश को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। बेकिन सेड की रीडिंग मेक्स अ फुल मैन। फुल मैन का मतलब यहाँ पर क्या है कि जब कोई बंदा पढ़ेगा, मतलब साइट देख रहा है किसी चीज को, साउंड एंड सेंस, जब किसी को पढ़ के कुछ सीख रहा है पर्सन, तो उसका मतलब है कि उसको पूर्ण ज्ञान उस चीज का हो गया है। इसीलिए वर्ड यूज किया गया है रीडिंग मेक्स अ फुल मैन, कि भाई किसी चीज को पहले देख रहा है पर्सन, फिर उसको जो है अंडरस्टैंड कर रहा है और फिर उसको अपने सेंसेस में लाकर जो है रीड कर रहा है, तो इसका मतलब उसको सब अच्छी तरह से उसमें समझ आ रहा है। रीडिंग जो होती है इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है, रीडिंग इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपके माइंड को डेवलप करती है, आपकी क्रिएटिव थिंकिंग को डेवलप करती है, आपकी थिंकिंग पावर को इंक्रीज करती है। क्योंकि आप रिटन वर्ड्स जो हैं वो क्या होते हैं, आपके माइंड में आप क्या करते हैं, उनके बारे में सोचते हैं, तो आपकी स्किल्स जो है वो डेवलप होती है। क्योंकि कहते हैं ना, आप जितना पढ़ेंगे आप उस चीज को जो है
मतलब पढ़ने से क्या है, आपकी विल पावर स्ट्रॉन्ग बनती है, आपको एनकरेजमेंट रहता है कि भाई हाँ मुझे पढ़ना है, आपका इंटरेस्ट बनता है उस चीज में, और आप लैंग्वेज सीखना आपके लिए ईजी हो जाता है। तो लैंग्वेज सीखने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप उसको रीड करें। रीड हेल्प यू टू लर्न एनी लैंग्वेज। नेक्स्ट आपका आता है कि आपकी वोकैबुलरी इंक्रीज करता है, आपकी कंसंट्रेशन इंक्रीज करता है। आप किसी चीज को पढ़ते हैं तो आपकी कंसंट्रेशन बनती है उस चीज में कि हाँ आगे क्या हुआ है इसमें, या इसका आंसर क्या होगा, आप खुद फाइंड आउट करते हैं, खुद रीड करते हैं, तो उससे आपकी कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है, आपकी वोकैबुलरी इंक्रीज होती है, आपकी प्रोनाउंसिएशन इंक्रीज होती है। अब आप किसी वर्ड को पढ़ रहे हैं, आप उसको बार बार पढ़ के देखते रहेंगे, अगर जितनी ज्यादा आप रीडिंग करेंगे तो इसका मतलब आपको प्रोनाउंसिएशन क्लियर होती जाएगी कि इसकी फोनिक साउंड ये है। जैसे हम बचपन में हिंदी सीखते हैं तो हमें पर्टिकुलरली हिंदी सीखने के लिए छोटी छोटी चीजें सीखनी नहीं पड़ती हैं, जैसे इंग्लिश के लिए हमें ग्रामर और सब कुछ। जब हम रीडिंग करते जाएंगे तो हम फ्लो में आ जाएंगे कि भाई ग्रामेटिकल एरर क्या हो रहे हैं मेरे, मुझे ये चीज कहाँ लगानी है, ये चीज कहाँ यूज करनी है, तो वो सब चीजें हमारी परफेक्ट हो जाती है, हमारी कम्युनिकेशन परफेक्ट हो जाती है। रीडिंग जो है वो क्रिएटिव साइड डेवलप करता है पर्सन का। रीडिंग जो है वो इमेजिनेशन पावर हमारी इंक्रीज करता है, क्योंकि हम पढ़ते हैं, जैसे हम किसी किंग्स की स्टोरी पढ़ रहे हैं, प्रिंसेस की स्टोरी पढ़ रहे हैं, तो उसमें क्या होता है कि हम उस तरह से एक्ट करने लग जाते हैं, हम उस तरह से सोचने लग जाते हैं, हम उसी जगह पे पहुंच जाते हैं। तो वो क्या है, हमारी इमेजिनेशन पावर को इंक्रीज कर रहा है। हमें नई नई चीजें हम ढूंढते हैं, जैसे कि हम रीड कर रहे हैं किसी चीज को, तो हम क्या है इंटरनेट पे उसके बारे में सर्च करेंगे, हम जो है किसी से पूछेंगे, तो हम क्या है अपनी नॉलेज को इंक्रीज कर रहे हैं। रीडिंग जो है वो क्या होता है, आपकी एक गुड सेल्फ इमेज दिखाता है। मतलब रीडिंग, जब आप रीडिंग करते हैं तो दूसरे, जैसे मान लीजिए आपके फ्रेंड से आपकी नहीं बन रही है, आपको कहीं बाहर नहीं जा रहे हैं, आप घर में अकेले हैं, तो सबसे बेस्ट चीज क्या होगी, आप एक नॉवल पढ़ रहे हैं, अपनी बुक पढ़ रहे हैं, तो वो क्या होता है आपकी सेल्फ इमेज दिखा रहा है। रीडिंग डेवलप करता है इस चीज को। गुड रीडिंग स्किल्स जो है वो, जैसे आपकी फोनिक साउंड्स आपको क्लियर हो जाएंगी, आपको जो है स्पेलिंग्स आने लग जाएंगी। क्यों? क्योंकि आपको वर्ड्स को बार बार पढ़ रहे हैं, तो आपको एक तो प्रोनाउंसिएशन क्लियर हो रही है, एक आपको उनकी स्पेलिंग्स बार बार दिखनी है। कोई टफ वर्ड है उसको कैसे प्रोनाउंस करना है, ब्रेक करके प्रोनाउंस करना है, नेट पे देख के प्रोनाउंसिएशन सीखनी है, तो उसे क्या है आपको उसकी स्पेलिंग भी लर्न होगी कि हाँ मेरी वोकैबुलरी ऐसी है, मैं प्रोनाउंस करके इसकी स्पेलिंग को बना सकता हूं, अगर कोई टफ स्पेलिंग है तो। कि कोई भी बुक लिखी हुई है, कितनी भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, जब तक आप उसे रीड नहीं करेंगे तो आपको पता कैसे लगेगी। तो फैक्ट ऑफ पावर ऑफ रिटन आइडिया, जो भी रिटन आइडियाज हैं, रिटन वर्ड्स हैं, उनकी पावर आप कब देख सकते हैं, जब आप कम्युनिकेट करेंगे, जब आप उस चीज को रीड करेंगे। तो इसलिए रिटन वर्ड्स ऐसा कोई यूजलेस होते हैं, क्योंकि आप उसे जब पढ़ेंगे ही नहीं तो वो आपको फायदा क्या देंगे, जब आप उसको रीड करेंगे तब वो आपको फायदा देंगे। देन है इसके टाइप्स। अब इसके टाइप्स में सबसे फर्स्ट आ गया है लाउड और ओरल रीडिंग। जब आपसे टीचर जो है आपसे कहती है कि आप रीड कीजिए, टर्न वाइज टीचर रीड करवाती है, तो बच्चे इसमें क्या है रीडिंग अलाउड, मतलब कि तेज आवाज में रीड करते हैं, टीचर्स को वो क्लियरली समझ आता है, तो अच्छा लगता है, सारी क्लास को वो इजीली समझ आता है। तो इसमें क्या होता है, बच्चा जो है वो ऐसे इतनी साउंड निकाले कि वो ऑडिबल हो सबके लिए। जैसे टीचर खुद अगर उसको रीड कर रही है तो इतनी साउंड टीचर की होनी चाहिए कि जो बच्चा फिफ्थ डेस्क पे या सबसे पीछे बैठा है उन बच्चों को भी आपकी वॉइस क्लियर होनी चाहिए, तो उसे कहा जाता है लाउड रीडिंग, ओरल रीडिंग। इसमें क्या होता है, इसका बेनिफिट ये है कि बच्चों की स्पीच इससे क्लियर बनती है, उनको अपनी पेज पता लगती है कि मुझे किस आवाज में बात करनी चाहिए, कितना तेज मुझे बोलना है। इसमें क्या है, टीचर जो है उन्हीं बच्चों को ज्यादा पसंद करती है जो इंटेलिजेंट होते हैं, ब्राइट स्टूडेंट होते हैं, जो अच्छी तरह से रीड करते हैं, टीचर उनसे रीडिंग करवाना ज्यादा पसंद करती है, तभी टीचर इजीली समझा पाती है। लेकिन जो बच्चे वीक हैं या बैकवर्ड स्टूडेंट्स हैं कि भाई उन्हें रीडिंग में दिक्कत है, वो नहीं पढ़ पा रहे हैं अच्छी तरह से, तो उनके लिए थोड़ा सा डिसएडवांटेज हो जाता है, पर वो भी धीरे धीरे रीडिंग करके जो है उस चीज को इंप्रूव कर सकते हैं। तो लाउड का मतलब है कि क्लास में जैसे तेज बोल के पढ़ना जो सबको सुनाई दे। देन आ जाता है साइलेंट रीडिंग। साइलेंट रीडिंग लाउड रीडिंग से ज्यादा यूजफुल है। कैसे? अब लाउड रीडिंग में कोई एक बच्चा रीड कर रहा है, दूसरा बच्चा जरूरी नहीं है उसको कंसंट्रेशन से पढ़ रहा है या उस चीज को देख रहा है, लेकिन उसके कानों में कहीं ना कहीं वो लिसनिंग जा रही है, वो डिस्टर्ब तो हो रहा है, मतलब जो काम कर रहा है उसमें भी परफेक्ट नहीं हो पा रहा, वो जो सुन रहा है उसमें भी नहीं हो पा रहा। लेकिन जब आप साइलेंट रीडिंग करते हैं, जैसे क्लास में टीचर आपको कहती है कि आप साइलेंट रीडिंग कीजिए इस पेज की और फिर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी इसके बारे में, तो आप उसको जो है मन लगा के पढ़ते हैं, अच्छी तरह से देखते हैं, तो मतलब उसमें क्या होता है कि आप बिजी हो जाते हैं और अपना खुद का एक मतलब कहते हैं ना कि अपने पर्टिकुलर रिस्पेक्टिव प्लेस में ही आप उसको कर रहे हैं, मतलब कोई आपको डिस्टर्ब नहीं कर रहा है। तो साइलेंट रीडिंग जो होती है उसमें आपकी अंडरस्टैंडिंग और भी अच्छी बन सकती है एज कंपेयर टू लाउड रीडिंग के। देन आती है इंटेंसिव रीडिंग। इंटेंसिव रीडिंग क्या होती है, जिसमें आप मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन गेन करते हैं, मतलब कि आप किसी भी चीज को थोरोली पढ़ रहे हैं, लेकिन उसका मतलब माइनर से माइनर जो है वर्ड को, हर चीज को सर्च कर उस चीज को जो है प्रॉपर समझ रहे हैं और पढ़ रहे हैं। जैसे नॉवेल्स है कोई, वो आप पढ़ रहे हैं और आप समझ रहे हैं कि इसमें स्टोरी में क्या हो रहा है, मतलब टाइम दे रहे हैं उसको प्रॉपर। देन है एक्सटेंसिव रीडिंग। एक्सटेंसिव रीडिंग का मतलब है प्लेजर के लिए करना, भाई आपको अच्छा लग रहा है इसलिए आप उस चीज को पढ़ रहे हैं। इसमें आप पर्टिकुलर इतना माइनर नहीं पढ़ते हैं जैसे इंटेंसिव रीडिंग में होता है। ये क्या होती है, ये आपको लैंग्वेज लर्न करने में हेल्प करती है। एक्सटेंसिव रीडिंग जो होती है, जैसे इन दोनों में डिफरेंस है, आपको ज्यादा अच्छा समझ आएगा कि डेफिनेशन। जो एक्सटेंसिव रीडिंग होती है उसमें क्या होता है, प्यूपिल इज साइलेंट एंड इंडिपेंडेंट। जो प्यूपिल है वो धीरे धीरे रीड करता है और इंडिपेंडेंट होता है, वो अपने लेजर के लिए रीड कर रहा है, वो कोई क्लास टीचर के सामने नहीं कर रहा है, मतलब वो अपने उसको अच्छा लग रहा है इसलिए वो रीड कर रहा है। इंटेंसिव में क्या होता है, वो रीडिंग अलाउड करता है प्यूपिल और कंट्रोल बाय टीचर। टीचर उन्हें बोलती है कि आप रीड कीजिए, वो क्लास में रीड करते हैं। इसमें क्या होता है, वर्ड फ्रेजेस और ये सारे एक्सप्रेशन जो है बच्चा अच्छी तरह से यूज नहीं कर पाता, क्योंकि इसमें बच्चा जो है साइलेंट रीडिंग कर रहा है, उसमें वर्ड फ्रेजेस, कॉमन वर्ड, ये सब कुछ एक्सप्रेस कर पाता है बच्चा बुक के अंदर जो दिए हुए हैं। ये क्या है, कॉन्सेंट्रेट अपॉन द सब्जेक्ट मैटर, की सब्जेक्ट मैटर के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करता है एक्सटेंसिव रीडिंग। ये आपका जो है ये लैंग्वेज पे कॉन्सेंट्रेट करता है जो इंटेंसिव रीडिंग है। इसमें क्या होता है आपके साथ, न्यू वर्ड्स फ्रेजेस जो भी हैं बुक के अंदर, वो क्या है पास हो रहे हैं उसकी पैसिव वोकैबुलरी में, और इसमें जो है वो एक्टिव वोकैबुलरी में, मतलब इसमें माइनर से माइनर चीज की वोकैबुलरी जो है बच्चे के अंदर मेमोराइज होती जा रही है, बच्चा जो है उसे समझ के और अपने माइंड में जो है मेमोराइज करता जा रहा है। इसमें जो है वो पैसिवली रोल प्ले कर रही है, जो मेमोरी उसके उसमें जा रही है, मतलब कि वोकैबुलरी गेन कर रहा है। तो इंटेंसिव कौन सा हुआ, जो मैक्सिमम कैपेसिटी तक बच्चा उसको समझता है, बहुत ही माइनर से माइनर, छोटी से छोटी चीजें रीड करता है, बहुत ज्यादा टाइम देता है रीडिंग के लिए, और उसमें क्या मैसेज है, क्या चीज वो समझना चाह रहा है, वो सब चीजें कंप्लीट मटेरियल उसका रीड करता है, वो समझता है। एक्सटेंसिव वो अपने लेजर के लिए कर रहा है, अपने फन के लिए कर रहा है, अपने इंटरेस्ट के लिए कर रहा है। देन आती है सप्लीमेंट्री रीडिंग। सप्लीमेंट्री रीडिंग जैसे सप्लीमेंट आपको नेम से पता लग रहा है कि असिस्टेंस का काम करता है, मतलब ये रैपिड रीडिंग की तरह ही है। ये क्या होता है कि भाई आपकी जैसे एक्सटेंसिव में आपने प्लेजर के लिखी, ऐसे ही सप्लीमेंट्री रीडिंग आप कर रहे हैं कि कोई भी और बुक रखी है आपके सब्जेक्ट से अलग है, या आपका जो टॉपिक आप पढ़ रहे हैं उस टॉपिक पे ही है कोई, तो मतलब अपनी मेन बुक को छोड़ के आप कोई सप्लीमेंट बुक कोई और उसका सोर्स देख रहे हैं जैसे आप रीड कर रहे हैं, उसे कहा जाता है सप्लीमेंट रीडिंग। देन है लाइब्रेरी रीडिंग। लाइब्रेरी रीडिंग कौन सी होती है, जहां पर जो है ये जो है ये एनकरेज करती है आपकी एक्सटेंसिव रीडिंग को। लाइब्रेरी में आपकी अलग अलग टाइप की बुक्स होती हैं। लाइब्रेरी रीडिंग जो होती है वो अनसुपरवाइज होती है, जैसे कि आपकी एक्सटेंसिव रीडिंग होती है। क्यों? क्योंकि वहां पे आप अपने फन के लिए, अपने इंटरेस्ट के लिए पढ़ते हैं कि भाई हाँ वहां पर जाकर जो है आपको जो भी बुक इंटरेस्टिंग लगती है या जो भी सब्जेक्ट मैटर आप चाहते हैं वहां से पढ़ने के लिए वो आप पढ़ते हैं। तो ये जो होती है अनसुपरवाइज होती है, जैसे एक्सटेंसिव रीडिंग भी अनसुपरवाइज है। ये प्राइवेट रीडिंग होती है जहां बच्चा अपने एंजॉयमेंट के लिए या अपनी नॉलेज को बढ़ाने के लिए पढ़ता है लाइब्रेरी में जाके। देन है रैपिड रीडिंग। रैपिड रीडिंग क्या है, रीडिंग इज अ कम्युनिकेशन, और रैपिड रीडिंग का मतलब है कि जब आप किसी चीज को प्रोनाउंस कर रहे हैं, किसी चीज को जल्दी जल्दी से पढ़ रहे हैं, वो कहलाती है रैपिड रीडिंग।
एम क्या होते हैं रीडिंग के कि भी आप टीचर जो है आपको रीडिंग किसलिए करवा रही है ताकि आपकी जो है फुल अंडरस्टैंडिंग बने, आपकी प्रैक्टिस हो, आप जो है लैंग्वेज को समझे, आप अपने खुद से ही सेंटेंसेस बनाने लग जाए, आपकी प्रोनाउंसिएशन क्लियर हो, इसलिए टीचर आपसे रीड करवाती है। ये आपकी डेवलपमेंट है रीडिंग की। अब इसके स्किल्स क्या होते हैं कि पहले आपको रीडिंग मटेरियल देखना है, फिर उसकी प्रिपरेशन करनी है, फिर प्रेजेंट करना है, उसको ओरल प्रेजेंट करना है, फिर उसमें से जो है आप क्वेश्चन पूछेंगे या क्वेश्चन का आप आंसर कर रहे हैं, डायग्नोज करेंगे क्या डिफिकल्टीज आ रही थी मुझे रीडिंग करने में, और फिर उस हिसाब से उसकी प्रैक्टिस करेंगे और इवैल्यूएट करेंगे। रीडिंग के जो मेथड है वो क्या होते हैं, जैसे सबसे पहले बच्चा अल्फाबेट सीखता है, फिर फोनिक साउंड सीखता है, फिर वर्ड्स बनाना सीखता है, फिर फ्रेज बनाना और फिर सेंटेंस बनाना सीखता है। तो ये आप खुद बना के लिख सकते हैं। अल्फाबेट में जैसे ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, फोनिक में जैसे ब बोल, एंड वर्ड्स में जैसे कोई भी वर्ड सीख रहा है, टेबल, कैट, रैट, इस टाइप से फ्रेजेस बनाने सीख रहा है, छोटी छोटी सेंटेंस बनाने सीख रहा है। तो ये सब चीजें होती है कि रीडिंग आपको किस टाइप से आती है, क्या क्या मेथड है, आप रीडिंग किस तरह से टीच करवाती है टीचर आपको, मतलब किस तरह से वर्ड आप बोलने स्टार्ट करते हैं, रीड करने स्टार्ट करते हैं। स्टेजेस क्या है इसकी, सबसे पहले जैसे प्रिपरेटरी रीडिंग आगे, प्रिपरेटरी में क्या है कि सबसे पहले बच्चा लेटर को रिकॉग्नाइज करेगा कि भाई ये कौन से लेटर है, ये पिक्चर है, फिर उससे कोरिलेट करके फिर उसको बोलेगा बच्चा। या ब्लैक बोर्ड का यूज कर सकती है टीचर की, ब्लैक बोर्ड पे कुछ लिखा है टीचर ने, या फिर कोई ऑब्जेक्ट दिखा सकती है टीचर की, दिस इज अ पेन, दिस इज अ टेबल, इस टाइप से कोई ऑब्जेक्ट दिखा सकती है टीचर। देन है कि थ्रू एक्शन, एक्शन से बताएं कि भाई टीचर ये कर रही है, आई एम रीडिंग, आई एम राइटिंग, आई एम लाफिंग, आई एम टॉकिंग, इस तरह से मतलब एक्शन से कुछ सिखाएं। देन है वर्ड बिल्डिंग कार्ड्स की भाई आपको जैसे फ्लैश कार्ड्स दिए जाते हैं, किसी पे जो है टी बनी हुई है, कैट बनी हुई है, रीड बना हुआ है, प्ले बना हुआ है, तो उससे बच्चा जो है वो बोल बोल के सीखता है। देन है थ्रू दी गेम्स, किसी भी गेम से, जैसे टीचर आपको इंस्ट्रक्शन दे रही है, ओपन दी डोर, सिट डाउन, शट दी डोर, यूज योर पेन, कुछ भी चीज है, कोई भी इंस्ट्रक्शन दे रही है, तो उस गेम से जो है आप रीडिंग और भी इजी और इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। तो ये हो गया है आपका रीडिंग स्किल। ये सेकंड मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक आ गया है चैप्टर का। ये लगभग मैंने हाल यूनिवर्सिटी के जो एग्जाम देखे हैं लास्ट 5 ईयर के, उसमें ये लगभग हर में आया हुआ है। तो ये स्कैनिंग, स्कीमिंग एंड एक्सट्रैक्टिंग रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द बुक, 16 मार्क्स का क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है आपका। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा ब्रीफ में इसको बता देती हूँ कि ये होते क्या है। स्कैनिंग क्या होती है कि किसी भी एक स्पेसिफिक फैक्ट को ढूंढना, किसी भी एक स्पेसिफिक चीज को ढूंढना कि हम पर्टिकुलरली इसके बारे में पढ़ना चाहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने अभी ये वीडियो ओपन की है, तो आप जो है इस लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम के बारे में पढ़ना चाहते हैं, तो आपने एक टॉपिक ले लिया, इसमें से मुझे स्कैनिंग एंड स्कीमिंग के बारे में सीखना है। तो ये पर्टिकुलर टॉपिक है पूरी बुक का। तो ये होता है कि आप स्कैनिंग कर रहे हैं कि पर्टिकुलरली मुझे यही चीज पढ़नी है, स्पेसिफिक टेक्स्ट पढ़ना है। एक और एग्जाम्पल के साथ मैं समझाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल जैसे डॉक्टर होते हैं, उन्हें को डायग्नोज करना होता है, तो वो एक्सरे करते हैं। तो एक्सरे में वो स्कैनिंग किस चीज की कर रहे हैं, वो पर्टिकुलर उस एरिया की कर रहे हैं जहां पे उन्हें कोई डाउट लग रहा है कि यहाँ पे कुछ उन्हें मिल सकता है, या इसकी पर्टिकुलर हमें मेडिसिन देनी है, ये चीज हमें डायग्नोज करनी है। तो वो होता है स्कैनिंग की पर्टिकुलर किसी भी स्पेसिफिक एरिया के बारे में आपने जानना है, किसी स्पेसिफिक चीज को आपने रीड करना है, स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन चाहिए, वो होती है आपकी स्कैनिंग। देन स्कीमिंग क्या होती है आपकी, स्कीमिंग क्या होती है आपकी, स्कीमिंग का मतलब होता है जैसे कि आप बुक खरीदने गए हैं या कोई बुक का एग्जीबिशन लगा हुआ है और आप बुक लवर है, तो आपको रीडिंग बहुत पसंद है, तो फिर वहां पर आप क्या करेंगे, आप बुक को देख के ही तो पहचानेंगे ना कि उसके अंदर कैसा कंटेंट होगा, क्या नोवेल होगा, या तो आप उसके ऑथर का नेम देखेंगे, या बुक का जो है टाइटल देखेंगे, या पीछे की उसकी पब्लिकेशन देखेंगे, या फिर ऐसे ही घुमा के उसमें से देखेंगे कि कोई इन्फॉर्मेशन मुझे ऐसी मिल जाए कि रेलेवेंट कोई पेज ओपन करके आपने देख लिया। तो ये होती है स्कीमिंग की भी उसके अंदर की जांच पड़ताल, आपने थोड़ी थोड़ी चीजें देख के, फैक्ट देख के, उसके डायग्राम्स देख के, या उसका टाइटल पेज देख के और बैक पेज देख के, कुछ भी चीज देख के आपने उसको देख लिया कि हाँ ये बुक मेरे लिए रेलेवेंट है, मैं इस बुक को लेती हूँ। तो वो होती है स्कीमिंग, स्कीम करना। तो जिसमें आपको जो है पूरी बुक एक बार नहीं पढ़नी पड़ी है, लेकिन फिर भी आपको उसकी बुक की नॉलेज मिल गई कि हाँ ये बुक मेरे लिए अच्छी है, ये बुक मेरे लिए रेलेवेंट है, कि मुझे जो सीखना है वो इस बुक में है, तो उसे कहा जाएगा स्कीमिंग। कि आपने जो है पूरी बुक में से एक बार गो थ्रू होकर देख लिया कि हाँ कोई पेज रैंडमली खोल के देख लिया, टाइटल देख लिया, सब हेडिंग देख ली, कोई बोल्ड लेटर देख लिया, तो वो होती है आपकी स्कीमिंग। ये सब जो है ये आपकी स्पीड रीडिंग की टेक्निक है, जिसमें आप टाइम बिल्कुल भी नहीं लगा रहे हैं, स्पीड रीडिंग है यहाँ पर, जिसमें आप टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट आपका आता है एक्सट्रैक्टिंग रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द बुक। अब क्या है, आपने स्कैनिंग कर ली उस बुक की, स्कीमिंग कर ली, और अब आपको क्या करना है, उसमें से एक्सट्रैक्ट करना है क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज है। आपने बुक तो ले ली कि भाई आपने छोटे छोटे कोई पॉइंट देखे, आपने बुक तो ले ली, लेकिन अब आपको मेन पॉइंट जो है उन्हें एक्सट्रैक्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल नोट्स बनाने, किसी भी एक बुक के, अब जैसे बुक है आपकी, वो बुक है आपकी मान लीजिए 250 पेजेस की, और आप पूरी बुक के नोट्स जो है 10 पेज में बना लेते हैं, तो हर बच्चा चाहेगा कि वो नोट्स आपसे ले ले, क्योंकि वो एक तरह की एक्सट्रैक्शन है, इसमें से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स निकाले हुए हैं। तो वही होता है, मतलब नोट्स बनाना, कोई इंपॉर्टेंट चीज को समराइज करके उस बुक के नोट्स बना लेना, उस चीज को कंसाइज कर देना, उसे कहा जाता है एक्सट्रैक्टिंग रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द बुक। अब हम इसे थोड़ा डिटेल में करते हैं। स्कैनिंग की मैं इन्फॉर्मेशन आपको बता चुकी हूं कि इसकी डेफिनेशन क्या होती है। स्कैनिंग जो होती है वो एक रीडिंग टेक्निक होती है, स्पीड रीडिंग टेक्निक होती है, क्विकली लोकेट कर लेती है वो किसी भी इन्फॉर्मेशन को। कि अगर मान लीजिए मुझे इसमें से स्कीमिंग टॉपिक पढ़ना है, तो मैं पूरी बुक में से सबसे पहले तो इसके फ्रंट में जाके देखूंगी कि स्कीमिंग कहां है, कौन से चैप्टर में। मुझे मान लीजिए कुछ भी नहीं पता है इस बुक का, और मुझे ये लगता है कि स्कीमिंग टॉपिक मेरा बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं इस बुक में सारी जगह जाके देखूंगी सबसे पहले इंडेक्स में कि स्कीमिंग टॉपिक मुझे कहां मिलेगा। तो मतलब एक स्पेसिफिक चीज को ढूंढ रही हूं मैं विद इन द टेक्स्ट। फिर क्या करूंगी मैं, अब ऐसा तो है नहीं ना कि मैं एक एक लाइन पढ़ूंगी इसकी इंडेक्स की भी या बुक चैप्टर की एक लाइन पढ़ूंगी, मैं फटाफट से मेरी आईज जो है लेफ्ट एंड राइट जाएंगे, अप एंड डाउन जाएंगे फटाफट से। तो आईज की मूवमेंट को भी पता, आपको जो है थोड़ी हैबिट हो जाती है कि भाई आपको किस तरह से चीज इसमें ढूंढना है, आपको हैबिट हो जाती है स्कीमिंग करने की, स्कैनिंग करने की। तो आप स्कैन कर रहे हैं, अभी पूरी देख वही बुक में रही है, ऊपर नीचे देख रहे हैं, लेकिन रीड अभी तक कुछ नहीं कर रहे हैं, पर्टिकुलरली उस प्रॉपर वर्ड को ढूंढ रहे हैं कि भाई हाँ मुझे इसमें से स्कीमिंग ढूंढना है। देन उसके बाद क्या है, मूविंग आईज टेक्स्ट सर्च, मूविंग आई करेंगे और टेक्स्ट को सर्च करेंगे कि भाई आपको कौन सा टेक्स्ट ढूंढना है, पर्टिकुलरली कहां पे मिलेगा वो टेक्स्ट, ये चीज आप ढूंढ रहे हैं। तो आप ढूंढते ढूंढते मान लीजिए मुझे वो वर्ड मिल गया है, और फिर मैं पेज नंबर देखूंगी और रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन पे पहुंच जाऊंगी। तो ये है मेरा कि ये कहलाता है स्कैनिंग की मैंने स्कैन किया पहले पूरे पेज को, दोनों पेजेस को, और फिर उसके बाद मुझे वो वर्ड मिल गया है जब मैं आई से जरूर कर दी थी, मैंने पूरा नहीं रीड किया, सिर्फ वो वर्ड मुझे मिल गया जो मेरा रेलेवेंट था। तो ये होता है आपका स्कैनिंग, स्कैन करना किसी भी चीज को। तो इसमें आप कुछ भी स्कैन कर सकते हैं, कीवर्ड्स को स्कैन कर सकते हैं। जैसे पहले मैंने बोल्ड लेटर देख लिया, किसी ने मुझे बता दिया चैप्टर के अंदर है, बोल्ड लेटर देख लिया, फ्रेजेस देख लिया, लेटर्स देख लिया, फॉर्म होगी, रिसिप्ट होगी, जैसे आप रिसिप्ट लेते हैं किसी को भी, तो वो क्या है, एक तरह की स्कैनिंग की। तो है पूरी फाइल नहीं देखी, सिर्फ रिसिप्ट चाहिए मुझे, रिसिप्ट मुझे मिल गया, तो वो क्या है, एक तरह की स्कैनिंग है कि आपके पूरे डॉक्यूमेंट्स में से एक स्कैन किया हुआ पेपर मुझे मिल गया जो कि मुझे चाहिए था। तो अब इसके स्टेप क्या होते हैं, सबसे पहले आपको अपना पर्पस क्लियर होना चाहिए कि आपको क्या चीज ढूंढनी है, आपको पर्पस क्लियर होना चाहिए कि पर्टिकुलरली आपको रीडिंग ढूंढनी है, राइटिंग ढूंढनी
है, मतलब क्या वर्ड ढूंढना है आपको, किस चीज टॉपिक के बारे में आपको पढ़ना है, क्या स्कैन करना है, वो आपको पता होना चाहिए। फोकस ऑन विजुअल क्लूज, फिर आप विजुअल क्लूज देखेंगे जो उससे रेलेवेंट होगा। अब जैसे मैं स्कीमिंग ढूंढ रही हूँ या स्कैनिंग ढूंढ रही हूँ, तो मुझे वो क्लूज इफेक्ट ज्यादा करेंगे, क्योंकि मैं उसी को ढूंढ रही हूँ, तो उसी के वर्ड्स या डायग्राम कुछ भी ऐसे मुझे दिखेंगे, तो वो मुझे एकदम फोकस करने पे मजबूर कर देंगे कि भाई हाँ, यहाँ पे आपका रेलेवेंट टॉपिक है। तो फोकस करना है आपको विजुअल क्लूज पे, कि कुछ भी हेडिंग लिखी हुई है, बोल्ड में कुछ लिखा हुआ है, सब हेडिंग्स हैं, कोई भी टाइटल दे रखा है, तो उस पर मैं फोकस करूंगी। देन है यूज आई मूवमेंट, फिर वही आई मूवमेंट वाली बात है कि आप अप एंड डाउन, लेफ्ट एंड राइट अपनी आई मूवमेंट करेंगे कि पर्टिकुलर जो इन्फॉर्मेशन, जो वर्ड मुझे चाहिए वो कहाँ पे है। देन इग्नोर इररिलेवेंट इन्फॉर्मेशन। अब ऐसा तो है नहीं ना कि पूरी जो 2 पेजेस हैं उसमें आपको पता है वो वर्ड है, लेकिन आपको पूरे के पूरे 300 वर्ड तो नहीं पढ़ने बैठेंगे ना, उसमें से पर्टिकुलरली वो वर्ड ढूंढेंगे, तो इससे आई मूवमेंट उस हिसाब से करेंगे। बाकी पूरी इन्फॉर्मेशन आपको नहीं पढ़नी है, जहां पर वो वर्ड है उसके हिसाब से वो पढ़ना है कि उसकी डेफिनेशन क्या है या फिर उस वर्ड का क्या मतलब है। और मार्क और नोट, फिर उसे आप मार्क कर लेंगे या तो हाईलाइट कर देंगे या फिर उसको नोट कर लेंगे कहीं पे कि इस वर्ड का ये मतलब है। मुझे इसमें से और कुछ नहीं चाहिए, इस चैप्टर में से मुझे पर्टिकुलरली इस टॉपिक के बारे में पढ़ना था, तो ये होता है आपका स्कैनिंग। देन आ जाता है स्कीमिंग। अब स्कीमिंग क्या है? स्कीमिंग जैसे मैंने आपको पहले ही बताई है, ये भी एक स्पीड रीडिंग की टेक्निक है। इसमें क्या है, आप देखेंगे कि मेरी इन्फॉर्मेशन इस चीज में है या नहीं है। फॉर एग्जांपल कोई पैसेज देख रहे हैं आप, या पर्टिकुलरली कोई बुक देखने गए हैं। सबसे अच्छा एग्जांपल यही है कि आप किसी बुक शॉप में कोई बुक देखने गए हैं, वहां पे आपको इतना टाइम नहीं है कि आप 10 बुक्स पढ़ेंगे। वहां पर आप सिर्फ क्या देखेंगे, उसका फ्रंट पेज देखेंगे, आप उसके ऑथर का नेम देखेंगे, उसकी पब्लिकेशन देखेंगे, और बीच में से आप इस तरह से देखेंगे कि उसमें डायग्राम्स कैसे बने हुए हैं, टॉपिक्स क्या क्या है। तो ये होता है स्कीमिंग, कि भी आपने ओवरऑल व्यू ले लिया उसका, और आपको पता लग गया कि आपका आइडिया लग गया आपको कि भी हाँ, इसमें मेरा रेलेवेंट रीडिंग कंटेंट है, तो उसे कहा जाएगा स्कीमिंग। स्कैनिंग और स्कीमिंग में भी डिफरेंस होता है। स्कैनिंग का मतलब होता है किसी पर्टिकुलर एक वर्ड को आप ढूंढ रहे हैं। स्कीमिंग का मतलब होता है कि कुछ रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन इस चीज में, पैसेज में है या नहीं है, या फिर इस बुक में है या नहीं है, जो मेरी रीडिंग के लिए जरूरी है, तो वो चीज आप ढूंढ रहे हैं। मतलब कि स्कीमिंग में क्या है कि जो चीज, मान लीजिए कोई चीज आपको नहीं आती है, उसमें आपकी मास्टरी नहीं है, आपको नहीं समझ आया वो पर्टिकुलर टॉपिक, तो वो इन्फॉर्मेशन आपको कहां मिलेगी, वो चीज आप ढूंढ रहे हैं स्कीमिंग में। तो अब आपको समझ आएगा स्कीमिंग एंड स्कैनिंग। तो स्कीमिंग के भी कुछ पॉइंट्स होते हैं। सबसे पहले है प्रीव्यू दी टेक्स्ट। सबसे पहले आप प्रीव्यू करेंगे टेक्स्ट का, कि उसकी हेडिंग देख रहे हैं, उसमें डायग्राम्स देख रहे हैं। जैसे मुझे डायग्रामेटिकली समझाना ज्यादा अच्छा लगता है साइंस स्टूडेंट्स को, तो वो क्या होता है कि आप डायग्राम जैसे पूरा चैप्टर को समराइज कर देते हैं कि भाई ये चीज है, इसमें ये कॉजेस होते हैं, ये इसकी डिजीज की प्रिवेंशन है। तो वो चीज अच्छी तरह से बच्चों को समझ आ जाती है, तो पूरा उसमें पूरा चैप्टर पढ़ने की बच्चों को नहीं जरूरत पड़ी। तो इसमें क्या है, आप प्रीव्यू करेंगे टेक्स्ट को, कि उसके टाइटल्स देखेंगे, उसकी हेडिंग्स देखेंगे, उसकी डायग्राम्स देखेंगे। देन रीड द इंट्रो और कंक्लूजन, कि भी आप फर्स्ट पेज देख रहे हैं, उसकी इंट्रोडक्शन देख रहे हैं बुक की, और उसका कंक्लूजन देख रहे हैं। मतलब मेन आइडिया आपको लग जाए कि इस बुक में बंदा बताना क्या चाह रहा है, क्या ये मेरे से रेलेवेंट है, मैं जो चीज सीख रहा हूं। मान लीजिए आप लाइफ स्किल्स की बुक लेने गए हैं, या आप कोई भी टाइप की क्रिएटिव थिंकिंग की बुक लेने गए हैं, तो उसमें आपको कंक्लूजन देखे और आपको फ्रंट पेज देखे समझ आ जाएगा बुक के अंदर किस तरह की वर्डिंग्स होगी और किस तरह की इन्फॉर्मेशन दी हुई है। देन उसके बाद आपने इंट्रो देख लिया, कंक्लूजन देख लिया, तो आपको थोड़ा आइडिया लग गया बुक का। देन है फोकस ऑन टॉपिक्स सेंटेंसेस। अब जो पर्टिकुलर आपको चाहिए टॉपिक, कि भाई ये चीज है, मुझे इस चीज के बारे में पता नहीं है। जैसे मान लीजिए आपको स्कैनिंग और स्कीमिंग के बारे में नहीं पता है, तो आप जो है पर्टिकुलर उस टॉपिक पे जाते हैं जहां पर वो टॉपिक है। जैसे इस पेज पे टॉपिक है, मैंने स्टार्टिंग में इंडेक्स से देख लिया, तो मुझे पता लग गया यहाँ पे स्कीमिंग है, तो मैं पर्टिकुलर इस टॉपिक पे गई हूँ, फिर उसे समराइज किया है, नोट कीवर्ड एंड फ्रेजेस, फिर उसमें से जो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जो जो इंपॉर्टेंट लाइन है, जैसे मैंने यहाँ पे ये हाईलाइट कर दी है, तो ये इंपॉर्टेंट चीजें लगी मुझे, मैंने इन्हें नोट डाउन कर लिया। स्किप अननेसेसरी डिटेल, मतलब कि आपने अननेसेसरी डिटेल है, यूं नहीं है कि पूरा टेक्स्ट आपको पढ़ना है, आप डायरेक्टली अपना पर्पस देखेंगे कि इसका मतलब क्या होता है, इस टेक्निक से हम कैसे कर सकते हैं और इसके स्टेप्स क्या है। मुझे पूरा चैप्टर, मुझे पूरी रीडिंग करने की जरूरत नहीं है, मैंने मेन पॉइंट देख लिया कि इसमें क्या क्या स्टेप्स होते हैं। तो आपके ये स्टेप हैं। सबसे पहले आप रिव्यू कर लेंगे टेक्स्ट का, फिर आप इंट्रो और कंक्लूजन देखेंगे, फिर उसके बाद आप जो है पर्टिकुलर टॉपिक जो आपका फोकस है, जो आपको सीखना है, उस पे पहुंच जाएंगे। फिर उसमें से कीवर्ड और फ्रेजेस देखेंगे, क्या क्या इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, क्या क्या मुझे जानने चाहिए, मेरे लिए जरूरी है, और अननेसेसरी डिटेल्स को स्किप कर देंगे। भाई पूरा आपको चैप्टर पढ़ने की जरूरत नहीं है, पर्टिकुलरली उसी में से अपने जो है नोट्स बना लेंगे, पॉइंट्स निकाल लेंगे। मतलब स्कीमिंग में क्या है कि कंटेंट और स्ट्रक्चर देखेंगे आप बुक का, कि डिसाइड करने के लिए कि इसमें मेरी रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन है या नहीं है। ये होता है आपका स्कीमिंग। देन आता है आपका इन चीजों से होता क्या, स्पीड रीडिंग से, इससे क्या होता है, आपका टाइम बचता है, आपको स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन जो चाहिए। अब आपको पूरा चैप्टर, अब मान लीजिए कहीं पे हेडिंग नहीं दी हुई, सब हेडिंग नहीं दी हुई, डायग्राम नहीं दी हुई, एक सीधा बुक लिखी हुई है, तो उसमें क्या आप लाइन टू लाइन पढ़ेंगे उस चीज को, तो आपका टाइम भी वेस्ट होगा, और आपका टाइम वेस्ट होने के साथ साथ आपको जो चीज पहले से आती है वही आपकी रिपीट होती जाएगी। आपको जो चीज पता नहीं है, हो सकता है वो चीज आपको मतलब समझ में ना आए, आप स्किप कर जाए उसे। तो इसलिए पर्टिकुलरली स्पेसिफिक उसी चीज की इन्फॉर्मेशन देती है स्कीमिंग एंड स्कैनिंग, तो इसलिए वो आपका टाइम सेव करती है और आपकी इन्फॉर्मेशन को बढ़ाती है, आपकी नॉलेज को इंक्रीज करती है। देन आ गया है इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्शन। अब इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्शन क्या मतलब, जैसे नेम से ही पता लग रहा है, एक्सट्रैक्ट कर ली। भाई हमें बुक भी मिल गई स्कैनिंग और स्कैनिंग से, हमें पर्टिकुलर वो बुक मिल गई, हमें उस पर्टिकुलर वो टॉपिक मिल गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें उसके इंपॉर्टेंट वो निकाल लेने हैं पॉइंट्स, जो कि हमें जरूरी है, हमें एग्जाम में काम आएंगे। तो इसमें आप क्या करेंगे, जैसे कि बच्चे एक दूसरे से नोट्स मांगते हैं कॉलेज में, तो वो क्या होता है, वो एक तरह की एक्सट्रैक्शन होती है, मतलब कि ऑर्गेनाइज वे में उसमें वो अपना चैप्टर लिखा हुआ है। जैसे मैंने कीवर्ड्स इसके लिखे हुए हैं, तो इससे आपको काफी सारी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, आपको पूरे 2 पेज पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो ये क्या है, एक एक्सट्रैक्शन है उस पर्टिकुलर टॉपिक का। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट आएगा कि आप नोट बनाएंगे, कि भाई आपने उसके की पॉइंट्स लिख लिए, आइडियाज लिख लिए, रेलेवेंट आइडिया सारे लिख लिए, आपने समराइज कर लिया अपने ओन वर्ड्स में। भाई जैसे कुछ आपको मुश्किल लग रहा है, आपने डिक्शनरी में उसका मीनिंग देखा, आपने अपने वर्ड्स में जो है उसे समराइज कर लिया, ताकि आपको एग्जाम्स में उसको रिवीजन करने में दिक्कत ना आए। देन हाईलाइट या अंडरलाइन। अब जैसे हमें कोई भी टॉपिक है वो समझ आ रहा है, तो हम उसे क्या करेंगे, हाईलाइट कर लेंगे उस जगह पे। अब पूरा पैराग्राफ तो हम हाईलाइट नहीं करेंगे, हम कोई पर्टिकुलर लाइन हाईलाइट करेंगे जो हमें लग रहा है कि इंपॉर्टेंट है या एग्जाम, तो हाईलाइट करेंगे या अंडरलाइन कर लेंगे उसे। देन उसके बाद है ऑर्गेनाइज इन्फॉर्मेशन। ऑर्गेनाइज इन्फॉर्मेशन कैसे कर सकते हैं आप, ऑर्गेनाइज वे में आप बुक में साइड में लिखेंगे तो वो इतनी परफेक्टली आपको याद नहीं रहेगा, आप बुक में जो है हाईलाइट कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं, और अलग से पेज पे नोट्स बना सकते हैं। अब जैसे ये तीनों टॉपिक जो है, ये तीनों टॉपिक आपकी बुक में 6 या 8 पेजेस के हैं, लेकिन मैंने जो है एक पेज में ही इसके नोट्स बना दिए। तो अब क्या है, मुझे अच्छी तरह याद रहेगा, क्योंकि मैंने मेन वर्ड लिख दिया और मैं इसके बाद इसको बना के खुद लिख सकती हूँ। तो इसमें क्या है, ऑर्गेनाइज इन्फॉर्मेशन करनी है, मतलब नोट्स बनाने आपको उस पर्टिकुलर टॉपिक के। देन समराइज, मतलब कंसाइज वे में आपने उसको पूरे को समराइज कर लिया। अब ये पूरा टॉपिक मैंने इतने से वर्ड में समराइज कर लिया कि भाई हमें क्या करना है, हमें सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजों के नोट्स बनाने, एक्सट्रैक्ट करनी है वो इन्फॉर्मेशन जो हमें रियली नीडेड थी, हमें चाहिए थी।
से आपका स्कीमा थ्योरी, ये आपका 4 मार्क्स के हिसाब से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे कर सकते हैं। स्कीमा क्या होता है, जैसे पियाजे थ्योरी में आपको बताया गया था कि एक स्कीमा होता है जो कि हमारी क्या है, अंडरस्टैंडिंग लेवल को इंक्रीज करता है। फॉर एग्जांपल, हमें कोई चीज की नॉलेज है पहले से ही, उसमें ही हम जो है उसे ही कोरिलेट करके हम कुछ नई नॉलेज ले रहे हैं, तो उसे कहा जाता है स्कीमा। स्कीमा क्या है कि हम वर्ल्ड को कैसे देख रहे हैं कि हमें इस चीज की प्योर नॉलेज है और फिर हम इसके बारे में समझ रहे हैं, तो उसे स्कीमा कहा जाता है। जैसे हायरार्की लेवल होता है कि पहले ए आएगा, फिर बी आएगा, फिर सी आएगा, तो एक ए हमें पता है, हमारे में प्योर नॉलेज है इसकी, और फिर उसके बाद हम इस चीज को लर्न कर रहे हैं, तो मतलब स्कीमा के हिसाब से, हायरार्की के हिसाब से हम उस चीज को पढ़ रहे हैं, उस चीज को लर्न कर रहे हैं, जो चीज स्टोर्ड है हमारी मेमोरी में पहले से ही, उसी में कोई चीज ऐड कर रहे हैं अपनी प्योर नॉलेज से कनेक्ट करके उस चीज को, तो उसे कहा जाता है स्कीमा। सोशल स्कीमा क्या है, आपने दिमाग में एक चीज बना रखी है कि आप रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, आपने वहां पे टेबल बुक करी है, हम किस लिए जाते हैं, हम खाना खाने के लिए जाते हैं, तो एक सोशल स्कीमा हो गया कि हम रेस्टोरेंट में गए हैं, हमने टेबल बुक करी, हमने ऑर्डर किया है फूड, हमने मेन्यू ले लिया है, और फिर उसके बाद हमने मनी दे दिया है, और फिर उसके बाद जब हम रेस्टोरेंट से बाहर निकल रहे हैं तो अब हम हंग्री नहीं है, तो ये एक तरह की स्कीमा है जो कि आपकी प्योर नॉलेज से ऐड हो गई है उसमें। देन आ गया है आपका आइडियोलॉजिकल स्कीमा कि भाई ये आपको आइडिया से, रेलेवेंट सोसाइटी से आपको पता लगता है, आइडिया से आता है, वो होता है आइडियोलॉजिकल स्कीमा। फॉर्मल स्कीमा क्या है कि आप रिटन कोई भी कंटेक्स्ट देख रहे हैं, जैसे मैं यहाँ पे डेफिनेशन देख रही हूँ, कोई भी कंटेक्स्ट देख रही हूँ, तो वो है आपका फॉर्मल स्कीमा कि आपने पर्टिकुलरली उस चीज को पढ़ा है और उस चीज को रिलेट किया है अपनी प्योर नॉलेज से, तो उसे कहा जाता है फॉर्मल स्कीमा कि हाँ, इस चीज का रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन है, थ्योरेटिकल है मेरे पास, तो इसे जो है आप एक्चुअल स्कीमा भी कह सकते हैं। लिंग्विस्टिक स्कीमा कौन सा होता है कि भाई आपको लैंग्वेज पता है, आपको वर्ड्स बनाने आते हैं, आप उन्हें क्या करेंगे, आप उन्हें डिकोड करेंगे। फॉर एग्जांपल, आपको जैसे पता ही नहीं है कि इसे पॉलिटिकल बोलते हैं, तो आप क्या करेंगे, पहले पी है पता है आपको, ओ पता है, तो आप धीरे धीरे जोड़ेंगे, फिर आप एक जो है वर्ड बनाएंगे। तो वही है कि वर्ड कैसे ऑर्गेनाइज होते हैं, कैसे वर्ड से फिर जो है सेंटेंस बनता है, मतलब आप कैसे बोलते हैं उसे, तो क्या प्रोसेस चलता है आपका, प्रॉपर प्रोसेस। मतलब ये मैंने बताया ना, जैसे आपको हायरार्की लेवल दिखता है स्कीमा कि पहले ए फिर बी, मतलब पहले जो है आपको लेटर्स की नॉलेज होगी, फिर जो है आप उनको जोड़ जोड़ के वर्ड बनाएंगे, फिर आप प्रोनाउंस करेंगे उस चीज को, और फिर जो है आप वो चीज बोलेंगे दूसरे को और आप वो कमांड दे सकते हैं दूसरे को। तो ये होता है आपका लिंग्विस्टिक स्कीमा। देखा आता है कंटेंट स्कीमा। कंटेंट स्कीमा में क्या है, आप देखेंगे कि आपको जो है क्या नॉलेज है प्रॉपर इस सब्जेक्ट की, इस कंटेंट की, मतलब आपको प्योर आपका बैकग्राउंड क्या, आपको कितनी नॉलेज है इस चीज की, वो होता है आपका कंटेंट स्कीमा। तो ये 4 मार्क्स के हिसाब से आपका आ सकता है क्वेश्चन। आगे हैं चैप्टर 6 पे, राइटिंग टू लर्न एंड अंडरस्टैंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर आपका नहीं है इस बुक का। इसमें से 3 क्वेश्चन जैसे ये मैंने लिखे हैं लास्ट 5 ईयर के पेपर के, रिव्यू कॉन्सेप्ट, क्रिएटिव राइटिंग, रिपोर्ट, इफेक्टिव रिपोर्ट राइटिंग। तो आ सकता है कोई भी क्वेश्चन 4 मार्क्स में, 16 मार्क्स में, बट इतने इंपॉर्टेंट नहीं है जितने देखिए मैंने स्टार लगा रखे हैं, जितने ऊपर वाली यूनिट्स के मैंने आपको बताए हैं। तो इसमें मैं ब्रीफली आपको थोड़ा थोड़ा बता देती हूँ, सो दैट कि आप अगर कोई क्वेश्चन आता है तो उसको लिख के आ सके, अटेम्प्ट कर सके। सबसे पहले तो राइटिंग होती क्या है, देखिए राइटिंग का क्या होता है कि हम एक्सप्रेस करते हैं अपने व्यूज को, अपने थॉट्स को। सबसे पहले हम किसी चीज को लिसन करते हैं, जैसे हमने पढ़ा, उस चीज को बोलते हैं, रीड करते हैं, और रीडिंग के बाद आ गया है आपका राइटिंग कि भाई आप जैसे अच्छी तरह से रीड करोगे, जितनी अच्छी तरह से आपकी वर्ड की प्रोनाउंसिएशन है, उतनी ही अच्छी तरह से आप उसकी स्पेलिंग को लिख पाओगे, उतना ही करेक्टली उसको लिख पाओगे। तो इसमें डेफिनेशन आप लिख सकते हैं, बेकन हैंड राइटली सेड, रीडिंग मेक्स अ फुल मैन। रीडिंग मेक्स अ फुल मैन मतलब कि आपको उसमें सारी चीजें समझ आती है, क्लियर होती है आपकी चीजें। कॉन्फ्रेंस रेडी मैन एंड राइटिंग एन एग्जैक्ट मैन कि भाई जब आपने वो चीज जो सुनी है, पढ़ी है, वही चीज आप एक्जैक्टली लिख भी पा रहे हैं, उसमें अपने थॉट्स को एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, तो दैट मींस कि आप एक्जैक्टली मतलब उसमें डन हो चुके हैं। कि एग्जैक्ट मैन इसीलिए बोला गया यहाँ पे कि आपको एक्जैक्टली वो चीज अच्छी तरह से आ गई है, वेदर चाहे वो लेटर है, ऐसे है, कुछ भी है। आप सबसे पहले क्या होता है कि टीचर जो है वो सीधा आपको जो है रीडिंग के बाद, ऐसे तो नहीं है कि राइटिंग मुश्किल मुश्किल वर्ड्स सिखाती है प्राइमरी में या कुछ भी है। सबसे पहले टीचर आपको ए दिखाएगी ब्लैक बोर्ड पे, हाउ टू राइट वो बताएंगी, लेकिन उससे पहले क्या होता है, सो दैट कि आपकी फाइन मोटर स्किल जो है वो डेवलप हो, तो आपको जो है पैटर्न सिखाए जाते हैं। जैसे ये पैटर्न है, इस टाइप की स्ट्रेट लाइन है, स्लांटिंग लाइन है, स्लीपिंग लाइन है, ये चीजें आपको सिखाई जाती हैं। हाफ कर्व है, हाफ वो सर्कल बनाना है आपको, तो इस तरह से सिखाया जाता है बिफोर इंट्रोड्यूस अ लेटर। लेटर को इंट्रोडक्शन से पहले आपको कोई भी ऐसी चीजें सिखाई जाती है, सो दैट कि आपको एटलीस्ट अपनी पेंसिल ग्रिप करनी आ जाए, आपको होल्ड करनी आ जाए पेंसिल, और अपनी नोटबुक को किस पोजीशन में रखना है वो आपको आ जाए। तो छोटे बच्चों को हमेशा प्री प्राइमरी में आप देखेंगे, किंडरगार्टन में ट्रेसेस यही करवाए जाते हैं, पैटर्न्स वगैरह। तो ये है स्टार्टिंग कि भाई राइटिंग स्टार्ट कहां से होती है। सबसे पहले पैटर्न है, उनको ट्रेस करवाया जाता है, उनको सिखाया जाता है, ताकि बच्चे जो है फाइन मोटर स्किल्स अपनी डेवलप कर पाएं, ताकि वो उस चीज को अच्छी तरह से पकड़ पाए पेंसिल को, और अपनी नोटबुक को अकॉर्डिंगली रख पाएं। देन आती है स्टेजेस। क्या होती है स्टेज में, आपको बिल्कुल इजी वे में बताती हूँ। सबसे पहले स्टेज होती है कि लर्निंग करवाती है टीचर लेटर्स को जैसे ए बी सी डी इंट्रोड्यूस करवाएंगी टीचर, ये किसी भी पैटर्न से हो सकता है, टीचर इंट्रोड्यूस कराएंगे लेटर आपको। देन सेकंड आपको क्या करवाएंगी, वोवल्स में डिफरेंशिएट करवाएंगे टीचर, आपको वोवल्स बताएंगे कि वोवल्स कौन से होते हैं, कॉन्सोनेंट कौन से होते हैं, फिर आपको 3 लेटर वर्ड सिखाए जाते हैं। तो इस तरह से लेटर की इंट्रोडक्शन आपके सामने होती है। देन सेकंड आपकी आ गई है हैंड राइटिंग। हैंड राइटिंग क्या होती है, हैंड राइटिंग हमारे लिए बहुत ही जरूरी है, क्योंकि आपकी हैंड राइटिंग अगर अच्छी होगी तो टीचर जो है उसको इजीली पढ़ पाएगी, इजीली रिकॉग्नाइज कर पाएगी, और आपको मार्क्स भी अच्छे देती है, क्योंकि पेपर वो चेक करने में अच्छा लगता है। जैसे आई एम अ टीचर, तो मुझे जो हैंड राइटिंग बच्चे की अच्छी होती है उसका पेपर ऑफ कोर्स बहुत ही ज्यादा अच्छा लगेगा, जो नीट एंड क्लीन लिखा होता है एकदम। तो हैंड राइटिंग का मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, एक तो डिस्टिंक्टिव हो जाती है, वो प्रॉपर स्पेसिंग देनी होती है आपको कि भाई कहां पे स्पेस देना, कहां पे फुल स्टॉप लगाना है, कहां पे नेक्स्ट पैराग्राफ स्टार्ट करना है, और प्रॉपर जो है आप उसमें देखते हैं कि पंक्चुएशन में फर्स्ट कैपिटल लेटर आएगा, देन ये आएगा, और फिर आप स्पेसिंग भी प्रॉपर, दो वर्ड्स के बीच में स्पेसिंग प्रॉपर होनी चाहिए, कहां पे आपको एंड लगाना है, कहां पे हेल्पिंग वर्ब लगानी है, वो सब चीजें आपको देके उससे आपकी हैंड राइटिंग जो है वो बेटर हो सकती है। स्पीड आपकी हैंड राइटिंग में अच्छी होनी चाहिए। और हैंड राइटिंग इंप्रूव करने के सजेशंस क्या है, सबसे पहले तो जो लर्नर है वो अपनी अटेंशन पे करे उस चीज को। ऐसा ना हो कि भाई वो जल्दी जल्दी में लिख रहा है, टीचर जल्दी जल्दी दिखा रही है तो जल्दी जल्दी लिख रहा है, नहीं, उसको अटेंशन देनी चाहिए। और एक प्रॉपर टाइम होता है कि भी आपको हैंडराइटिंग इतने टाइम में लिखनी है, इस तरह से लिखनी है, तो वो आप उसमें अच्छी हैंडराइटिंग बना सकते हैं। प्रॉपर आपका पोस्चर होना चाहिए, ऐसे नहीं कि आपकी नोटबुक बिल्कुल ही टेढ़ी कर रखी है या किसी और वे में करके फिर आप लिख रहे हैं, तो वो नहीं होना चाहिए। आपका प्रॉपर पोस्चर होना चाहिए बैठने का। आप जैसे इसकी प्रैक्टिस जो है टीचर्स, जैसे आपने घर में देखा होगा कि पेरेंट्स आपको 4 लाइन नोटबुक्स ला के देते हैं, 3 लाइन नोटबुक्स ला देते हैं, 5 लाइन नोटबुक्स होती हैं, तो इस तरह से नोटबुक्स आपको ला के देते हैं, सो दैट कि आपकी राइटिंग इंप्रूव हो। आपको पता लगे कि यहाँ पर ए का जो है इस तरह से बनाना है, बी इस तरह से बनाना है, स्लीपिंग लाइन ऐसे बनानी है, स्टैंडिंग इतनी बनानी है, हाफ कर्व ऐसे बनाना है।
तो वो चीज होती है कि आपको जो है एक्सरसाइज की नोटबुक्स ताकि दी जाए, उससे आपकी राइटिंग जो है वो इंप्रूव हो सकती है। टीचर को जो है अपने स्टूडेंट्स पे अटेंशन पे करनी चाहिए कि भाई वो किस तरह से लेटर बना रहे हैं, उनकी फॉर्मेशन ठीक है या नहीं है, और अगर नहीं है तो टीचर उन्हें ठीक करे, करेक्ट करे। देन है उसके बाद की हैंड राइटिंग कॉम्पिटिशन करवाने चाहिए, ऑर्गेनाइज चाहे स्कूल की तरफ से हो चाहे टीचर अपनी क्लास में ऑर्गेनाइज करवाए, सो दैट बच्चों को उसके लिए अवार्ड दिया जाए और उनको उनमें भी एक कॉम्पिटिशन हो कि भाई हाँ मुझे हैंड राइटिंग जो है अच्छी करनी है, उनकी अच्छी है तो मेरी भी अच्छी हो सकती है। तो इस टाइप से बच्चों की हैंड राइटिंग अच्छी हो सकती है। नेक्स्ट आ गया आपका डिक्टेशन। डिक्टेशन क्या होता है राइटिंग में? डिक्टेशन में क्या है, टीचर कोई वर्ड्स बोलती है, बच्चों को वर्ड लिखने होते हैं। तो उससे क्या होता है, सिर्फ ये नहीं है कि उनको स्पेलिंग्स लर्न होती है, उनको प्रोनाउंसिएशन अच्छी तरह से आती है, उनको उसकी जो है कैसे वर्ड को बोलना है अच्छी तरह से, स्पोकन कैसे करनी है वो अच्छी तरह से समझ आता है, क्योंकि वो पहले तो सुनेंगे। ऐसा तो है नहीं डिक्टेशन सिर्फ लिखनी है बच्चों को, और वो राइटिंग पार्ट चेक करना है कि उनकी स्पेलिंग करेक्ट है या नहीं, बच्चे सही से सुन पा रहे हैं, बच्चे उसको रिकॉग्नाइज अच्छे से कर रहे हैं, बच्चों की प्रोनाउंसिएशन ठीक है, बच्चे उस हिसाब से जो है उसकी स्पेलिंग लिखते हैं। डिक्टेशन में क्या चीज होती है, कैसे आप लिखते हैं? डिक्टेशन में सबसे पहले तो आप वो वर्ड अच्छी तरह से सुनेंगे जो आपकी टीचर बोल रही है, फिर उसको ओरली जो है खुद बोल के देखेंगे और फिर उस चीज को लिखेंगे। डिक्टेशन जो है एक बहुत ही वैल्यूएबल एक्सरसाइज है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि टीचर ने आपको वो चैप्टर पढ़ाया है नहीं, वो इंट्रोड्यूस करवाया नहीं है वर्ड और वो आपको सीधा डिक्टेशन में बोल दिया, तो वो चीज बच्चा करेक्टली नहीं लिख पाएगा, वो लर्न भी नहीं कर पाएगा। पहले टीचर एक पैराग्राफ पढ़ाए, उसमें से फिर डिक्टेशन बोले, या फिर जैसे एक पैराग्राफ करवा रही है या एक चैप्टर करवा रही है उसमें से कुछ टफ वर्ड्स जो है वो बच्चों को लिखवाएं, जैसे 5 या 10, उस तरह से वो डिक्टेशन ले, तो बच्चों को वो चीज लर्न भी अच्छी तरह से होती है, उनकी प्रोनाउंसिएशन भी अच्छे से आती है। तो ये है आपका डिक्टेशन। और देखिए डिक्टेशन जैसे टीचर मान लीजिए डेली एक एक टॉपिक की करवा रही हैं या एक एक चैप्टर की करवा रही हैं और वो नहीं अच्छी तरह से मतलब चेक कर पा रही है एक एक बच्चे की, अगर मान लीजिए 40 स्टूडेंट्स हैं तो वो अगर खुद एक एक बच्चे की नोटबुक नहीं चेक कर पा रही है तो वो जैसे ऐसे बोल दे कि अभी अपने पार्टनर की नोटबुक आप चेक कीजिए, या बच्चों में वो जो है डिस्ट्रीब्यूट करें कि आप इसकी नोटबुक चेक करेंगे, या फिर खुद टीचर सामने लिखिए और खुद जो है सेल्फ असेसमेंट के लिए बच्चों को बोले कि आप खुद इवैल्यूएट कीजिए कि आपकी कितनी स्पेलिंग्स करेक्ट है, कितनी रॉन्ग है। तो इस तरह से बच्चा जो है लर्निंग बाय डूइंग सीखता है। ऐसा तो है नहीं कि टीचर हर बार उन्हें मार्क्स देती हैं या कोई टेस्ट लेती हैं, वो खुद सेल्फ इवैल्यूएशन अपनी स्टार्ट कर देता है कि भाई हाँ मुझे कहां से गलती हो रही है और क्या मुझे करेक्ट करना है। उसके बाद आपके आगे हैं लर्न टू राइट। इसमें ये पॉइंट्स हैं आपके जो हम 1 बाय 1 थोड़ा थोड़ा ब्रीफ में करेंगे। इसमें से आपका कोई भी 4 मार्क्स में आ सकता है शॉर्ट नोट में। सबसे पहले है रिपोर्ट। रिपोर्ट क्या होती है? रिपोर्ट होती है जिसमें कि हम कुछ भी फैक्चुअल या ग्राफिक वे में दिखाते हैं, जिसमें हम लिखवाते हैं जैसे सिस्टमिक बिल्कुल या लॉजिकल चीज हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल एनवायरमेंट में आपको कोई रिपोर्ट तैयार करनी है तो आप देखेंगे उसको सर्च करेंगे, उनकी चीजें लिखेंगे कि एनवायरमेंट को हम प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपको पुलिस में कुछ कंप्लेन करवानी है तो उसके लिए भी प्रॉपर रिपोर्ट बनेगी, आप लिखवाएंगे वहां पे इशू क्या है आपका। और इसमें जैसे दे रखा है कि कोई भी पिक्चर है वो आपके दिमाग में है, आपको दूसरे को बतानी है, तो एक रिपोर्ट वे में आप बताएंगे कि भाई वहां पर एक्सीडेंट हुआ था, कब हुआ, कैसे हुआ, कौन सी गाड़ी थी, ये सारी चीजें आप दूसरे को इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, एक रिपोर्ट तैयार करवा रहे हैं पर्टिकुलरली। जैसे कि इसमें दे रखा है कि कोई भी आपने चीज बतानी है दूसरे को कि भाई मान लीजिए कि आपको एक रिपोर्ट लिखवानी है कि रोड एक्सीडेंट की, तो आप बताएंगे लोकेशन क्या थी वहां की, किस कारण से हुआ, क्या इफेक्ट्स हुए उससे, किसी को चोट तो नहीं लगी, कोई हॉस्पिटलाइज तो नहीं है, तो ये सारी चीजें बताई जाएंगी, किसका कितना नुकसान हुआ है। तो ये सारी चीजें होती है रिपोर्ट। रिपोर्ट में जनरली क्या चीज पूछी जाती है, एक हेडिंग होती है आपकी, फिर उसके बाद बताया जाता है व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ, ये चीजें जो है डिस्क्राइब होती है। आपकी क्या है, जैसे क्या बनाएंगे सेलिब्रेशन ऑफ एनवायरमेंट प्रोटेक्शन डे, इसमें क्या आपने एक रिपोर्ट तैयार की, आप प्रॉपर बताएंगे कोई कैंपेन आप कर रहे हैं, किसी चीज के ऊपर आप जो है एक रिपोर्ट तैयार करें, मान लीजिए नो पॉलिथीन के ऊपर कर रहे हैं या फिर सेव एनिमल्स के ऊपर कर रहे हैं, तो एक रिपोर्ट आप तैयार करेंगे, अपने एक्सपीरियंस उसमें लिखेंगे या अपने लाइव चीजें आप जो है उसमें लिखेंगे कि भाई हमने ये चीज देखी, हम अपने कैंपेन के दौरान यहाँ गए और इन लोगों से मिले, तो वो चीज आप उसमें लिखेंगे और फिर आप बताएंगे उसमें कि इतना सक्सेसफुल रहा हमारा कैंपेन या फिर सबने हमें सपोर्ट किया, हमने हमें प्रेज किया, तो ये चीज आप रिपोर्ट में दूसरे को बताएंगे। ये ऐसे टाइप में नहीं है कि भाई आप इसमें कुछ बना के लिख सकते हैं, वैसे इसमें जो है रियल एक्सपीरियंस आपका शेयर किया जाएगा, तो वो होती है ये, और ये सिंपल एंड क्लियर होती है, छोटी होती है एज कंपेयर टू ऐसे से। सेकंड आपका आगे है नोटिस। अब नोटिस क्या होता है, ये कोई इन्फॉर्मेशन देने के लिए होता है, जैसे आपने देखे होंगे कि स्कूल में नोटिस बोर्ड लगे होते हैं या फिर कहीं पे हम जाते हैं तो उसमें प्रॉपर नोटिस लगा होता है बाहर का सोसाइटी का, कोई भी इंपॉर्टेंट फंक्शन करना है, कुछ ऑर्गेनाइज करना है, कोई भी चीज आपको शॉर्ट में एंड ब्रीफ में बतानी है, वहां पे एक्सप्लेन करनी है कि आपके एग्जामिनेशन स्टार्ट हो रहे हैं या फिर आपकी सोसाइटी कोई फंक्शन ऑर्गेनाइज कर रही है, तो वो चीज होती है, वो होती है आपकी नोटिस की भी आप इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं दूसरे मेंबर्स को, चाहे तो आपके स्टूडेंट्स है पूरे या फिर आप ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर हैं, सोसाइटी के मेंबर है, कोई भी चीज है वो आप इन्फॉर्मेशन दूसरे को दे रहे हैं। नोटिस जो होते हैं वो ब्रीफ एंड शॉर्ट होते हैं, 40 to 50 वर्ड्स तक सीमित होते हैं, पॉइंट टू पॉइंट इन्फॉर्मेशन दी जाती है उसमें, और वहां पे जो है जो अथॉरिटी इशू के हेड इशू कर रहे हैं या फिर कोई जैसे आपके स्कूल में है हेड बॉय कर रही है, प्रिंसिपल कर रही है, टीचर्स के द्वारा है, किसके द्वारा है, वो आपका नेम ऑफ इशूइंग अथॉरिटी वहां पे लिखा जाता है। स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, कोई ज्यादा इन्फॉर्मेशन वहां डिटेल में नहीं दी जाती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल नीचे दिया गया है किसी स्कूल में आपको बताना है कि कल्चरल इवेंट होने वाला है, किसी में क्रिसमस सेलिब्रेशन होने वाली है, तो वो चीज आप नोटिस पे देखेंगे कि नोटिस बोर्ड पे लिखा होता है कि किसने दी है, वो इन्फॉर्मेशन नीचे आएगा, जैसे रिगार्ड्स हेड बॉय, हेड गर्ल, प्रिंसिपल, टीचर, नेम आएगा उनका, और ऊपर डेट आती है प्रॉपर, वो कब ऑर्गेनाइज किया जाता है, तो वो चीज आती है, तो वो होता है नोटिस की भी आपको कोई इन्फॉर्मेशन दी जा रही है। देन आगे है लेटर। लेटर जो होती है बहुत ही कॉमन रिटर्न कम्युनिकेशन की फॉर्म होती है। आप जैसे अपने फ्रेंड्स को लेटर लिखते हैं, रिलेटिव्स को लेटर लिखते हैं ताकि आपका कॉन्टैक्ट बना रहे उनसे, आप ईमेल्स करते हैं आजकल, आपके लेटर जो होते हैं वो ऑफिशियल होते हैं, बिजनेस लेटर्स हो सकते हैं, आपको किसी को कोई सजेशन देनी है, कोई इशू जनरेट करना है, कोई ऑर्डर देना है, जैसे कोर्ट से कोई ऑर्डर आता है वो भी लेटर फॉर्म में आता है, तो वो सारी चीजें आपकी लेटर फॉर्म में ही होती है। जैसे कि आपको अपॉइंटमेंट लेटर मिलता है, आपको प्रमोशन लेटर मिलता है, ये सब लेटर की फॉर्म में है। कोर्ट से अगर किसी को कोई नोटिस देना है कि ये इलीगल जमीन है तो वहां कोर्ट से भी लेटर आता है प्रॉपर, और आप जैसे एप्लीकेशन देते हैं अपने स्कूल में वो भी एक लेटर की ही फॉर्म है। तो लेटर सबसे कॉमन आपका माना जाता है रिटर्न कम्युनिकेशन, जो कि लेटर की फॉर्म में एक दूसरे से किया जाता है। आप इसके क्या है पॉइंट, सबसे पहले इसका एम क्लियर होना चाहिए, लैंग्वेज जो है पोलाइट वाली होनी चाहिए, ऐसे किसी को एकदम हार्श लैंग्वेज नहीं इसमें आपको वो करनी है, एक्सप्रेस करनी है। आपके थॉट्स और एक्सप्रेशन जो है इसमें क्लियर पता लगनी चाहिए कि भाई आप किस वे से ये लेटर लिख रहे हैं, क्या आपको मोटो है इसमें। एक्यूरेसी होनी चाहिए, मतलब आपकी स्पेलिंग्स गलत नहीं होनी चाहिए, आपकी पंक्चुएशन, आपकी ग्रामर, हर चीज इसमें एक्यूरेट होनी चाहिए।
फॉर्मेट क्या होता है लेटर का, आपको एड्रेस लिखना होता है टॉप कॉर्नर पे जिसको आप एड्रेस भेज रहे हैं, आपको डेट लिखनी होती है, आपको जो है जो भेज रहा है उसका भी एड्रेस लिखना होता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि आप एप्लीकेशन लिखते हैं तो अपने प्रिंसिपल का नेम जिसको आप लिख रहे हैं उसको सबसे ऊपर लिखते हैं, फिर उसके बाद अपना कंटेंट लिखते हैं कि अभी आप लीव एप्लीकेशन मांग रहे हैं या आप कुछ किस चीज की एप्लीकेशन मांग रहे हैं, बीमार होने की, कोई अर्जेंट वर्क है घर पे या कोई भी चीज है, वो कंटेंट आपको बीच में लिखना है, नीचे अपना नेम लिखना है, अपनी क्लास इन्फॉर्मेशन मतलब अपने बारे में देनी है। या फिर आप कोई अलग टाइप का लेटर लिख रहे हैं, ये तो अब होगी एप्लीकेशन की, या आप किसी से जो है कोई न्यूज अपने घर पे देनी है, आपको अपने रिलेटिव्स को देनी है, तो उस टाइप से लिखेंगे, उसमें भी आप ऊपर जो है जिनको भेज रहे हैं उनका एड्रेस लिखेंगे, नीचे जो है अपना खुद का इन्फॉर्मेशन देंगे। तो ये होती है आपकी लेटर। नेक्स्ट आपकी आ गई है क्रिएटिव राइटिंग। देन आगे है आपका क्रिएटिव राइटिंग। क्रिएटिव राइटिंग आपका 4 मार्क्स के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। क्रिएटिव राइटिंग क्या होता है, ये होता है एक तरह का फ्री कंपोजिशन राइटिंग, मतलब कि ये एकेडमिक भी नहीं है, कोई टेक्निकल राइटिंग नहीं है, फिर भी ये ऑडियंस को अट्रैक्ट करता है। इसमें जैसे कि आपका राइटर है वो आपके लिए ड्रामा लिख रहा है, कोई मूवी बना रहा है, कोई टेलीविजन सीरियल बना रहा है, कोई पोएट्री लिखी जा रही है, कोई स्पीच लिखी जा रही है, कोई प्ले वैसे किए जा रहे हैं, कोई भी फिक्शन नॉवल बनाया जा रहा है, स्टोरीज बनाई जा रही है, कुछ भी है उसमें जो राइटर होता है उसका कुछ मोटो होता है, वो पर्टिकुलरली कोई या तो ह्यूमैनिटी की कोई चीज दिखाना चाहता है, लव की चीज दिखाना चाहता है, लॉस की चीज दिखाना चाहता है, मतलब वो कोई ना कोई उससे जो है एक तरह का मैसेज दे रहा है, तो वो होता है आपका क्रिएटिव राइटिंग। इसके टाइप कौन कौन से, जैसे पोएट्री आ जाएगी, कोई स्पीच आ जाएगी, पर्सनल ऐसे आ जाएंगे, मूवी स्क्रिप्ट्स आ जाएंगी, आपके ड्रामा आ जाएंगे, प्ले आ जाएंगे, सॉन्ग्स आ जाएंगे, ये सब जो है आपकी क्रिएटिव राइटिंग का पार्ट। देन इसकी जो है आपको टेक्निक्स कौन सी यूज की जाती है, इसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड होती है, कैरेक्टर डेवलपमेंट, मतलब कि कोई कौन जो है इस रोल को प्ले कर रहा है उसका क्या कैरेक्टर है पर्टिकुलरली। अब ये नहीं देखा जाएगा कि कोई एक्टर इसको प्ले कर रहा है, ये देखा जाएगा कि वो क्या प्ले कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल सिंड्रेला का कोई रोल प्ले कर रहा है तो सिंड्रेला को वो किस तरह से प्रेजेंट कर रहे हैं वो चीज देखी जाएगी क्रिएटिव राइटिंग में। पॉइंट ऑफ व्यू क्या है उनका, उनको क्या चीज उसमें दिखानी है, डिस्क्रिप्शन वाइज उनको क्या चीज शो करनी है बंदों को, डायलॉग्स कैसे कैसे देने हैं, वो सब क्रिएटिव राइटिंग का आपका पार्ट आता है। आगे है ऐसे। ऐसे क्या है, ऐसे जो है इसमें आप कितनी भी डिटेल में कितना भी कोई भी सब्जेक्ट के ऊपर ऐसे लिख सकते हैं, अर्थ के ऊपर कोई भी चीज प्रेजेंट है, नॉन लिविंग, लिविंग, किसी प्लेस का, थिंग का, कुछ भी है, किसी भी चीज के ऊपर ऐसे आप लिख सकते हैं। ऐसे जो है वो कैसे कैसे लिखेंगे, आप जो है किसी में स्टोरी बता सकते हैं उस वे में ऐसे लिख सकते हैं, किसी में जो है आप कोई पिक्चर देख के आए, मतलब मान लीजिए आप कोई मूवी देख के आए हैं या आप कहीं पे गए थे और अपने फ्रेंड को वो चीज बता रहे हैं, या कोई पिक्चर है आपके सामने, टीचर कहेगी इसके ऊपर ऐसे लिखिए, तो वो होता है आपका जिसमें कि आप कहते हैं कि डिस्क्रिप्टिव ऐसे, कि जिसको आप डिस्क्राइब करके प्रॉपर लिखते हैं। तो ऐसे कैसे लिखा जाता है, आप सबसे पहले उसकी इंट्रोडक्शन देंगे कि आप ऐसे में लिख क्या रहे हैं। जैसे कि तो हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ ऐसे, अब हम देख रहे हैं कि कैसे हमें ऐसे लिखना है। फॉर एग्जांपल जैसे आपको कोई भी ऐसे दिखाते हैं, ये फर्स्ट है जैसे रोल ऑफ यूथ इन नेशन बिल्डिंग। सबसे पहले तो एक टाइटल पता होना चाहिए, मान लीजिए आपके पास कंटेंट है प्रॉपर, आपको उसका एक टाइटल देना है, जो सबसे ज्यादा मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइटल है वैसा आप टाइटल देंगे उसे। फिर उसके अंदर का जो आप मटेरियल लिख रहे हैं, आपका कंटेंट कैसा है वो कंटेंट आप देखेंगे। कंक्लूजन इसमें कैसा होना चाहिए कि कंक्लूजन बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि रीडर को समझ आए कि भाई हाँ मैंने ये चीज पढ़ी है तो आई एम सेटिस्फाइड कि इसके टॉपिक से ये चीज बिल्कुल मैच कर रही थी और इसमें इन्फॉर्मेशन जो है वो बिल्कुल मुझे अच्छी लगी। पर स्टाइल इसमें कैसा होना चाहिए, डायरेक्ट हो, ये बिल्कुल ऐसा ना हो इधर उधर की बातें ज्यादा हो और जिस चीज के ऊपर उन्होंने टॉपिक दिया है उस चीज की बातें कम हो, या रिपीटेटिव वर्ड ज्यादा हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रॉपर 400-500 वर्ड में जो है ये कंप्लीट कर देना चाहिए। देन आपका आ जाता है रिव्यू। ये सारे ऐसे के फॉर्म है, आप कोई पढ़ के देख सकते हैं। इन पे पर्टिकुलरली कोई ऐसे क्वेश्चन नहीं आता है, पर 4 मार्क्स में थोड़ा बहुत आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट आपका आ गया है तो रिव्यू में क्या होता है, रिव्यू का मतलब जैसे आपको नेम से ही पता लग रहा है, किसी भी चीज को पढ़ना, किसी भी चीज को रिव्यू करना, किसी भी चीज का इवैल्यूएशन करना कि उसे कैसे मतलब एनालाइज किया जाता है प्रॉपर, किसी भी लिटरेचर को, किसी भी बुक को, किसी में प्रॉपर रिव्यू किया जाता है। कोई भी स्पेशलिस्ट होते हैं वो रिव्यू करते हैं इसको कि भी ऑथर इसमें क्या कहना चाह रहा है, क्या चीज समझाना चाह रहा है, प्रॉपरली ये है या नहीं है, क्या इसके सीक्वेंस है, क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, क्या चीजें कैसे लिखी हुई है, क्या हेडिंग्स दी हुई है, प्रॉपर हर चीज जो है वो रिव्यू की जाती है, मतलब एनालाइज की जाती है। देन नेक्स्ट आ जाता है प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन का मतलब है किसी भी चीज को प्रेजेंट करना, भाई ऑडियंस को आप कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं उस चीज को, उसे कहा जाता है प्रेजेंटेशन। तो ये चैप्टर आपका फिनिश हो गया। इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं वो आपके यही हैं। रिव्यू कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको बताया, क्रिएटिव राइटिंग एंड रिपोर्ट, अफेक्टिव रिपोर्ट राइटिंग, ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर में से। जो आपको अफेक्टिव रिपोर्ट राइटिंग पूछी गई है, अफेक्टिव रिपोर्ट राइटिंग में आप ये स्टेप्स बताएंगे जो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि किस तरह की होनी चाहिए रिपोर्ट, क्या क्या चीजें उसमें इंक्लूड करनी चाहिए, प्रॉपर सेंटेंस होना चाहिए, प्रॉपर उसकी जो चीज हुई है, कहाँ हुई है, कैसे हुई है, वो सब चीजें उसमें मेंशन होनी चाहिए, और कैसे लिखनी है रिपोर्ट। कोई एग्जाम्पल देके बताइए, जैसे आपका 16 मार्क्स के हिसाब से आ जाता है तो उसमें आप कोई भी एक एग्जाम्पल लेके लिख सकते हैं कि भाई कोई भी एक इंसिडेंट आपको उसमें बताना है कि ये ऐसे हुआ है, या हमने कोई कैंपेन किया था, या कोई भी चीज है वो आपको लिखनी है रिपोर्ट्स में। वो रिपोर्ट ऐसे होती है कि सबसे पहले उसका टाइटल लिखेंगे आप, फिर लिखेंगे रिपोर्ट, देन उसके बाद उसका सारा कंटेंट होगा, यहाँ से आप उसकी रिपोर्ट तैयार कर देंगे, जिसमें आप लास्ट में जो है कंक्लूड कर देंगे कि भी हमें ये प्राइज मिला था, इतने स्कूल्स ने पार्टिसिपेट किया था इसमें, तो ये सारी चीजें बता देंगे, और किसने वो रिपोर्ट तैयार की है वो नीचे अपना नेम लिख देगा। तो ये किसी भी चीज के ऊपर हो सकता है रिपोर्ट राइटिंग जो है आपका, कि कोई इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन हो सकता है, आपका ब्लड डोनेशन कैंप है, किसी भी चीज के ऊपर आप रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं, और नीचे आप कंक्लूजन में अपना नेम लिख देंगे रिपोर्टेड बाय। तो ये होता है आपका पूरा चैप्टर 6 कंप्लीट हो गया है।